औकात 50,000 के बैग की नहीं थी तो उस चवन्नी छाप लियू रुयू ने मुझे तुरंत डंप कर दिया। मेरी जिंदगी झंड करके खुद कट ली साला। पलक झपकते ही उस चुड़ैल ने एक 80 साल का बुढ़ा फंसा लिया और मेरी तो पूरी तरह वाट लगी हुई थी। तभी अचानक मेरा फोन बजने लगा, दिमाग का दही हो गया। स्क्रीन पर अनजान नंबर देखकर मैंने बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे फोन उठा लिया और सीधा बोला, हेलो कौन है वहाँ, फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी बोल बे। सामने से आवाज आई, हेलो क्या तुम इरफान हो, तुम्हारी बीवी बच्चे को जन्म देने वाली है। सुनकर मेरा तो फ्यूज उड़ गया और खोपड़ी सटकी कि ये क्या बवाल है। वो बोली, जल्दी अस्पताल आके पेपर साइन करो। उसकी आवाज में बहुत हड़बड़ी थी। मैंने कहा, क्या मेरी बीवी बच्चा पैदा कर रही है? यार अभी तो मेरी खुद कट गई, पागल वागल हो क्या? अभी अभी मेरी बंदी ने मुझे डंप किया है तो अचानक मेरे पास बीवी कहाँ से आ जाएगी? लोचा है कुछ तो। ये सुनकर मैंने तुरंत फोन काट दिया। आजकल ये स्कैम वाले भी कितने शातिर हो गए हैं, नीच लोग मुझे कोई नूब समझ रखा है क्या जो इस तरह से मुझे चूना लगा देंगे? दुनिया भर का रायता मेरे ही सिर पर गिरता है। अभी ब्रेकअप हुआ और अब मुझे सीधा बाप बना रहे हैं। मुझे फंसाने का ये घटिया प्लान सच में तगड़ा है, पर मैं भी कोई ऐसा वैसा जोकर नहीं। मेरा दिमाग चाहे जितना शांत हो पर अब ये तमाशा बर्दाश्त के बाहर है। मैं बस फोन अपनी जेब में रखने ही वाला था कि वो पनौती डिवाइस फिर से बजने लग गया। भैंस की आंख। मैंने स्क्रीन पर फिर से एक और अनजान नंबर देखा। आज का दिन ही कबाड़ा है, एक के बाद एक फालतू नंबर मुझे कॉल कर रहे हैं। एकदम सत्यानाश हो रखी है मेरी तो पूरी किस्मत। मैंने झल्लाकर फोन उठा ही लिया। उधर से आवाज आई, इरफान मैं बाई सुसु बोल रही हूँ, जल्दी से ओरिएंटल मेडिसिन अस्पताल आकर पेपर साइन कर दो। मुझे लगा क्या बकवास हो रही है, तुम ही बच्चों के बाप हो, क्या तुम्हें 10 महीने पहले की वो रात याद है? फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत ही कमजोर और थकी हुई आवाज आ रही थी। मैं तुरंत समझ गया कि ये आवाज किसकी है। क्या ये वही हमारी कड़क बर्फ जैसी सुंदरी बाई सुसु नहीं है? एकदम जहर क्या, मैं सच में बाप बन गया हूँ। वाट लगी मेरी तो। ये आखिर चल क्या रहा है? मेरा तो फ्यूज उड़ रहा है। रुको, 10 महीने पहले की एक रात, इतना ज्यादा लंबा टाइम बीत गया है तो मुझे खा कुछ याद रहने वाला है। वैसे मैं बाई सुसु से पहले कुछ ही बार मिला हूँ। खैर जो भी हो, मुझे वहां जाकर सीन तो चेक करना ही पड़ेगा कि माजरा क्या है। क्या इस कैंपस की देवी को किसी लुक्खे ने धोखे से फंसा लिया? अचानक से एक बीवी और बच्चे टपक पड़े हैं। ये सारा माहौल देखकर तो यही लग रहा है कि मुझे फंसाकर बकरा बनाया जा रहा है। अभी मेरी बंदी ने मेरा काटा और उसके तुरंत बाद कैंपस की सुंदरी मुझे अपने पाप अपने सिर पर लेने को बोल रही है। क्या झंड जिंदगी! क्या ये दुनिया मेरे साथ इससे ज्यादा घटिया खेल खेल सकती है? मेरे पास ज्यादा कुछ सोचने का टाइम नहीं था, एकदम हवा टाइट थी। मेरा दिमाग सुन था और मैं पागलों की तरह ओरिएंटल मेडिसिन अस्पताल की तरफ भागा। वहां पहुंचते ही मैं सीधा डिलीवरी रूम के दरवाजे पर गया कि आखिर बवाल क्या है। मेरी नजर सीधे उस कैंपस की सुंदरी बाई सुसु के पीले पड़े चेहरे पर गई और उस बेचारी की ये खराब हालत देखकर मेरा सख्त लौंडा वाला दिल भी बुरी तरह पिघल गया। पहले जब भी मैंने उसे देखा था वो हमेशा एकदम घमंड में रहने वाली कड़क और ठंडी सुंदरी लगती थी, जैसे कोई आग, पर अब वो हवा में किसी कमजोर सफेद फूल जैसी नाजुक लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि हल्की सी हवा भी उसे पूरी तरह गिरा ही देगी। ये फैन, पहले तुम पेपर पर साइन कर दो, बाकी सारी फालतू बातें हम आराम से बाद में कर लेंगे। सुसु का वो एकदम जहर और कड़क सुंदर सा चेहरा पूरी तरह से पसीने में नहाया हुआ था और उसकी आवाज इतनी धीमी हो गई थी जैसे उसके शरीर की पूरी ताकत ही खत्म हो गई हो। इस हालत में सुसु की ऐसी खराब स्थिति देखकर मेरा तो दिल ही बैठ गया था यार। मैंने एक सेकंड के लिए भी संकोच नहीं किया और तुरंत नर्स के हाथ से पेन छीनकर बिजली की रफ्तार से अपना नाम पेपर पर साइन कर दिया। फिर मैं बस वहां चुपचाप खड़ा होकर सुसु को डिलीवरी रूम के अंदर ले जाते हुए देखता रहा। तभी आवाज आई, होस्ट को बहुत बधाई, आपने सुपरडैट सिस्टम को चालू करके अपना भौकाल सेट कर दिया है। सिस्टम बोला, आपके जैविक वंश की पुष्टि एकदम सफल रही है और एक स्पेशल इनाम के रूप में 4 मिलियन युआन सीधे आपके बैंक कार्ड में भेज दिए गए हैं। अब ऐश करो मेरे प्यारे बच्चे। उसी पल मैंने अपनी जेब में रखे फोन को वाइब्रेट करते हुए महसूस किया और जब मैंने उसे निकालकर चेक किया तो मेरी तो पूरी तरह से हवा टाइट हो गई। अपने अकाउंट में 4250 युआन का बैलेंस देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं खुली आंखों से कोई तगड़ा सपना देख रहा हूँ। मैंने जल्दी से अपनी आंखें मली और उस मैसेज को दोबारा देखा। हे भगवान, ये सच है, ये सच में 4 मिलियन युआन है। भाई मेरी तो मौज आ गई। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी में भी कभी इतना पैसा नहीं देख पाते हैं और यहाँ मुझे ये सब इतनी आसानी से मिल रहा है। रुको, अभी मेरे दिमाग में वो आवाज कैसी थी? कोई लोचा है। सुपर डैड सिस्टम, क्या ये उन नॉवेल्स के हीरो वाला एकदम कड़क और जादुई सिस्टम नहीं है जो भौकाल मचा देता है? जिंदगी के टॉप लेवल पर पहुंचना, जहर बीवी से शादी करना और पैसा कमाकर अमीर बनना अब बस कुछ ही टाइम की बात है। मैं अभी इतना ज्यादा खुश हूं कि मेरे पास बताने के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं पहले से ही इस कैंपस का हार्ड लौंडा और एक होशियार टॉपर स्टूडेंट था, लेकिन ये समाज पैदाइशी बहुत ज्यादा मतलबी और बस फायदे के लिए काम करने वाला है। लोग यहाँ सिर्फ तुम्हारे परिवार का बैकग्राउंड और तुम्हारी औकात देखते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने कड़क दिखते हो या तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है। हाथ में पैसा और भौकाल होना ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है और यही वो असली कारण है कि उस लालची लियू रुयान ने मुझे लात मारी। और हाँ, वो जो जैविक वंश की पुष्टि वाली बात थी उसका सीधा मतलब है कि ये दोनों बच्चे सच में मेरे ही हैं एकदम। मतलब ये बात पक्की हो गई कि बाई सुसु जिन बच्चों को जन्म दे रही है वो असली में मेरे हैं। मैं कोई बकरा नहीं हूँ। ये तो एकदम बवाल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि डंप होने के बाद इस कैंपस की सबसे तगड़ी सुंदरी मेरे बच्चे पैदा करने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि मैंने अपना सुपर डैड सिस्टम भी चालू कर लिया है। अब ये गेम एकदम जहर और रापचिक हो गया है। ठीक इसी समय एक नर्स मेरे पास आई और बोली, आप ही उस मरीज के परिवार वाले हैं ना जो अभी डिलीवरी रूम के अंदर गई है?
जल्दी से वहां जाइए और भर्ती करने के सारे जरूरी काम पूरे कीजिए। नर्स मन ही मन सोच रही थी कि ये बंदा सच में बड़ा अजीब और पागल है। जब हमने पहले फ़ोन किया था तब तो ये नहीं आया और अब यहाँ आकर किसी ढक्कन की तरह बेवकूफ़ों वाले अंदाज में मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा, हाँ मैं अभी जाकर काम कर देता हूँ। ये बात सच है कि जब कुछ अच्छा होता है तो मौज आ जाती है। मेरी हालत भी इस वक्त बिल्कुल वैसी ही हो रही है। मेरी वो सारी पुरानी बेकार फीलिंग्स और टेंशन अब पूरी तरह खत्म होकर हवा हो चुकी हैं। मैं चुपचाप उस नर्स के पीछे गया और जाकर भर्ती करने का सारा पेपर वर्क निपटा लिया। पैसे भरने के बाद मुझे सुकून मिला और मैं वापस आकर डिलीवरी रूम के बाहर रखी। उस बेंच पर शांति से बैठ गया एकदम। आज मेरे साथ जो कुछ भी भसड़ हुई है उसके बारे में सोचकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सपना। मेरी पूरी 20 साल की जिंदगी में जितने भी बड़े बड़े झटके और सरप्राइज मुझे मिले थे वो सब जैसे बस इसी एक अकेले दिन में आकर इकट्ठे हो गए हैं। भौकाल। ये कड़क सिस्टम एकदम सही समय पर मेरी जिंदगी में आया है। अगर ये नहीं होता तो शायद मैं इस अस्पताल का बिल चुकाने के लिए कभी पैसे ही नहीं ला पाता यार। मैंने 10 महीने पहले के उस कांड को याद करने की कोशिश की। मुझे धुंधला सा याद है कि मैं उस दिन कैंपस की सुंदरी बाई सुसु से मिला था एकदम अचानक। मैं उस वक्त नशे में पूरी तरह टल्ली था और ऐसा लग रहा था कि 2 छपरी उस पर हमला करने वाले हैं। मैं भौकाल में उसकी मदद करने घुसा। उसके बाद वहां जो भी हुआ वो सब मेरे दिमाग से पूरी तरह उड़ चुका है। मुझे बस इतना ही याद है कि मैं एक होटल में जागा था। इसके अलावा बाकी किसी भी चीज के बारे में मुझे रत्ती भर भी याद नहीं है। क्या वो सच में वही रात थी जब मैंने गेम बजा दिया था? बस यही सब सोचते सोचते मैंने अपनी नजर उठाकर सामने डिलीवरी रूम के उस दरवाजे की तरफ देखा है। मुझे अभी भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है कि मेरे और उस घमंडी सुंदरी के बीच कभी कोई प्यार वाला चक्कर नहीं रहा। अगर हम दोनों के बीच कोई भी कनेक्शन बना था तो वो सिर्फ एक हादसा था। इसके अलावा हम दोनों अभी भी स्टूडेंट हैं और फिर भी उसने मेरे इन बच्चों को जन्म देने का फैसला कर लिया। तभी मैं सोचूं कि ये अफवाह क्यों उड़ रही थी कि बाई सुसु ने खराब तबीयत की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है। तो ये था असली माजरा बाबू। उस वक्त मुझे भी उसके लिए बड़ा दुख हुआ था। आखिर सुसु पूरे स्कूल में कई लड़कों की सपनों की रानी और एकदम देवी है। स्कूल का ऐसा कौन सा लड़का है जो अंदर ही अंदर उस पर लट्टू नहीं है और उसकी बस एक झलक पाने के लिए तरसता नहीं है। और अब वो मेरे बच्चों की माँ बन गई है। ये दुनिया सच में बहुत अजीब और जादुई है। अगर स्कूल के उन नल्ले लड़कों को इस बवाल के बारे में पता चला तो वो पक्का मुझे जमीन के अंदर गाड़ कर मार डालेंगे। अब इसी पल से 2 ऐसे लोग जो असल में बिल्कुल अलग दुनिया के थे वो अपनी किस्मत के लाल धागे से एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए बंधने वाले हैं। जो भी है फालतू दिमाग दही करने का कोई फायदा नहीं। जो हो रहा है उसे मजे में होने दो। अचानक बाप बन जाऊंगा ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पल्ले नहीं पड़ रहा। कसम से यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सच है। सीधा अपना फोन उठाया और अपनी माँ को कॉल लगाकर बोला कि बिना रुके एकदम जल्दी से फटाफट सीधे ओरिएंटल अस्पताल पहुंच जाओ। क्योंकि भाई जब बात बच्चा पैदा होने या नए जन्मे बच्चों को संभालने की आती है तो मुझे इस मामले में ककहरा भी नहीं आता। मेरा एकदम पोपट है। कुछ समझ नहीं आ रहा यार। सुसु की अभी की हालत देखकर लग रहा है कि उसकी हिम्मत नहीं हुई होगी अपने घर वालों को बताने की, वरना वो पक्का मुझे ढूंढते हुए मेरे पास मदद मांगने के लिए कभी नहीं आती। सच। कुछ ही घंटे ऐसे बीत गए और वाह 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 की आवाज आई। बहुत ही जल्दी अंदर डिलीवरी रूम से नए जन्मे बच्चों के रोने की पहली आवाज गूंजने लगी, जिसे सुनकर एकदम से मेरा माथा ठनका और दिल धड़का। वो सुनते ही मैं समझ गया कि मेरे बच्चे पैदा हो गए हैं। पूरी तरह जज्बातों में बहकर मैं झटके से अपने पैरों पर उछला। मेरे स्मार्ट चेहरे पर वो बेकाबू वाली खुशी साफ दिख रही थी। मेरी आंखें उस कदर छाई हुई खतरनाक खुशी को बिल्कुल भी छिपा नहीं पा रही थी। सच, पहली बार एक बाप बनने की वो फीलिंग सच में एकदम बवाल और जादुई होती है। तभी डिलीवरी रूम का दरवाजा खुला और वहां से हमारी बाई सुसु बाहर निकली। क्या ही बात है। मेडिकल स्टाफ उसे व्हीलचेयर पे बाहर लेकर आया। उसके बगल में 4 छोटे से नए जन्मे बच्चे थे, 4 नन्ही परियां जिनकी चमड़ी अभी भी थोड़ी सी सिकुड़ी हुई थी, जिनको देखकर तो सच में मेरा एकदम सख्त लौंडा पिघल जाए। मैंने उन चारों बच्चों को देखा और मेरा सिर थोड़ा सा चकराने लगा, इतना ज्यादा कि मुझे उस वक्त कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था कि मैं क्या करूं। एकदम फ्यूज उड़ गया था। बधाई हो, एक साथ 4 छोटे खजाने मिले हैं आपको। वो सभी छोटी राजकुमारियां हैं और वो सारी बच्चियां एकदम कड़क और पूरी तरह से बहुत ज्यादा स्वस्थ भी हैं। सच, जिस डॉक्टर ने उनकी डिलीवरी कराई उसने मुस्कुराते हुए ये बात बताई। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसकी आंखें इस खतरनाक वाली एक्साइटमेंट को बिल्कुल भी छिपा नहीं पा रही थी। सच, क्योंकि जब से ये अस्पताल बना है ये पहली बार है कि ऐसा कोई रेयर केस आया है जहां एक साथ 4 बच्चे पैदा हुए हों, और वो भी इतनी प्यारी 4 नन्ही राजकुमारियां। कतई बवाल हैं ये। अस्पताल के लिए ये सच में बहुत बड़ा जश्न है। इस जवान जोड़े को देखो, दोनों ही एक नंबर दिखते हैं। उनका लुक एकदम जहर है भाई साहब। लड़का एकदम कतई जहर और बहुत ही स्मार्ट है, और लड़की तो एकदम अप्सरा जैसी सुंदर है। खासकर ये नई बनी माँ, इसकी खूबसूरती तो सच में ऐसी है कि कोई भी देखकर लट्टू हो जाए एकदम। लेकिन उनके तौर तरीके देखकर ऐसा लगता है जैसे वो अभी भी कॉलेज के स्टूडेंट वाली उम्र के हैं। ये बहुत ही तगड़ा है। एक साथ 4 बेटियों का पैदा होना सच में किसी को भी जलन के मारे राख कर देगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक पल के सदमे से बाहर आके मैंने तुरंत डॉक्टर को दिल से बहुत सारा धन्यवाद दिया, क्योंकि मेरा दिमाग तो सुन पड़ चुका था एकदम। भैंस की आंख, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अचानक से मेरे 4 बच्चे हो गए, और वो भी एक साथ। ये एकदम बवाल है। अगर मेरे माँ बाप को पता चला तो वो खुशी से पागल ही हो जाएंगे। हमारी ठंडी अप्सरा बाई सुसु तो सच में एकदम कड़क और बवाल है। सुसु के उस नाजुक लेकिन पीले पड़े हुए चेहरे को देखकर मेरे अंदर भी उसे लेकर एक बहुत ही गहरी और तगड़ी दया वाली भावना उमड़ पड़ी। इसलिए मैंने जल्दी से उसका हालचाल पूछा कि वो कैसी है।
तो वो बोली, कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रही हूँ और कुछ नहीं, मुझे थोड़ी कमजोरी भी लग रही है। सुसु की साफ लेकिन थकी हुई आवाज बाहर आई। जब उसने मेरी उस टेंशन वाली नजर को पकड़ा तो ऐसा लगा जैसे उसके अंदर एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग जाग उठी। बाई सुसु का दिल भी शायद धीरे धीरे पिघल रहा था। ये सुनकर मुझे भी काफी राहत मिली। मुझे उसके इस थोड़े दूर रहने वाले एटीट्यूड से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सच यार, आखिर वो एक बहुत ही मशहूर बर्फ की देवी है और इतने बड़े खानदान से भी है, तो ये तो एकदम पक्की बात है कि वो मेरे जैसे लड़के को पलट कर नहीं देखेगी साला। अगर बच्चा पैदा होने पर मेरे साइन की इतनी तुरंत जरूरत ना पड़ती तो शायद मुझे डर है कि हमारी जिंदगी में कभी कोई बातचीत नहीं होती, ना ही हमारा पूरी जिंदगी में कोई रिश्ता जुड़ पाता। ठीक है, तुम दोनों जवान कपल को अब आगे बात करने से पहले अपने वार्ड में वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि भाई ये बच्ची की माँ अभी बहुत ज्यादा कमजोर है, उसे आराम की सख्त जरूरत है, इसलिए ज्यादा फालतू बकवास मत करो। नर्स ने मुस्कुराते हुए हमें यह सलाह दी और फिर सीधा अपना वो ठेला धक्का मारकर सुसु को वार्ड की तरफ ले गई। मैं भी जल्दी से उसके बगल में चलने लगा। उन नन्हे फरिश्तों को आराम से सोते हुए मजे से देख रहा था। अब मेरी आंखों में सिर्फ और सिर्फ उनके लिए प्यार ही प्यार था। ये मेरे अपने बच्चे हैं, मेरा अपना खुद का खून है कसम। अचानक से इस तरह बाप बनने का एहसास सच में एकदम जादुई और कमाल का है। जैसे ही मैंने उस वार्ड में अपनी एंट्री ली, मैंने एक दूसरी माँ को देखा जिसने अभी अभी एकदम सही सलामत बच्चे को जन्म दिया था। उसका पति भी वहीं उसके बगल में बैठकर उसकी देखभाल कर रहा था। जब उन दोनों ने हम लोगों को देखा तो एकदम से हैरानी उनकी आंखों में साफ झलक रही थी। फिर उन्होंने हमें हेलो करने के लिए एक हल्की सी प्यारी और दोस्ताना स्माइल दी। बाई सुसु ने अपने हाथों में उन चारों नन्हे फरिश्तों को बड़े प्यार से देखा। एकदम उसकी आंखें पूरी तरह से प्यार और गर्माहट से भरी हुई थीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यूफान, ये सारे बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं, इसलिए मैं तुम पर कोई भी फालतू का दबाव नहीं डालूंगी कि तुम जिम्मेदारी लो। बाई सुसु ने मुझे देखा और एकदम धीरे से बोली, वैसे भी उसकी अपनी काबिलियत और पावर के साथ उन चारों बच्चों को पालना उसके लिए कोई भी बड़ी बात या लोचा नहीं है। उसका कभी भी ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो मेरे कंधों पर किसी भी तरह का कोई बोझ या फालतू की जिम्मेदारी जबरदस्ती थोपे। एकदम सच। तुम ये क्या फालतू बात कर रही हो? मैं उन बच्चों का बाप हूं तो मुझे उनकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। और फिर इतनी बड़ी बात के लिए तुमने इसे मुझसे छिपाकर क्यों रखा और मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये सोचकर मेरा दिल टूट जाता है कि तुम ये सब अकेले ही सह रही थी। मैंने सुसु को एकदम दुख और दर्द से भरी नजरों से देखा। चाहे जो भी हो जाए, मैं उनका बाप हूं। साला, जब बच्चा पैदा होने का टाइम आया और एक सिग्नेचर की जरूरत पड़ी, सिर्फ तभी जाकर मुझे इस बड़े से कांड का पता चला है। अगर वो सिग्नेचर वाला पंगा बीच में नहीं आता तो क्या मैं पूरी जिंदगी बिना ये जाने ही गुजार देता कि मेरे भी बच्चे हैं। एकदम दिमाग दही करने वाला सीन है ये तो कसम से। और प्रेगनेंसी से लेकर बच्चा पैदा करने और उन्हें पालने तक कितना भारी लफड़ा है, और साथ में समाज के लोगों की इतनी सारी फालतू की बातें भी तो सुननी और सहनी पड़ती है मुझे। यार, ये लड़की इतनी बेवकूफ़ और साथ में इतनी ज़्यादा जिद्दी कैसे हो सकती है? सच बताऊं तो जब मुझे इस बात का पता चला तब मैं पहले से ही 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने बोला था कि मेरे लिए दोबारा प्रेग्नेंट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए मैंने ये पूरा मन बना लिया था कि मैं इन बच्चों को रखूंगी और उन्हें जन्म दूंगी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि बच्चा पैदा करने के लिए ऐसे किसी के सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। खैर, जो भी हो, मैं सच में शुक्रगुजार हूं कि तुम यहाँ थे। तुम लियो रुयान के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ा सकते हो। हमारे बीच जो भी कांड हुआ वो तो शुरू से ही बस एक हादसा था, और इस मामले में कुछ हद तक मेरी भी गलती है। सुसु की साफ और ठंडी आंखों में उसका पक्का इरादा साफ दिख रहा था। भले ही मैंने बीच में घुसकर उस दिन उसकी जान बचाई, लेकिन ये भी सच है कि उसी मनहूस रात को उसने अपनी इज्जत खो दी थी। चलो, अब इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। कोई लफड़ा नहीं, कोई किसी का कर्जा नहीं खाए बैठा है। वो कभी भी मेरी जिंदगी में टांग नहीं अड़ाएगी या मुझे परेशान नहीं करेगी। बिल्कुल, आखिर वो एकदम धाकड़ और पूरी तरह से काबिल है कि वो अकेले अपने दम पर बच्चों को पाल सके। उस अमीर और बड़े बाई खानदान में हर एक फैसला सिर्फ और सिर्फ उसके दादाजी के हाथों से ही लिया जाता है। एकदम सच। जब तक उसके दादाजी उसे प्यार करते हैं और उसे बचाते हैं, तब तक ये बात उसके लिए कोई टेंशन या भसड़ वाली बात नहीं है। और तो और उसने मेरे बारे में कुछ अफवाहें सुनी थी कि मैं और लियो रुयान एक बहुत ही रोमांटिक रिश्ते में जुड़े हुए हैं। बस उसी वजह से वो अब आगे मेरे साथ जुड़ना या मेरे साथ किसी भी तरह से फंसना नहीं चाहती है। एकदम। अब क्योंकि बच्चा पैदा होने के लिए किसी गार्जियन के सिग्नेचर की जरूरत थी, इसलिए ये एक ऐसी भसड़ थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। अब वो और मैं अपने अलग रास्तों पर निकल पड़े। टेंशन मत लो, मैं पक्का तुम्हारे और इन बच्चों की जिम्मेदारी आखिरी सांस तक उठाऊंगा। इसी पल से तुम एकदम ऑफिशियल तरीके से मेरी बंदी, मेरी खास बीवी बन चुकी हो। और तो और मेरी जान, तुम यीफान की बीवी हो और मेरे इन सारे बच्चों की माँ भी हो। मैं कसम खाता हूं कि अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम दोनों को और इन बच्चों को बचाने में लगा दूंगा। एकदम पक्की वाली बात, मैं हमेशा अपने परिवार की ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। मैंने बाई सुसु की तरफ एकदम सीरियस और पूरी तरह से सच्ची आंखों से देखा और उसे जता दिया कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। इस बेवकूफ सी लड़की ने पहले ही अकेले इतना सारा भारी दुख झेला है, अब से मैं पक्का इसकी सारी भरपाई करूंगा और इसे पहले से 10 गुना ज्यादा अच्छे से रखकर प्यार दूंगा कसम से। बाई सुसु जैसी कड़क बंदी का भरोसा जीत कर तो ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी एकदम रापचिक और सेट हो गई है और कुछ नहीं चाहिए। मेरा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया। आज से ये चांद का टुकड़ा मेरी असली बीवी है और हमारे ये प्यारे छोटे बच्चे भी हैं। अब से हम एक पूरा मस्त परिवार हैं। कसम से मेरा तो सिस्टम हैंग हो रहा है। इसी वक्त मैंने अपनी आगे की लाइफ का पूरा कड़क रास्ता सेट कर लिया है।
मेरे ये एकदम भारी भरकम कसम जैसे वादे सुनकर सुसु का रिएक्शन देखने लायक था। उसके चेहरे पर अचानक से एकदम अलग ही बवाल वाइब आ गई थी। इससे पहले कि वो मुझ पर थोड़ा भी भरोसा दिखाने का कुछ सोचती, मैंने खुद ही आगे बढ़कर अपनी लाइफ उसके साथ फिक्स कर ली। सोचा ये बंदा एकदम ही ओजी निकला, और मजे की बात यह है कि उसको इस बात से कोई पल्ले नहीं पड़ रहा था और ना ही वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तुम्हें इतना ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, हम दोनों की लाइफ एकदम अलग है और हम कभी एक साथ नहीं रह सकते। तुम फालतू में रायता मत फैलाओ। ये सब जो भी हुआ वो सिर्फ एक भयंकर एक्सीडेंट था। भाई सुसु अभी भी मुझे एकदम शांत चेहरे से देख रही थी, जो कि सच था, उसमें कोई भी लोचा नहीं था। बाई खानदान की इतनी तगड़ी औकात है, वो लोग इस जैसी हाई क्लास बंदी की शादी मेरे जैसे एकदम लुक्खे और चवन्नी छाप इंसान से कभी कैसे ही होने देंगे। मोए मोए पक्का है उसके परिवार का कोई भी बंदा हो, मुझे यकीन है कि उसका दादा भी इस शादी पर पक्का बवाल मचाएगा और हमारी पूरी वॉट लगा देगा। आखिर इन चारों बच्चों में बाई खानदान का ही असली खून दौड़ रहा है और उसका दादा बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो बच्चों के लिए उसे मनाना कोई बड़ा माथापच्ची वाला काम नहीं। शायद वो बच्चों को आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन रही बात मेरी यानी इरफान की, तो बाई परिवार मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेगा और मुझे सीधा लात मारकर अपनी पतली गली से निकाल देगा। चाहे जो बवाल हो जाए, मेरी खोपड़ी सेट है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि अभी मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन मैं पक्का वादा करता हूँ कि सब कुछ बदल दूंगा। एक दिन मैं पूरी शान से तुम्हारे साथ खड़े होने लायक बनूंगा। मैंने सुसु के प्यारे चेहरे को देखा और मेरे दिल में एक अजीब सी वाइब आई जो तबाही थी। एक हल्की सी घबराहट हुई जिससे हवा टाइट हो गई, लेकिन उसने मेरे अंदर की आग को और भी ज्यादा खतरनाक बीस्ट बना दिया। ऐसी खोखली और फालतू बातें तो कोई भी नूब आसानी से फेंक सकता है। ये दुनिया सच में बहुत मतलबी और जालिम है। यहाँ हर चीज तुम्हारी असली पावर और टैलेंट पर टिकी है, वरना लोग तुम्हें दो कौड़ी का समझकर कचरे में फेंक देंगे। बाई सुसु ने बस हल्की सी स्माइल दी। लगा कि जो बातें मैंने अभी बोली उससे उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा और वो मुझे सिर्फ एक जोकर ही समझ रही है। ये देखकर मैंने उससे बहस करने में अपना दिमाग दही नहीं किया, क्योंकि बिना कुछ किए सिर्फ बड़ी बड़ी फेंकना डम लोगों का काम है। अब मेरा फ्यूचर और एक्शन ही सब दिखाएगा। ठीक है, तुम आराम करो और अपनी एनर्जी वापस लाओ। मैं तब तक इन छोटे नन्हे मुन्नों के लिए कुछ जरूरी चीजें खरीद कर लाता हूँ और साथ ही तुम्हारे लिए भी कुछ खाने का जुगाड़ देखता हूँ, ताकि तुम्हें पूरी ताकत मिले और तुम एकदम कड़क हो जाओ। क्या तुम कुछ स्पेशल खाना चाहती हो? तो बताओ, मुझे सेंचुरी एग के साथ थोड़ा कीमा बनाया हुआ दलिया ला देना यार। मैंने बच्चों के लिए सारा सामान पहले से ही रेडी कर लिया है और एक प्रो हेल्पर को भी काम पर रख लिया है। वो कुछ ही दिनों में हम सबका अच्छे से ध्यान रखने यहाँ आ जाएगी। बात करते करते बाई सुसु ने अचानक बेड के कोने की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और वहां से एक बहुत ही बड़ा हैंडबैग खींचकर बाहर निकाल लिया, जो कि एकदम ठीक ही लग रहा था। लेकिन शुरू के इन कुछ दिनों के लिए मुझे और मेरी मॉम को तुम्हारी देखभाल करने दो, ताकि दिल को एकदम शांति मिल सके। क्या ही बात है सुसु, एकदम समझदार और सब सोचने वाली बंदी निकली। उसने पहले से ही एक प्रोदाई को हायर कर लिया है। सच में मेरा सिस्टम हैंग कर दिया। लग रहा है वो मुझसे दूरी बनाकर रखना चाहती है और मेरे साथ कोई लफड़ा नहीं चाहती, पता नहीं क्यों। लेकिन आज मेरे इस दिल के अंदर बहुत ज्यादा दर्द और मायूसी वाली फीलिंग एकदम से फूट पड़ी। मैंने शांति से सो रहे उन छोटे फरिश्तों की तरफ बड़े प्यार से देखा और उसकी वजह से मेरा दिल थोड़ा रिलैक्स हुआ और मेरी हवा टाइट होनी कम हो गई। मैंने एकदम हल्के से उस हैंडबैग को अंदर देखने के लिए खोला। अंदर नए पैदा हुए बच्चों के एकदम प्यारे कपड़े और हाई क्लास मिल्क पाउडर के डिब्बे भरे पड़े थे। और जाहिर सी बात है, वहां डायपर और बाकी फालतू चीजों की कोई कमी नहीं थी। हर चीज एकदम सेट और सॉलिड तरीके से तैयार की गई थी ताकि कोई कचरा ना हो। क्या तुम्हारी माँ सच में यहाँ आ रही है? मेरी ये बात सुनकर सुसु का चेहरा एकदम से कंफ्यूज हो गया और उसकी शक्ल पर भारी टेंशन और शर्मिंदगी साफ साफ दिख रही थी, जैसे उसकी बहुत भयंकर तरीके से हवा एकदम टाइट हो गई हो। अब इस भसड़ के बारे में क्या करना चाहिए, तुम चिल मारो। मैं खुद आगे बढ़कर अपनी मॉम को सब कुछ एकदम क्लियर तरीके से समझा दूंगा। लोड मत ले। मैं पक्का वादा करता हूँ कि तुम्हें किसी भी अजीब सिचुएशन में नहीं फंसने दूंगा या कोई फालतू का प्रेशर नहीं लेने दूंगा। मैंने गहरी सांस ली और प्यार से उसे पूरी तसल्ली दी और उसने बिना मन के भी हाँ में सिर हिला दिया। इस भसड़ में कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से सुसु को मेरा ये सारा जुगाड़ चुपचाप बिना बोले मानना ही पड़ा। ओह शिट, मैं तो बताना ही भूल गया। मेरे इस कार्ड में अभी भी काफी सारा पैसा पड़ा हुआ है, इसे रख लो और सबसे पहले अपने जरूरी खर्चे निपटाने के लिए बेझिझक यूज कर लेना। हॉस्पिटल का जो बिल तुमने मेरे लिए भरा था उसके लिए मैं सच में दिल से तुम्हारा एहसानमंद हूँ। ये बोलते ही सुसु ने एकदम शांति से अपना ब्लैक कार्ड निकाला और एक तगड़ा ब्लैक कार्ड निकालकर सीधा मेरे हाथ में थमा दिया। वो बहुत अच्छे से जानती है कि मेरी औकात इतनी नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली बस काम चलाने लायक ही है। नॉर्मल जो खाने पहनने के लिए काफी है, इसके अलावा अपना गुजारा करने के लिए मुझे पार्ट टाइम जॉब्स में भी गधों की तरह पेलकर घिसना पड़ता है। हर गर्मियों की छुट्टियों में मैं दिहाड़ी वाले कामों में एकदम बिजी रहता हूँ। जो हॉस्पिटल का भारी बिल मैंने अभी भरा है वो मेरे लिए सच में कोई छोटी रकम नहीं है। भले ही उसे पता है कि नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन जितनी महंगी नहीं होती, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस था जहां एक साथ 4 प्यारे फरिश्तों ने जन्म लिया है, जो कि सच में एकदम तबाही है। इरफान जैसे लुक्खे इंसान के लिए ये सच में बहुत बड़ा पैसों का बोझा है, जो बिल्कुल भी कम नहीं है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे अपने पास ही रखो और अपने लिए इस्तेमाल करो। मेरे पास अभी बहुत कैश पड़ा हुआ है, तो तुम टेंशन मत लो। मैं एक पल के लिए एकदम हैरान रह गया और फिर मेरे अंदर प्यार उमड़ आया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। सुसु सच में एक बहुत ही अच्छी और दूसरों के बारे में सोचने वाली बंदी है। शायद लियू रुयान जैसी छपरी से धोखा खाना मेरे लिए एक अच्छा साइन था। असल में मेरे लिए किस्मत खुलने वाला मोमेंट साबित हुआ।
क्या पता शायद भगवान ही मुझे उस घटिया और टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकालने में मेरी मदद कर रहे थे, क्योंकि अगर उस टाइम ऐसा तगड़ा रायता ना फैला होता तो मुझे आज इतनी खूबसूरत और कतई जहर बीवी और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ अपनी फैमिली बनाने का ऐसा धांसू मौका कैसे ही मिल पाता। उस लालची और नीच लियो रुयान के मुकाबले सुसु सच में लाखों गुना बेहतर और एक नंबर बंदी है। मुझे नहीं पता कि उस टाइम मेरी आंखों पर कैसा पर्दा पड़ा कि मैं ऐसी चुड़ैल के प्यार में एकदम अंधा होकर लट्टू हो गया। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बिना किसी झिझक के बस मुझे एक बार बता देना। बाईसुसु ने एकदम शांत आवाज में इतना बोला और फिर अपना कार्ड वापस रख लिया। वो अच्छे से जानती थी कि मर्दों के लिए उनका गुरूर बहुत मायने रखता है। मैं तुम्हारे लिए बाजार से कीमा और अंडे वाला कड़क दलिया लाता हूँ, तुम्हारे लिए मेरा थोड़ा इंतजार करना। मैं बस अभी गया और अभी वापस आया। मैंने ये बोला और वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ गया। मुझे लगा कि अगर बाईसुसु के पास उसका कोई भी ध्यान रखने के लिए मौजूद नहीं होगा तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं रहेगी। मेरे वहां से निकलते ही कोई भी नहीं बचने वाला। किस्मत से मैं काफी ज्यादा शातिर हूं और मैंने अपनी मम्मी को यहाँ बुला लिया। मैंने दलिया के साथ कुछ और भी चीजें खरीद ली हैं, जैसे अंडे और भूरी चीनी। मैंने ऐसा सुना है कि ये सारी ही चीजें उन औरतों को खाना चाहिए जिनके अभी बच्चे हुए हैं। आधे घंटे से भी कम समय में मैं जल्दी से वापस आ गया। लाओ मैं तुम्हें खिला दूं, तुम अभी काफी कमजोर हो। एकदम हिलना मत। मैंने सीधे बाईसुसु की तरफ देखते हुए बड़ी नरमी से ये बोला, मैं ठीक हूं, मैं इसे खुद पी लूंगी। अब बाईसुसु को अंदर से थोड़ी शर्म महसूस होने लगी। उसने पहले कभी लड़कों के साथ इतनी नजदीकी नहीं बढ़ाई थी। वो रात तो बस एक हादसा थी, क्योंकि उसका मूड बहुत ज्यादा खराब चल रहा था। उसने थोड़ी शराब पी ली थी और फिर अचानक से वो अजीब सा लफड़ा हो गया। तो मेरे अलावा वो आज तक किसी भी दूसरे लड़के के साथ इतने करीब बिल्कुल भी नहीं रही थी। अब ज्यादा नखरे मत करो, मुझे प्यार से खिलाने दो। मैंने बाईसुसु की एक भी नहीं सुनी और चम्मच में दलिया भरकर उसे ठंडा करने के लिए उस पर बड़े आराम से फूंक मारने लगा था। मुझे इतने ध्यान और प्यार से ये सब करते देखकर बाईसुसु को अजीब तो लग ही रहा था, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा उसे भयंकर शर्म आ रही थी, जिसकी वजह से उसके गोरे गाल एकदम टमाटर की तरह लाल हो चुके थे। ठीक उसी टाइम अचानक से मेरी मम्मी का फोन बजने लग गया। भैंस की आंख, तुम अभी के लिए इसे खुद ही पी लो, मैं जाकर ये फोन उठा लेता हूँ। मेरी मम्मी का कॉल है। बस इतना बोलकर मैं अपना फोन लेकर सीधा कमरे के बाहर निकल गया। मुझे बाहर जाते हुए देखकर बाईसुसु की आंखों में एक अजीब सी उलझन और घबराहट साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। सच में अगर इरफान की मम्मी यहाँ अस्पताल में आ गई तो मैं क्या करूंगी? इस हालत में उनके सामने जाना तो बहुत ज्यादा अजीब हो जाएगा यार। शिट, छोड़ो यार, जो होगा देखा जाएगा। जब वो आएंगी तब की तब निपट लूंगी। अभी से ज्यादा दिमाग का दही करने का कोई भी फायदा नहीं है बिल्कुल। हेलो मम्मी, क्या आप बस पहुंचने ही वाले हो? मैंने फोन उठाते ही सीधा उनसे यही सवाल पूछा। मुझे पक्का लग रहा था कि मम्मी पहुंचने ही वाली होंगी, या फिर हो सकता है वो नीचे ही खड़ी हो कहीं। नहीं यार, मैं तो लंबे जाम में बुरी तरह फंस गई हूं। मुझे वहां आते आते पक्का रात हो जाएगी। तू आखिर अस्पताल में क्या रायता फैला रहा है नालायक? मेरी मम्मी इतनी ज्यादा टेंशन में थी कि उनके माथे से पसीना टपकने लगा था। जैसे ही उन्होंने मुझे अस्पताल आने के लिए बोलते सुना, उनकी तो डर के मारे पूरी तरह हवा टाइट हो गई थी। लेकिन उनके बेटे की आवाज एकदम नॉर्मल लग रही थी। बस फोन के पीछे से आ रही बच्चों के रोने की हल्की आवाज थोड़ा सा लोचा लग रही थी। इस बात से उनका माथा ठनका कि कहीं उनके बेटे ने किसी लड़की के साथ कोई तगड़ा कांड तो नहीं कर दिया और अब अस्पताल में बैठकर अपने फैसले का इंतजार कर रहा है। भैंस की आंख। बस यही सोचकर मेरी मम्मी की खोपड़ी सटक गई और वो टेंशन में आ गई। इस पनौती जाम को भी अभी ही लगना था क्या यार, दिमाग का दही। लेकिन जब वो घर से निकली थीं तो सारे पैसे और बैंक कार्ड अपने साथ रख लाई थीं। बस उस छपरी लड़के ने कोई बहुत बड़ी भसड़ ना मचा दी हो। भगवान के लिए मुझे बचा लो। अब कोई लोड मत लो मम्मी, थोड़ा लेट हो जाओगी तो भी चलेगा, बस आराम से आना। बाकी सारी भसड़ आपके आने के बाद ही सुलझाएंगे। फोन पर कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, मैं अब फोन रख रही हूँ। बस इतना बोलकर मेरी मम्मी ने कॉल काट दिया। उन्हें अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा बवाल उनका इंतजार कर रहा है। वो घबराई हुई थी काफी। मैं वापस अपने कमरे में गया। बाईसुसु का घबराया हुआ चेहरा देखकर मुझे एकदम से थोड़ी हंसी आ गई। मम्मी कह रही हैं कि वो जाम में फंस गई हैं तो उन्हें आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मैंने साफ देखा कि जैसे ही मेरी बात खत्म हुई बाईसुसु ने चैन की सांस ली। यार, मेरी मम्मी कोई खूंखार बीस्ट थोड़ी न है जो तुम इतना डर रही हो। बिल्कुल। क्या वो अपनी होने वाली सास से मिलने के नाम से ही घबरा रही है? पता नहीं मम्मी को कितना टाइम लगेगा। यही सोचकर मैंने अपने जिगरी रूममेट को फोन घुमाया और उसे बोला कि मेरा बिस्तर अस्पताल ले आए और साथ में कुछ तौलिए, टब और बाकी साफ सफाई का सामान भी खरीद कर ले आए। फिर ज्यादा देर नहीं हुई और झाओ जियोतियन एकदम भौकाल मचाते हुए जल्दी से वहां आटपका बिना बताए ही। जब वो उस कमरे में पहुंचा जो मैंने उसे बताया था तो दरवाजे पर ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आखिर उसने ऐसा क्या बवाल देख लिया था सामने? यार, उसने हमारी कॉलेज की सबसे कड़क और खूबसूरत लड़की बाईसुसु को अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए देखा, जबकि मैं उसके ठीक बगल में बैठा उसे बड़े ही प्यार से निहारने में पूरी तरह लगा हुआ था। उस वक्त वहां और तो और बिस्तर के बगल में 4 छोटे छोटे इंसानों जैसे जीव लेटे थे। अरे ये तो छोटे बच्चे हैं, है ना? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? अचानक से इसके बच्चे कैसे हो गए? वो भी 4 यार, एक साथ 4 बच्चे, एकदम तबाही है। ये तो सच में बहुत बड़ा बवाल है। सब खत्म हो गया, मेरी तो जिंदगी ही झंड हो गई। मेरे दिल की रानी और एकदम परफेक्ट चांद का टुकड़ा मेरी बाईसुसु को इरफान ने ऐसे ही मुझसे छीन लिया और अब तो इन दोनों के बच्चे भी साथ में हो चुके हैं। माय गुडनेस यार, ये खबर तो एकदम सिस्टम हिला देने वाली है। झाओ जियोतियन, तुम यहाँ आ गए। मैंने देखा कि बाईसुसु ने मुझे आंख मारी और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर सीधा देखा तो झाओ जियोतियन दरवाजे पर एकदम मूर्ति की तरह जमा हुआ खड़ा था।
साले मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी तेरे मुंह पर एक तगड़ा सा मुक्का जड़ दूं, एकदम खींचकर। तूने अपना दांव कब खेल दिया बे? तू मेरी देवी की जिंदगी इस तरह कैसे बर्बाद कर सकता है? एकदम घटिया इंसान है तू। इतने सालों के हमारे भाईचारे के बाद भी तूने मेरे साथ ऐसा धोखा किया। झाओ जियोतियन ने अपने दांत पीसते हुए मुझे बहुत गुस्से में घूरा। ये तो गजब है, एकदम टॉप लेवल का बवाल काट दिया तूने तो एकदम। उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो है वो सच है। इस नज़ारे ने उसका फ्यूज उड़ा दिया। झाओ जियोतियन शांत हो जा, मुझे तुझे सारी बात आराम से समझाने दे भाई। मैंने झाओ जियोतियन को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, जबकि मुझे उस पर हंसी और गुस्सा दोनों आ रहे थे। मैं जानता था कि झाओ जियोतियन भी हमारी कॉलेज की उस कड़क लड़की को पसंद करता था यार। जब बाईसुसु ने कॉलेज से छुट्टी ली थी तब इस नल्ले ने मुझे गले लगाकर बहुत ज्यादा आंसू भी बहाए थे, बहुत बुरी तरह से। अब इस बवाल को देखकर उसका हजम न कर पाना एकदम लाजमी सी बात है। जब मुझे भी पहली बार ये पता चला था तो मेरे भी होश उड़ गए थे, एकदम तगड़े वाले शौक के साथ, एकदम ही। आज तुझे मुझे एक सही सा जवाब देना ही पड़ेगा। झाओ जियोतियन ने अपने सपनों की रानी की तरफ देखा। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर तो वो बस रोने ही वाला था, एकदम आंसू आ गए थे उसके। तो वो खुद को ही कोस रहा था कि उसने सही टाइम पर अपना पत्ता नहीं फेंका। असल में ये सब उस रात को हुआ था। मैंने अपनी आवाज़ धीमी की और उसे सब कुछ बताने लग गया था। आधा घंटा बीत गया। झाओ जियोतियन मुझे घूरे जा रहा था जैसे वो मेरा गला ही दबा देगा। साले इस आदमी ने अपनी देवी को इतना भयंकर दर्द सहने के लिए अकेला छोड़ दिया था। क्या ही बोलूं अब मैं, कितना बड़ा जानवर है ये। भाभी मेरा मतलब है मिस बाई, अगर ये नीच तुम्हें कभी भी परेशान करे तो बस मुझे बता देना तुरंत। मैं इस लौंडे का अच्छे से गेम बजा दूंगा तुम्हारे लिए। मैं हमेशा तुम्हारी साइड ही रहूंगा। झाओ जियोतियन ने तरस खाते हुए एकदम बेचारे वाले चेहरे के साथ बाईसुसु की तरफ देखा था। फिर बाईसुसु ने बस झाओ जियोतियन की तरफ देखा और धीरे से सिर हिलाकर चुप रही। तू किस मिट्टी का बना है बेदोस्त के नाम पर? तू धब्बा है साले। देख तूने क्या कबाड़ा किया है। तेरा दोस्त होने में भी मुझे शर्म आ रही है। हाँ याद आया, तूने उस लियू रुयान से ब्रेकअप कर लिया ना, पूरे कॉलेज में यही बात फैल रही है आज। झाओ जियोतियन ने एकदम जोश में आकर यह बात बक दी। फिर अचानक उसे लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। उसने छुपकर एक नजर बाईसुसु की तरफ देखा था। उस वक्त उसे एकदम शांत देखकर उसने फाइनली एक राहत की सांस ली। शुक्र है भगवान का कि उसने गलती से अपनी देवी का मूड खराब नहीं कर दिया था। एकदम से खुलकर बोले, भाई कोई चक्कर नहीं है, तेरी भाभी का दिल बहुत बड़ा है, वो इन सब बातों का बुरा नहीं मानती है कभी। मैंने देखा कि झाओ जियोतियन डरते हुए बाईसुसु की तरफ देख रहा था तो मैं हंसा और तुरंत बोल पड़ा था उसे शांत करने को। क्यों, सही कहा ना? वैसे भी हमारे बीच कभी कोई सच्चा प्यार या फीलिंग तो थी ही नहीं। हाँ, मेरा मतलब था कि बाईसुसु के दिल में मेरे लिए अभी तक कोई भी फीलिंग्स नहीं आई थी यार। हमारे बीच सब कुछ बस एक गलतफहमी से शुरू हुआ था, लेकिन उसी गलतफहमी ने आज हम दोनों को एक साथ बांध दिया है। ये सुनकर बैसुसु का शरीर हल्का सा कांपा, लेकिन उसने मेरे जैसे ढीठ और बेशर्म इंसान पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं समझी। उसका इग्नोर मारना भी कतई जहर लग रहा था। कॉलेज में तुम्हारे कांड का तगड़ा बवाल मच चुका है। जब तुम और लियू रुयान आपस में भसड़ कर रहे थे, किसी शाणे ने छुपकर पूरा तमाशा फोन में रिकॉर्ड कर लिया। स्कूल फोरम पर यह वीडियो एकदम आग की तरह फैल रहा है। लालची लड़की से टॉप स्टूडेंट की जंग और पैसे की भूखी चुड़ैल ने गरीब को लात मारी जैसे धांसू टाइटल्स हर जगह छाए हैं। मेरे भाई, मैंने वो वीडियो देखा जिसमें तू लियू रुयान की सरेआम धज्जियां उड़ा रहा था। तू सच में एक नंबर का असली मर्द है। मैंने पहले ही कहा था वो लड़की एकदम दो कौड़ी की है। क्या अब जाकर तेरे दिमाग की बत्ती जली? झाओ जियोटियन मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो मैंने पहले ही बोला था। और सच बताऊं तो लियू रुयान का इस बार पूरा गेम बच चुका है। पूरे स्कूल में उसकी इज्जत का कचरा हो गया है। लेकिन मुझे अब इन फालतू बातों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए उसका कोई वजूद ही नहीं बचा। आखिर अब मेरे पास एक खूबसूरत बीवी और बच्चे हैं, तो मुझे किस बात का खौफ? उस ब्रेकअप के बाद मुझे लग रहा है कि मैंने सच में अपनी असली जिंदगी जीत ली है। ठीक उसी वक्त मेरे नन्हे बच्चों को अचानक जोर की भूख लग गई। एक बच्चे ने अपना मासूम मुंह बनाया और फिर जोर जोर से फूट कर रोने लगा। और फिर एक के बाद एक सबने रोना शुरू कर दिया। उनका वो एक साथ चिल्लाना सच में दिमाग दही करने वाला था। पक्का उन सबको भूख लगी होगी। मेरे पास अभी दूध नहीं है, इसलिए हमें डिब्बे वाला फॉर्मूला ही देना पड़ेगा। उस बैग में दूध का पाउडर और बच्चों की बोतलें रखी हैं। यफान जल्दी जाकर बच्चों का दूध तैयार करो। याद रखना सिर्फ हल्का गुनगुना पानी ही इस्तेमाल करना और 2 चम्मच पाउडर काफी रहेगा। दूध को गलती से भी बहुत ज्यादा गाढ़ा मत बना देना, जिससे बच्चों को कोई भी भारी दिक्कत हो। ये सारा भारी ज्ञान बैसुसु को बच्चों की देखभाल वाले ढेरों वीडियो देखकर मिला था। बच्चा पैदा होने से पहले ही उसने ये सब सीखकर अपना पूरा सिस्टम अच्छे से एकदम सेट कर लिया था। पहली बार मां बनने पर उसे सच में काफी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ी होगी। जियोटियन, जरा मेरी मदद कर। इतना बोलकर हम दोनों दूध की बोतल और फॉर्मूला लेकर वहां से सीधा बाहर की तरफ निकल गए। बैसुसु ने अपने पास लेटे बच्चे को बड़े प्यार से देखा और चुप कराने के लिए उसे धीरे धीरे थपथपाते हुए फुसफुसाकर बोली, मेरे अच्छे बच्चे, अब बिल्कुल मत रोना, जल्दी शांत हो जा। तुम्हारा खाना बस आने ही वाला है। जब मैं और जियोटियन वापस लौटे तो हमें यह खूबसूरत नजारा दिखा। कॉलेज की सबसे एटीट्यूड वाली लड़की का इतना प्यारा रूप देखना सच में एकदम ही ज्यादा कड़क था। उसके पूरे वजूद से एक प्यार करने वाली माँ की एकदम शानदार वाइब आ रही थी। मैं बैसुसु के पास गया, अपनी बोतलें नीचे रखी और उनमें से एक बच्चे को बड़े प्यार से उठा लिया। थोड़ा ध्यान से पकड़ना, कहीं ये दूध बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं है? क्या तुमने इसका तापमान अच्छे से चेक किया था? बैसुसु ने मुझसे एक परेशान और एकदम केयरिंग माँ की तरह सीधा सवाल किया। नए पैदा हुए बच्चे बहुत नाजुक होते हैं और वो बहुत आसानी से जल सकते हैं। मैंने चेक कर लिया है। इसे ठंडा करने के लिए मैंने इसे ठंडे पानी में काफी देर तक डुबोया था।
इतना बोलकर मैंने बोतल उठाई और अपने हाथ के पीछे एक बूंद डालकर दूध चेक किया। उसका तापमान एकदम कड़क था। इससे बच्चों का मुंह बिल्कुल नहीं जलेगा। ये सुनकर उसने कहा, चलो फिर ये बहुत सही है। बैसुसु को अब जाकर फाइनली तसल्ली मिली। हम तीनों उन 4 बच्चों की देखभाल कर रहे थे, लेकिन अभी भी हम थोड़े अनाड़ी और पूरी तरह कंफ्यूज लग रहे थे। पर जैसे तैसे करके हमने उन सबको भरपेट दूध पिला ही दिया, तभी एक आवाज आई, होस्ट को ये बच्चों को खाना खिलाने वाला टास्क पूरा करने पर बहुत बधाई। आपको इनाम के तौर पर 2 लाख युआन सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। कृपया इसे ध्यान से एक बार चेक कर लें। सिस्टम की ये कड़क आवाज सुनते ही मेरी आंखों में एकदम तगड़ी चमक आ गई। जैसा मैंने सोचा था, ये सुपर डैड वाला सिस्टम सच में एकदम बवाल और कभी ना हारने वाली खतरनाक चीज ही निकली है। जब तक मैं इन छोटे बच्चों की अच्छे से देखभाल करूंगा और इन्हें सही तरीके से पालूंगा, तब तक मुझे ऐसे ही एकदम तगड़े और छप्पर फाड़ वाले इनाम हर बार मिलते ही रहेंगे। इसके बाद मुझे इन्हें पालने के लिए पैसों की रत्ती भर टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। ये बच्चे कितने प्यारे हैं। क्या तुम दोनों ने इनका कोई नाम सोचा है? आखिर ये एक साथ 4 हैं। झाओ जियोटियन ने एक बच्चे को पकड़कर खुशी से कहा। उसने नहीं सोचा था कि उसका जिगरी यार, जो कल तक गेम खेल रहा था, वो अचानक 4 नन्हे फरिश्तों का बाप बन जाएगा, और वो भी कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की उसकी बीवी बन गई। भाई ने सच में जिंदगी का पूरा सिस्टम हैंग कर दिया है। हमने अभी तक बच्चों का कोई भी नाम नहीं सोचा है। चूंकि यिफान इन बच्चों का बाप है, तो ये बात एकदम साफ है कि इन सभी बच्चों के नाम के आगे ये सरनेम ही लगाया जाएगा और कुछ भी नहीं। बैसुसु ने इस बारे में काफी लंबे टाइम से सोचा था। अगर बच्चों ने अपनी माँ का सरनेम रखा, तो बड़े होने पर वो पक्का पूछेंगे कि उनका बाप आखिर कौन और कहाँ है, और स्कूल में शायद उन्हें नीचा दिखाया जाएगा या लोग उनके बारे में फालतू बातें बनाकर उनका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए उनके नाम के आगे ये सरनेम लगाना ही हर हाल में सबसे ज्यादा सही और कड़क फैसला ही रहेगा। जहां तक उनके नाम की बात है, तो हम आराम से सोच समझ कर रखेंगे। आखिर नाम रखना कोई छोटी बात नहीं है। ये पूरी जिंदगी उनके साथ फेविकॉल की तरह चिपका रहने वाला ही होता है। और वैसे भी जब नाम रखने की बात आती है, तो इस वक्त मेरे दिमाग में कुछ भी खास आइडिया नहीं आ रहा। मैंने एक हल्की सी झेपने वाली स्माइल देते हुए कहा, ठीक है, फिर अगले कुछ दिनों में आराम से इसके बारे में सोच लेना। बैसुसु मेरी इस बात से पूरी तरह सहमत थी। किसी भी नाम को फाइनल करने से पहले सच में गहरा सोचना पड़ता है। जल्दी ही वो चारों नन्हे शैतान फुल होकर एकदम मजे में आ गए और गहरी नींद में सोने लगे। तुम दोनों अब यहाँ से कट लो और जाकर अपने लिए कुछ खाने को ले आओ। वैसे भी अभी करने के लिए कोई खास काम बचा नहीं है। बैसुसु ने हमारी तरफ देखा और कहा, ठीक है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं आते वक्त तुम्हारे लिए भी लेते आऊंगा। मैंने बैसुसु की तरफ देखा और बहुत थोड़ी फिक्र के साथ बोला, जरा उसकी हालत तो देखो, बस कुछ ही दिनों में वो कितनी कमजोर हो गई है और उसका चेहरा भी एकदम सफेद पड़ चुका है। लगता है मुझे जल्द कोई जगह ढूंढनी होगी ताकि मैं उसकी सेहत दोबारा बना सकूं। और जहां तक स्कूल की बात है, ऐसे टाइम पर क्लास की किसे पड़ी है? मैं तो सीधा स्कूल से एक लंबी छुट्टी मारने वाला हूं, क्योंकि इस वक्त मेरी बीवी और मेरे ये छोटे बच्चे ही मेरे लिए इस दुनिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी जरूरत हैं। मैं अपनी माँ के यहाँ पहुँचने का इंतजार कर रहा हूँ। उनकी मदद से कुछ दिनों के लिए मैं बिना टेंशन के फौरन इन सारे जरूरी कामों का अच्छे से जुगाड़ कर सकता हूँ। कुछ भी चलेगा जो तुम्हें सही लगे, बस ले आना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बैसुसु ने एकदम शांत लहजे में कहा, क्योंकि सच में उसका कुछ भी खाने का बिल्कुल मन नहीं था। ठीक है, उसका मुझे ऐसे शुक्रिया कहना मेरे दिल में हल्का सा चुभ गया, लेकिन मैंने उस वक्त अपनी जबान बंद रखी और कुछ भी फालतू नहीं बोला। फिर मैंने जियोटियोचेन को खाना खाने के लिए बाहर खींच लिया। अबे भाई, वो कॉलेज की सबसे कड़क बंदी तुझे शुक्रिया क्यों बोल रही थी? तुम दोनों के तो अब बच्चे भी हो चुके हैं, तो फिर तुम दोनों अभी भी अजनबियों की तरह इतना फॉर्मल नाटक क्यों कर रहे हो? इस पर जियोचेन अपनी खुजली रोक नहीं पाया और पूछ ही लिया। वो तो ये बात बहुत पहले से पूछना चाहता था, लेकिन माहौल थोड़ा सीरियस देखकर उसने अपनी जबान पर अब तक लगाम लगा रखी थी। तुझे तो सब पता है, वो सब बस गलती से हुआ एक बड़ा कांड था, पर मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा ताकि बैसुसु मुझे अपने दिल से अपना ले। मेरी आंखों में एक अलग ही तगड़ी जिद और आग थी। मैं ये हर हाल में करके ही रहूंगा मेरे भाई। बैसुसु का दिल जीतने में मैं तेरा पूरा सपोर्ट करूंगा ताकि वो सच में मेरी असली भाभी बन जाए। जियोचेन ने मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे कंधे पर एक जोरदार और फुल भाईचारे वाली थपकी दी। लोड मत लें, मैं अपना 100% दूंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। चाहे अपने लिए हो या उन छोटे बच्चों के लिए, मैं किसी भी कीमत पर हार नहीं मानूंगा। आगे चलकर मैं बैसुसु और अपनी उन चांद सी प्यारी बेटियों के साथ एकदम मस्त और खुशहाल जिंदगी जीना चाहता हूँ। तभी अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जली और एक बहुत ही ज्यादा कड़क आइडिया बाहर आया। मुझे उनके लिए धांसू नाम मिल गए हैं, बिंग, किंग, यू और जिए। मेरी चारों बेटियों के नाम बड़ी से लेकर सबसे छोटी तक बिल्कुल इसी परफेक्ट लाइन में रखे जाएंगे। ये बिंग, ये किंग, ये यू और ये जिए, ये चारों नाम सुनने में ही इतने ज्यादा कत्ती जहर लग रहे हैं कि बस मजा ही आ गया। अपना खाना खत्म करने के बाद जियोचेन तो वापस अपने स्कूल की तरफ कल्टी मार गया, जबकि मैंने वहां से थोड़ा और बढ़िया वाला खाना पैक करवाया और सीधा अस्पताल की तरफ अपना रास्ता नाप लिया। कमरे में लौटते ही मैंने देखा वो चारों शैतान एकदम मीठी नींद ले रहे थे और बैसुसु भी सो चुकी थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। पहली बार उसे ऐसे सोते हुए देखा था। कसम से कुड़ी सोते हुए एकदम कातिल लग रही थी, जैसे कोई परी आराम फरमा रही हो। ये सख्त लौंडा आज तो पूरा पिघल गया। तुम आ गए बाई, सुसु ने बहुत ही प्यार से अपनी नशीली आंखें खोली और मुझे बिस्तर के पास बैठकर खुद को बिना पलक झपकाए लगातार घूरते हुए देखा। मेरी उस आशिकों वाली नजर ने उसे एक पल के लिए पूरा सुन्न कर दिया। हाँ, तुम्हें अब कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ और पिग ट्रोटर सूप भी है। मैंने सुना है कि इससे दूध ज्यादा बनता है। मैंने थोड़ी सी शर्मिंदगी के साथ ये बात बोली। भले ही हम दोनों साथ रहे थे, पर वो एक हादसा ही था, इसलिए इस तरह के नाजुक और अजीब मुद्दे पर बात करना सच में थोड़ा बहुत झिझक वाला और अटपटा तो महसूस होता ही था।
उसने भी मेरी इन सारी बातों को सुनकर प्यार से कहा, हाँ बहुत शुक्रिया। बाई सुसु का छोटा सा चेहरा अचानक से शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसने बहुत जल्दी खुद को एकदम संभाल लिया। बच्चों के लिए माँ का दूध पीना अच्छा है ताकि उनका नन्हा शरीर एकदम मजबूत रह सके और उनकी बीमारियों से लड़ने की ताकत भी बढ़ जाए। इसमें कोई एहसान की बात नहीं है, तुम बस इसे गर्मा गर्म खा लो। मैंने खाने का वो डब्बा खोला और उसे बिस्तर के पास वाली अलमारी पर आराम से रख दिया। फिर मैंने बाई सुसु को उठकर बैठने में मदद कर दी। उसे बिस्तर के सिरहाने से टिकाकर आराम से बिठा दिया। इस तरह से उसे अब थोड़ा ज्यादा सुकून मिलेगा। बाई सुसु ने मेरी तरफ देखा, जो उसके सामने मौजूद एक बहुत कड़क नौजवान लड़का था जो बिल्कुल उसके सामने था, और उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन साफ झलक रही थी। हमारा रिश्ता भी हर दिन के साथ अब काफी गहरा होता जा रहा था। जाहिर है कि यह सब सिर्फ उन बच्चों का ही कमाल था जिन्होंने हमारी किस्मत को ऐसे जोड़ दिया था। हालांकि मैं उस इंसान से काफी अलग था जिसके बारे में उसने पहले सुना हुआ था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतना समझदार और ख्याल रखने वाला इंसान निकलूंगा। बाई सुसु ने छुपकर मुझे एकदम गहरी नजरों से देखा था और फिर अपना सिर नीचे झुकाकर चुपचाप खाना शुरू कर दिया। मैंने भी अपने पास वाले पालने में सो रहे उन चारों नन्हे फरिश्तों को देखा। उनमें से हर एक बच्चा सच में बहुत ज्यादा प्यारा था। उनके छोटे छोटे से चेहरे और नन्हे नन्हे हाथ और उनका वो छोटा सा शरीर, वो एकदम रूई की तरह मुलायम दिखाई दे रहे थे, कसम से बवाल। तभी अचानक से मेरे फोन की घंटी बज उठी। बाई सुसु ने खाना खाना रोक दिया और मेरी तरफ ऊपर देखने लगी। तभी उसका वो छोटा सा चेहरा थोड़ा सा ज्यादा तनाव में आ गया। क्या ये यफान की माँ हो सकती है? समय के हिसाब से तो ये एकदम वही होनी चाहिए थी। वो थोड़ा घबराहट और अजीब सी उलझन महसूस कर रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब कैसे बर्ताव करना चाहिए। वो ऐसा क्यों महसूस कर रही थी, ये तो खुद बाई सुसु को भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी माँ आ गई है, शायद वो पहुंच चुकी होगी। मैंने अपना फोन चेक किया और थोड़ी सी घबराई हुई बाई सुसु की तरफ मुड़कर बोला, तो फिर तुम्हें अब फोन उठाना चाहिए। बाई सुसु ने ऐसा कहा, अब जो होगा वो तो होकर ही रहेगा, इसलिए इससे बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। मैंने फोन उठाया और दूसरी तरफ से अपनी माँ की आवाज़ सुनी जो कह रही थी कि वो अस्पताल के गेट पर पहुंच गई हैं। मैंने एक बार बाई सुसु की तरफ देखा और फिर तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। बाई सुसु मुझे बाहर जाते हुए बस देखती रह गई और फिर वो बहुत गहरी सोच में डूब गई। उसे नहीं पता था कि वो मेरी माँ का सामना कैसे करेगी, लेकिन जब बात यहाँ तक आ गई थी तो वो सिर्फ एक ही कदम आगे बढ़ा सकती थी। जैसे ही मैं बाहर गेट की तरफ पहुंचा तो मैंने अपनी माँ को वहां खड़े देखा। वो बार बार इधर उधर चक्कर काट रही थी। साफ दिख रहा था कि वो बहुत ज्यादा बेचैन थी। माँ, मैंने उन्हें पुकारा और तेजी से उनकी तरफ भागा। मेरे बेटे, मुझे सच सच बता, क्या तूने उस बेचारी लड़की के साथ सच में कोई बड़ा कांड किया? हमें किसी भी लड़की को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए और ना ही उनके साथ कुछ गलत करना चाहिए। मैंने तुझे बचपन से यही सिखाया है कि लड़कियों को मत सताना, लेकिन अगर तूने कोई रायता फैलाया है तो तुझे उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। माँ ने मुझे देखा और तुरंत एकदम घबराहट में जल्दी से बोली, इस नालायक लड़के ने तो उन्हें डरा डरा कर सच में मार ही डाला था। वो सच में बहुत डरी हुई थी। यहाँ आते समय उन्होंने अपने दिमाग में पता नहीं क्या क्या बुरा सोच लिया था। अगर मेरे बेटे ने सच में कुछ गलत किया है और अगर वो हर्जाना मांगेंगे तो हम पक्का भरेंगे। माँ, आप ये सब क्या अनछन सोच रही हो भला? लेकिन देखा जाए तो असल में कुछ वैसा ही लफड़ा है, क्योंकि अब आप यहाँ आ ही गई हो तो चलो सीधा अंदर ही चलते हैं। आप देखकर खुद समझ जाओगी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे कुछ शब्दों में कैसे समझाऊं। माँ ने बस दरवाजा धक्का देकर खोला और एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़की को बिस्तर पर एकदम आराम से बैठे देखा, जिसके पास रखे पालने में 4 छोटे नन्हे बच्चे सो रहे थे। माफ करना, मैं शायद गलत कमरे में आ गई। माँ ने एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान दी और फिर तुरंत पीछे की तरफ हटकर निकली। वो गलत कमरे में घुसने की वजह से अपनी इस बेवकूफ़ी पर खुद को ही कोसने लगी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैंने अपनी माँ को वापस बाहर जाते हुए देख लिया था। माँ, आप बाहर क्यों आ रही हो बेटा? हम शायद किसी गलत कमरे में आ गए हैं। माँ ने मुझे बहुत ही बेबसी भरी नजरों से देखा। मेरा बेटा तो एक छोटा सा काम भी नहीं ढंग से कर सकता, मुझे अस्पताल के गलत कमरे में लेके आ गया इस ढक्कन की वजह से। तो एक दिन सच में उनका पूरा दिमाग दही हो ही जाएगा भाई। वहां अंदर साफ तौर पर 2 माँ मौजूद थी, खासकर वो बहुत खूबसूरत लड़की। एक साथ 4 बच्चों को जन्म देना, ये बात सच में बहुत ही ज्यादा कड़क और धांसू है। फिर अपने खुद के नल्ले बेटे को देखा जिसका कोई भविष्य ही नहीं है, कोई काम ढंग से नहीं कर सकता, सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। वैसे भी जिस औरत ने अभी बच्चा पैदा किया उसे पूरे आराम की जरूरत होती है, उसे बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर वो बच्चे डर गए और रोने लगे तो बिना बात का बहुत बड़ा रायता फैल जाएगा वहां पर। किसी को भी पता होना चाहिए कि एक नई माँ के लिए बच्चे को सुलाना कितना मुश्किल काम होता है। मेरी माँ ने तो पहले ही इस स्यापे को गहराई से झेला था। माँ, ऐसी बात नहीं है, मैं अभी भी थोड़ा सुन सा था और बाहर खड़े होकर कमरे का नंबर चेक कर रहा था। ये गलत कमरा नहीं है मेरी माँ। माँ, ये कमरा बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। मैंने कमरे में घुसने के इरादे से अपनी माँ को खींचा। हम गलत जगह पर हैं, वहां अंदर तो 2 माँ मौजूद हैं भाई। ये नालायक बच्चा अपनी माँ की बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? पहली बार उन्होंने जाना कि उनके बेटे में इतनी ज्यादा ताकत है कि वो मेरे खिंचाव को रोक ही नहीं पाई थी। सुसु, मैं वापस आ गया, ये मेरी माँ है। मैंने अपनी माँ का हाथ आराम से छोड़ते हुए ये बात बोली और फिर सीधा चलते हुए मैं बिस्तर के एकदम पास की तरफ चला गया। मैंने उन नन्हे बच्चों की तरफ देखा जो एकदम सुकून से सो रहे थे। मेरे बेटे, मुझे एकदम साफ साफ बता, क्या आखिर यहाँ पर ये सब क्या लफड़ा चल रहा है? मेरे भाई बता। मेरी माँ के चेहरे पर हैरानी और भारी उलझन साफ दिखाई दे रही थी। आखिर ये सब क्या बवाल है?
क्या कोई उन्हें ये सब अच्छे से समझा सकता है? उन्होंने तो अपने दिमाग में पहले से ही ऊटपटांग बातें सोचना भी शुरू कर दिया था, जो कि सच में काफी ज्यादा डरावना था। नमस्ते आंटी, मेरा नाम बाई सुसु है और मैं यहाँ आराम कर रही हूँ जी। बाई सुसु के चेहरे के हाव भाव उस समय थोड़े से तनाव में लग रहे थे। उसके सामने खड़ी वो औरत यानी मेरी माँ उस समय करीब 40 साल की उम्र की थी। मेरी माँ ने अपनी सेहत को काफी अच्छा रखा था, इसलिए वो जवान दिखती थी। नमस्ते, मैं यिफान की माँ हूँ। माँ ने सिर हिलाया और बिस्तर तक गई, पर कुछ भी फालतू बोलने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। उसकी हवा इतनी टाइट थी कि खुद की सुहागरात पर भी कोई इतना ना घबराए। हाँ, यिफान ने पहले भी तेरा नाम लिया था मेरी जान। बाई सुसु ने शरीफों की तरह सिर हिलाया, पर एकदम चुप हो गई कि आगे क्या बोले। अब वो सोच रही थी, ये लुखा मेरे बारे में क्या ही कड़क बात बोलेगा, दिमाग दही। पक्का इस फट्टू ने मेरी बेइज्जती ही मारी होगी। तभी माँ ने अपने नालायक बेटे को घूर कर देखा, क्योंकि उन्हें इस चवन्नी छाप की पूरी औकात अच्छे से पता थी। मैंने एकदम लाचार होकर बोला, माँ क्या मेरी थोड़ी सी भी इज्जत नहीं रख सकती तुम? फिर माँ ने पूछा, सुसु इन 4 बच्चों का असली बाप आखिर कहाँ गायब है? एक साथ 4 बच्चों को अकेले पालना पसीने छुड़ा देता है, पर सच में ये कतई ऊपर वाले का आशीर्वाद है। वैसे ये बता कि ये सब लड़के हैं या लड़कियां? माँ उन चारों नन्हे चांद के टुकड़ों को एकदम प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोली कि हे भगवान, मुझे तो सच में नहीं पता कि मैं अपने असली पोते पोतियों को कब अपनी गोद में खिलाऊंगी। मेरा ये नल्ला बेटा एकदम ढक्कन है, जिसने आज तक अपनी बंदी के बारे में कुछ नहीं बताया, तो पोता या पोती देने की बात तो बहुत दूर की है। शायद मुझे इन सब के लिए तब तक तरसना पड़ेगा जब तक मैं चलने लायक ना रहूं। मेरी माँ को लगा कि ये कतई जहर लड़की बस मेरी एक दोस्त है या कॉलेज की क्लासमेट है, जो सिर्फ अपनी फिक्र जताने और हाल चाल लेने आई है। इसीलिए उन्होंने इस बवाल सीन के बारे में बहुत ज्यादा दिमाग की नस नहीं फाड़ी। एकदम चिल, एक साथ 4 और वो भी सब लड़कियां। मैंने खुशी से चमकती आंखों के साथ मुस्कुराकर बोला, अपनी माँ की आंखों में जो भयंकर वाला प्यार था वो मैंने साफ देख लिया था। मैंने सब देख लिया। सच में ये तो ऊपर वाले का बहुत बड़ा भौकाल आशीर्वाद है, क्योंकि बेटियां ही माँ के दिल का सबसे अनमोल चांद का टुकड़ा होती हैं। अब मुझे इस नल्ले को बोलना पड़ेगा कि थोड़ा और दम लगाए और हार्ड काम करे, ताकि उसके बाप और मुझे भी जल्द ही अपने पोते पोतियों को गोद में खिलाने का मौका मिले। ये तो एकदम कड़क बात होगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, हम सब पर ऊपर वाले की मेहरबानी है। मैं भी बहुत लकी हूँ और मेरी प्यारी माँ का भी नसीब चमक गया है एकदम। ये सुनकर माँ का फ्यूज उड़ गया। उन्हें मेरा मतलब कुछ पल्ले नहीं पड़ा, पर फिर भी उन्होंने ज्यादा पूछताछ करके कोई नया रायता बिल्कुल नहीं फैलाया। बढ़िया। अरे तो इनका असली बाप आखिर कहाँ कट लिया है? वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? माँ ने ज्यादा खोपड़ी नहीं लगाई और बिना घुमाए फिराए सीधा सीधा असली मुद्दे का सवाल दाग दिया। उस सवाल का बम फटते ही मैंने और बाई सुसु ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में एकदम भयंकर वाली अजीब सी वाट लगी हुई झिझक थी। वहां का पूरा माहौल अचानक से एकदम सस्पेंस वाला और अजीब हो गया। हम दोनों की हवा टाइट देखकर माँ का दिमाग दही होने लगा और वो फालतू की कहानी पकाने लग गई थी। आसपास कोई भी बड़ा बुजुर्ग नहीं था, तो माँ को लगा कि इस कतई जहर दिखने वाली लड़की की किस्मत ही झंड है। ये मोए मोए वाली बात सोचकर उन्हें इस प्यारी सी बंदी पर तरस आने लगा था। उन्होंने ऐसी बहुत सी बकवास कहानियां सुन रखी थी, जहां कॉलेज के बच्चों को पैदा होने के बाद लड़कों ने सीधा हॉस्पिटल में ही कचरे की तरह छोड़ दिया हो, या फिर वो फट्टू आदमी बिना बताए ही पतली गली से कल्टी मार गया हो। तब मैंने कहा, माँ असल में ये सारे बच्चे तुम्हारे ही सगे पोते पोतियां हैं। बाई सुसु मेरी बंदी है और मैं ही इन सब बच्चों का असली बाप हूँ। मैंने बाई सुसु की तरफ देखा और भौकाल के साथ उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। फिर मैंने सीधे अपनी माँ की आंखों में देखकर बिना डरे पूरा सच उगल दिया कि ये बच्चे तो अब इस दुनिया में अपना सिस्टम फाड़ चुके हैं। अब कोई चांस ही नहीं है कि ये मेरी बंदी ना बने, और सिर्फ बंदी ही क्यों, आगे चलकर ये मेरी परमानेंट वाली घरवाली भी पक्का बनने वाली है। ये सुनते ही माँ का तो सिस्टम हैंग हो गया। उन्हें लगा कि कहीं उनके कान खराब तो नहीं हो गए। बोली, ये तूने क्या बक दिया? क्या सच में ये सब तेरे ही बच्चे हैं और तू इतनी जल्दी इनका बाप भी बन गया है? माँ ने एकदम भयंकर शौक में मुझे देखा। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या लोचा है? उन्हें लग रहा था कि शायद वो दिन में सपने देख रही हैं। उनके तो एकदम तोते उड़ गए थे और समझ नहीं आ रहा था कि इस भयंकर झटके को कैसे एक्सप्रेस करें। दिमाग सुन माँ, ये एकदम 100% सच बात है। बाई सुसु ने जिन बच्चों को पैदा किया है वो मेरे ही खून है। ये आज ही हुए हैं। मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ बुलाया था ताकि तुम थोड़ी मदद कर सको। इनकी कुछ दिन देखभाल करो, जब तक कोई प्रोफेशनल आया नहीं आ जाती। बेटा तू मुझसे कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? क्या ये सच बात है? क्या सच में ये सब बकवास नहीं है? माँ को अभी भी इस बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा इतनी जल्दी बाप कैसे बन सकता है। भाई साहब, पहले तो इस नल्ले की कोई बंदी तक नहीं थी, और अब अचानक से 4 बच्चों का बाप। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, कसम से ये एकदम सच है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद सुसु से पूछ लो। मैंने मुड़कर बाई सुसु की तरफ देखा। मुझे पहले से ही पता था कि ये रायता तो पक्का फैलेगा। हाँ आंटी जी, यिफान एकदम सही बोल रहा है। हालांकि ये सब थोड़ा लोचे वाला सीन है, लेकिन ये चारों बच्चे 100% यिफान के ही खून है। बाई सुसु ने मेरी माँ को देखा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। वो देखकर माँ का दिल पिघल गया और उन्होंने सोचा कि ये बंदी तो कतई हीरा है, एकदम कड़क। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तू मेरे लड़के की बंदी होगी और एक साथ 4 बच्चे पैदा करेगी। मेरी जान, मुझे तेरी बात पर यकीन है। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी जल्दी अपने पोते पोतियां खिलाने को मिल जाएंगे। ये तो बवाल चीज है। माँ के चेहरे पर तुरंत एक तगड़ी वाली स्माइल आ गई थी। जब सब कुछ 100% कन्फर्म हो गया तो मेरी माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मतलब तूने उसे हॉस्पिटल सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि वो अपने बच्चों को गोद ले और ऑफिशियल दादी बन सके ना?
माँ ने उन छोटे छोटे बच्चों को देखा और उनका चेहरा एक प्यारी सी स्माइल से चमक उठा। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका नल्ला लड़का सच में इतना बड़ा हो गया है आज। और अचानक से एक ही झटके में उसके पास बीवी और बच्चे दोनों आ गए, वो भी एक साथ 4 छोटी छोटी एकदम क्यूट सी राजकुमारियां। मजा आ गया। अगर यीफान के बाप को इस बात की भनक लग गई तो वो तो पक्का खुशी से पागल ही हो जाएगा। मेरा मन कर रहा है कि अभी जाकर उसे सब बता दूं, लेकिन मेरी मां रुक गई। उन्होंने खुद को कंट्रोल कर लिया। भाड़ में जाए वो बुड्ढा जो अपने बेटे को देखते ही हमेशा अपना मुंह सड़ा लेता है। अभी के लिए उसे ये सब बताने का आइडिया ड्रॉप करते हैं। उस सड़े हुए बुड्ढे की देखभाल करने से तो लाख गुना बेहतर है कि मैं अपनी चांद सी बहू और इन प्यारे प्यारे पोते पोतियों की देखभाल में अपना पूरा टाइम सेट कर दूं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी होने वाली बहू इतनी तबाही होगी जो एक साथ 4 बच्चे पैदा कर देगी। अब देखती हूँ कि वो पैसे वाली औरतें मेरा मजाक कैसे उड़ाएंगी। अब किसी की हिम्मत नहीं होगी मुझे ताना मारने की। अपनी माँ को इतना ज्यादा खुश देखकर मेरे दिल को भी एकदम कड़क वाली शांति और तसल्ली मिल गई थी। सिस्टम सेट। मुझे लगा था कि सच जानकर वो एकदम शौक से उछल पड़ेंगी, और जैसे जैसे माँ उन बच्चों पर अपना प्यार लुटा रही थी उसे देखकर बाई सुसु भी धीरे धीरे एकदम रिलैक्स हो गई थी। सास और बहू का रिश्ता हमेशा से ही थोड़ा पंगे वाला और नाजुक होता है, लेकिन मेरी माँ ने उसे इतना तगड़ा अपनापन दिया कि सुसु को लगा जैसे वो एकदम अपने ही घर में सेफ बैठी है। फिर मैं एक नर्स को पकड़ने गया ताकि अपने लिए एक मस्त सा प्राइवेट रूम बुक कर सकूं। आखिर अब हमारी फैमिली काफी बड़ी हो गई थी और दूसरों के साथ रहना थोड़ा लफड़े वाला काम हो जाता। सच बेकार में दूसरों को डिस्टर्ब करना सही नहीं है, और वैसे भी बिना किसी फालतू भीड़ के हम लोग एकदम बिंदास और खुलकर अपनी बातचीत भी कर सकते हैं बिना किसी डर या झिझक के। मेरी बच्ची, अगर ये नालायक इरफान कभी भी तेरे साथ बुरा बर्ताव करे तो बस मुझे बता देना, मैं इसकी अच्छे से खाट खड़ी कर दूंगी, पक्का सच। और फिर ये अपनी औकात में रहकर एकदम सीधा चलेगा। माँ ने हंसते हुए और चेहरे पर एक तगड़ी वाली स्माइल लिए बाई सुसु का छोटा सा हाथ अपने हाथों में ले लिया प्यार से। और हाँ, उन्होंने मुझे भी एकदम खूंखार तरीके से घूरना मिस नहीं किया। अगर मैंने उनकी चांसी बहू को तंग करने की गलती की तो वो मेरा गेम बजाकर ही मानेंगी बॉस। हमारे घर में हमेशा से ही औरतों का राज चला है, तो आज के बाद से इस घर का सारा कंट्रोल और भौकाल सिर्फ तेरे ही हाथ में होगा। और अगर कोई भी ऐसी बात हो जिससे तेरा दिमाग दही हो रहा हो तो सीधा मुंह पे बोल देना, मेरी प्यारी बच्ची तूने सच में बहुत दर्द सहा है, कसम से यार। ये बोलते बोलते माँ की आंखें एकदम नम हो गईं। उन्हें अब जाकर पूरी पिक्चर समझ में आई थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये बंदी अंदर से इतनी हार्ड और धाकड़ होगी। सच में बाहुबली। ये बंदी सच में बहुत ही नेक और साफ दिल की है। अगर डिलीवरी के वक्त उस जरूरी साइन का लफड़ा ना पड़ता तो शायद ये पूरा बवाल और सच कभी बाहर ही ना आता। सही में बस यही सब सोचकर माँ ने एक बार फिर से उन चारों नन्हे क्यूट बच्चों की तरफ देखा और फिर बाई सुसु की तरफ अपनी एकदम प्यार और तरस से भरी हुई नम आंखों से देखने लगी। दिल गार्डन गार्डन हो गया। कोई ना आंटी, सच में सब ठीक है। बाई सुसु ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि मेरी माँ की बातों का उस पर जरा सा असर नहीं हुआ। उसने दिल पर नहीं लिया, क्योंकि उसे पता था कि हम दोनों का कोई सीन नहीं बन सकता, हमारा एक होना नामुमकिन है। और इसी वजह से मैंने अपनी माँ को टोकते हुए कहा, बस करो माताजी, जरा इधर आना, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। ये बोलकर मैंने सीधा अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें खींचकर अस्पताल के कमरे से बाहर लाया। माँ ने चिढ़ते हुए अपना सिर हिलाया और बोली, नालायक, ऐसी क्या बात थी जो तू अंदर नहीं बोल सकता था? उन्हें लगा कि उनका ये लाडला बेटा उनके प्यार की वजह से पूरा बिगड़ चुका है। देखो माँ, मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया था कि मेरे और बाई सुसु के बीच क्या चल रहा है और हमारा असली सीन क्या है यार। मैं उसके लायक बनने के लिए बहुत मेहनत करूंगा, इसलिए तुम ज्यादा टांग मत अड़ाना। कल ही मैं एक बढ़िया सा फ्लैट किराए पर लेने वाला हूँ, सिस्टम सेट है। वो 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगी, तब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। मैं उसके लिए एक आया भी रख लूंगा। कल मुझे किसी भी हालत में अपनी यूनिवर्सिटी जाना ही पड़ेगा। भाई लोग, मेरे बेटे, मुझे साफ दिख रहा है कि सुसु एकदम हीरे जैसी लड़की है, वही मेरी आने वाली बहू बनेगी, और मैं उसके अलावा किसी और को इस घर में बिल्कुल कबूल नहीं करने वाली हूँ। तुझे अपनी पूरी जान लगा देनी है ताकि बाई सुसु खुद अपनी मर्जी और सच्चे दिल से तेरे साथ रहने के लिए मान जाए। बेटा, भले ही हमारा परिवार अमीर नहीं है, पर मेरे दिल में मेरा बेटा एकदम टॉप पर है। और हाँ, तूने अपनी पढ़ाई और स्कूल के बारे में क्या सोचा है? आगे क्या प्लान है तेरा, मेरे ओजी लड़के, बता। मेरी माँ ने माथे पर शिकन लाते हुए फिर से पूछा। आखिर अब उनके बेटे का अपना खुद का एक परिवार था, तो क्या वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगा या छोड़ देगा, या फिर वो छुट्टी लेकर घर पर रहेगा और सुसु की तब तक देखभाल करेगा जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते? चाहे उनका बेटा कोई भी फैसला ले, वो पूरे दिल से सिर्फ और सिर्फ अपने लड़के का ही साथ देने वाली थी। मैं कल ही छुट्टी के लिए अर्जी देने वाला हूँ। मुझे खुद से बाई सुसु और अपने बच्चों की देखभाल करनी है, क्योंकि अब उनकी सारी जिम्मेदारी उठाना मेरा ही काम है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। भाई सुसु ने पहले ही बहुत कुछ झेला है, इसलिए मुझे उसे और भी ज्यादा प्यार और सम्मान देना होगा। ये बोलते हुए मेरी हवा टाइट थी कि कहीं मेरी बात सुनकर माँ मुझसे नाराज ना हो जाए या कोई बड़ा बवाल कर दे। आखिरकार इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कोई बच्चों का खेल नहीं था। मेरे माता पिता ने इसमें अपना खून पसीना एक कर दिया था, लेकिन मेरी माँ ने आराम से कहा, ठीक है, मैं तेरे फैसले के साथ हूँ। अभी के लिए मैं तेरे पिता से ये राज छिपाने में तेरी मदद करूंगी, पर पता नहीं ये कब तक छिपेगा। ये बोलकर माँ ने एक गहरी सांस ली। घर पर बैठा बूढ़ा आदमी वैसे भी बहुत जिद्दी था। अगर उसे इस बारे में पता चला तो पक्का परिवार में एक बहुत तगड़ा लफड़ा और भारी भसड़ मच जाने वाली थी। हाँ,
तुम्हारा बहुत शुक्रिया माँ, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी बात को इतनी आसानी से समझ लोगी। आखिरकार मैंने सुकून की एक बहुत गहरी सांस ली। हमें बस कुछ वक्त के लिए पिताजी से ये बात छिपानी होगी और एकदम सही मौके का इंतजार करके उन्हें धीरे धीरे सब समझाना होगा यार। अरे पगले, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अभी भी एक बैंक कार्ड रखा है, इसमें लगभग 4 या 5 लाख युआन पड़े हैं, तो इसे अपने आगे के खर्चे के लिए रख ले बेटा। आखिरकार अब तू अकेला नहीं है, तुझे अपने परिवार का भी ध्यान रखना है। मैंने अपने सामने रखे उस बैंक कार्ड को देखा और अचानक जज्बातों के कारण मेरी आंखें पूरी तरह से नम हो गई थी यार। ये मेरी माँ की सालों की कड़ी मेहनत और उनके पूरे जीवन की कमाई थी। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं ले सकता था भाई। इसके अलावा सिस्टम की मदद से मेरे अपने खाते में अभी भी 40 लाख युआन से ज्यादा पड़े हुए हैं। मैंने कहा माँ, मेरे पास असल में बहुत सारा पैसा है यार। मैंने एक बार कुछ लोगों के साथ छोटे बिजनेस में पैसा लगाया था और उसमें अब मुनाफा भी आने लगा है। कृपया ये पैसा आप अपने पास ही रख लो ताकि तुम्हारे काम आए, ताकि बाद में तुम्हारी अपनी ज़रूरतों के लिए ये तुम्हारे पास रहे। मैंने बैंक कार्ड वापस उनकी तरफ खिसका दिया। यूनिवर्सिटी शुरू होने के बाद से मैंने परिवार से बहुत कम पैसे मांगे हैं साला। अब मैं एक बड़ा आदमी बन चुका हूं और मुझे खुद के दम पर जीना सीखना होगा। मैं अक्सर पैसे कमाने के लिए कुछ पार्ट टाइम काम भी कर लेता हूं मेरे भाई। मैंने अपनी खुद की फीस भी भरी है। ये सब इसलिए है क्योंकि मैं देखता हूं तुमने कितनी मेहनत की है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए घिस घिस कर बिता दी है यार। अब जब मैं बड़ा हो गया हूं तो मैं तुम पर और बोझ नहीं डालना चाहता। ठीक है, फिर अभी के लिए मैं ये पैसा तेरे लिए बचा कर रखती हूँ। अगर तुझे कभी भी इसकी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। माँ ने हाँ में सिर हिलाया और फिर ध्यान से कार्ड अपने बैग में रख लिया। भिड़ू, उनका बेटा अब सच में बड़ा हो गया था। वो अब अपने खुद के जरूरी फैसले लेने के काबिल बन चुका था और ये बात साफ तौर पर उनके लिए एक बहुत ही सुकून और तसल्ली देने वाली चीज थी। माँ ने अपने बेटे को बहुत ज्यादा गर्व से देखा और उन्हें पूरी शांति और खुशी महसूस हो रही थी। ठीक है माँ, मुझे अगले कुछ दिनों तक आपको थोड़ा परेशान करना ही पड़ेगा मेरी जान। और कृपया याद रखना कि ये बात पिताजी से एकदम छिपकर ही रहे। मेरी तो फटके हाथ में आ रही है, अगर उन्हें पता चला तो पक्का मेरी भयंकर कुटाई हो जाएगी। सच कहूं तो मैं हमेशा से अपने बाप के खौफ और डर में ही जिया हूं। मुझे आज भी अच्छे से याद है, जब मैं छोटा था मैं छुपकर नदी पर खेलने गया और अंधेरा होने के बहुत देर बाद तक मेरी घर में अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं हुई थी। उस समय गांव में अक्सर रहस्यमयी तरीके से कई सारे बच्चे गायब हो जाते थे ब्रो। यहां तक कि कभी कभी जानवर भी गायब हो जाते थे। गांव वालों में ये अफवाह फैल गई थी कि इंसान बेचने वाले पास ही छिपे हैं, इसलिए बड़ों ने बच्चों को अपनी नजरों से दूर खेलने से एकदम सख्त मना किया ताकि वो लोग उनकी नजरों के सामने रहें। और उस दिन नदी के पास मेरे माता पिता को पूरा यकीन हो गया था कि मेरा अपहरण हो गया है या मेरे साथ कोई दुर्घटना घटी। गांव के लाउडस्पीकर से पूरे 3 घंटे तक लगातार सिर्फ मेरा ही नाम पुकारा गया था। जैसे ही मैं किसी तरह डरते हुए अपने घर के अंदर तक पहुंचा, मेरे तो तोते उड़ गए। मेरे पिता ने अपनी बेल्ट निकाली और पूरे 1 घंटे तक मेरी ऐसी सुअर जैसी कुटाई की कि क्या ही बताऊं उमार। मेरे लिए एक ऐसा सबक था जिसे मैं जिंदगी भर कभी भी नहीं भूलने वाला था भाई। बेशक मुझे यह भी एहसास हुआ कि उस वक्त मेरे पिता कितने ज्यादा डरे हुए होंगे। मुझे हुआ दर्द इतना खतरनाक और भयंकर था कि क्लास के दौरान मैं बैठ नहीं पाया और मुझे पूरे समय बस खड़ा ही रहना पड़ा। मैं पूरे 3 दिनों तक इसी तरह से खड़ा रहा और उसके बाद ही मुझ में अपनी जगह पर वापस बैठने की थोड़ी बहुत हिम्मत आ पाई थी मेरी जान। मेरे क्लास के लड़कों ने इसी बात पर कई दिनों तक मेरा जमकर मजाक उड़ाया। वो दुखद और मजेदार कांड एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, जिसकी चर्चा मेरे स्कूल के हर एक कोने में धीरे धीरे होने लगी थी बे। उस दिन के बाद से मेरा नाम पूरे इलाके में सच में बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था। स्कूल में हर कोई यीफान नाम के इस अजीब नमूने को जानता था। मैं अचानक से सारी गपशप और बातों का मेन अड्डा बन गया और ब्रेक के दौरान बच्चों और टीचर दोनों के लिए चर्चा का सबसे मशहूर विषय बन चुका था। साला, मैंने अपनी माँ को अस्पताल में रुककर बाई सुसु की देखभाल करने के लिए कहा और खुद तेजी से अपनी छुट्टी की अर्जी देने के लिए सीधा अपनी यूनिवर्सिटी भाग गया था बॉस। फिर मैं एक फ्लैट किराए पर लेने के लिए गया। जब सब कुछ सेट हो गया तो मैंने थोड़ा खाना खरीदा और अस्पताल की तरफ निकल पड़ा ब्रो। कमरे में कदम रखते ही मैंने देखा कि मेरी माँ और बाई सुसु एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी से गहरी बातचीत कर रही थी गुरु। मैं पूरी तरह से अंदर आ चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझ पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया जब तक मैं पास नहीं गया। मैंने सुना कि माँ क्या कह रही थी और तुरंत मेरा चेहरा काला पड़ गया। सच में माँ, कौन अपनी सगी औलाद के बारे में इस तरह से बकवास बातें करता है? भैंस की आंख। सुसु, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि बचपन में हमारा यीफान कितना ज्यादा शैतान था। वो हमेशा गांव के बाकी छपरी बच्चों के साथ जाकर बहुत सारे चिड़ियों के अंडे चुराता था और यहाँ तक कि पड़ोसियों की मुर्गियां भी चुरा लेता था। फिर वो लोग पहाड़ों पर जाकर चोरी छुपे उन्हें भूनकर खा जाते थे। वो कई बार रंगे हाथों पकड़े भी गए थे। उसने तो ततैया के छत्ते भी जला दिए ताकि घर लाकर हम उसके कीड़े तल सकें। मुझे याद है पहली बार वो नालायक छत्ता जलाने गया तो उसे बहुत ही बुरी तरह से काटा गया था। उसका मुंह सूजकर एकदम किसी मोटे सुअर के सिर जैसा ही हो गया था कसम से। उसके पिता और मैं तो डर के मारे आधे मर ही चुके थे। माँ जितना ज्यादा बोल रही थी वो उतनी ही ज्यादा जोश में आ रही थी और बाई सुसु को ये सब बहुत ज्यादा मजेदार लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यीफान बचपन में इतना ज्यादा कमीना और शैतान होगा। खुद एक गांव में बड़ी होने के कारण उसे अचानक से एक अजीब सी तारीफ महसूस हुई। बचपन में उसे बच्चों की तरह खेलने की आज़ादी कभी नहीं मिली। उसके माँ बाप ने उसे मशीन बनाकर रख दिया जिसमें सिर्फ डांस क्लास, पियानो प्रैक्टिस और दुनिया भर का किताबी ज्ञान ठूंस दिया गया था। अपने उस सूखे और बोरिंग बचपन को याद करके उसे हमेशा एक अजीब घुटन और गहरा खालीपन महसूस होता था।
वो मेरी इज्जत करती थी क्योंकि मेरे पास इतने शानदार और सच में प्यार करने वाले माँ बाप थे। बाई सुसु साफ देख सकती थी कि मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है, लेकिन जब बात उसके खुद के माँ बाप की आती तो उनके बारे में सोचकर बाई सुसु की आंखों में निराशा छा जाती थी। काफी लंबे समय से वो एक असली परिवार के प्यार और देखभाल के लिए तड़प रही थी, लेकिन उसके पूरे खानदान में सिर्फ उसके दादाजी ही ऐसे इंसान थे जो उसे सच्चे दिल से प्यार करते थे। उसके सगे माँ बाप की नज़रों में वो सिर्फ अपना मुनाफा कमाने का एक टूल थी। शायद किसी बहुत अमीर खानदान में पैदा होने का यही सबसे बड़ा और कड़वा सच होता है। जिंदगी भर की बेहिसाब दौलत और महंगी अय्याशी, लेकिन इंसानियत या सच्चे प्यार के नाम पर एक ढेला भी नहीं। पर सच कहूं तो उसे इस कचरे जैसी झूठी अमीरी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस एक प्यारा सा परिवार चाहती थी जिसमें उसके माँ बाप उसे बहुत प्यार करें और सब बिना किसी लफड़े के एकदम खुशी खुशी साथ रहें। माँ, अब तुम मेरे कौन से पुराने कांड खोद कर निकाल रही हो? मैंने एकदम सन्न होकर अपनी माँ की तरफ देखा और मेरा फ्यूज उड़ गया। उसने मेरे बचपन के सारे शर्मनाक कारनामों का कच्चा चिट्ठा बाई सुसु के सामने खोल दिया था। नालायक कहीं के, क्या तुझे आज मार खानी है? क्या मुझे अपने बेटे के बारे में बात करने का बिल्कुल कोई हक नहीं है? माँ के चेहरे पर हल्की सी झेप आ गई थी, लेकिन उसने अपने बेटे को घूरते हुए अपना पूरा स्वैग टाइट रखने की कोशिश की। सच कहूं तो एक माँ बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वो बस चाहती थी कि बाई सुसु के सामने उसके बेटे का भौकाल बना रहे। पर देखो उसका ये चवन्नी छाप, बेटा क्या बोल रहा है? उसने कब उसकी बुराई की थी? ऐसा कौन सा पोपट बच्चा होता है जो अपनी ही माँ पर ऐसे झूठे इल्जाम लगाता है? मैंने हार मानते हुए कहा, ठीक है, मेरी ही गलती थी, अब तो खुश हो ना? मेरी माँ सच में बवाल है, मैं कुछ भी बोल लूं उनसे बहस में कभी नहीं जीत सकता। इसलिए खोपचे में ले जाकर सूते जाने से बचने के लिए पहले ही अपनी हार मान लेना ज्यादा अक्लमंदी का काम है। ये हुई ना बात, पूरा दिन कहाँ थे? माँ ने मेरी तरफ देखकर पूछा। सच कहूं तो उनका ये आवारा बेटा बिना कोई सुराग छोड़े ऐसे ही अचानक बिल्कुल हवा में गायब हो गया था। मैं अपने स्कूल गया था, फिर मैंने वहां एक किराए का कमरा ढूंढा, थोड़ी साफ सफाई की और रोजमर्रा की जरूरत का कुछ सामान खरीद लिया। अस्पताल के बेड के पास रखे कैबिनेट पर अपने हाथ का सारा भारी सामान रखते हुए मैंने ये बात कही। तभी बाई सुसु ने मेरी आंखों में देखते हुए एकदम प्यार से कहा, तुमने सच में बहुत ज्यादा मेहनत की है। वो बहुत अच्छी तरह जानती थी कि मेरे लिए बार बार यहाँ से वहां भाग दौड़ करना कितना दिमाग खराब करने वाला काम है। उसने तो पहले अकेले ही छुपकर बच्चा पैदा करने का सीक्रेट प्लान बनाया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि हालात ऐसे बन जाएंगे। जब से उसकी डिलीवरी हुई है मैं ही सारी चीजों का रायता समेटने में बिजी हूँ। मेरी सच में बहुत वॉट लग गई थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना जिम्मेदार इंसान निकलूंगा। बस यही अफसोस की बात है कि हम कभी एक नहीं हो सकते। खैर कोई बात नहीं, मैं बाजार से थोड़ा दलिया, कुछ छोटे बंस, स्टीम्ड मोमोज और एक प्लेट चावल ले आया हूँ। तुम दोनों जल्दी से खाना खा लो, इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। माँ और बाई सुसु के पेट में चूहे कूद रहे होंगे, इसलिए मैं खाना ले आया। डिलीवरी के बाद से बाई सुसु की भूख बहुत कम हो गई थी, इसलिए मैं उसके लिए दलिया और मोमोज ले आया। और अपनी माँ के लिए मैं मस्त मछली के स्वाद वाला शानदार रोस्टेड पोक और चावल लेकर आया था। मेरा बेटा सच में एक नंबर का समझदार और ख्याल रखने वाला है। जैसे ही उसकी नाक में वो कतई जहर वाली लाजवाब खुशबू गई, उसके पेट में चूहे कूदने लगे और फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए वो चुपचाप अपना खाना खाने बैठ गई। बाई सुसु ने भी एक प्यारी सी स्माइल दी और धीरे से सिर हिलाते हुए अपना दलिया पीने और मोमोज खाने लगी। वो खाते खाते मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसका दिल हजारों उलझे हुए जज्बातों से भर गया हो, लेकिन उसने अपनी उन अजीब सी फीलिंग्स को फिलहाल के लिए दबा लिया। मैंने उन चारों नन्हे बच्चों की तरफ देखा और मेरा सारा एटीट्यूड पिघल गया। मेरी आंखों में उनके लिए एक अंधी मोहब्बत और बेइंतहा प्यार भर गया था। वो पहले से थोड़े और ज्यादा गोरे लग रहे थे और उनके चेहरे की मासूमियत अब और निखर रही थी। फिर भी वो अभी एकदम रुई के फाहे जैसे नरम और छोटे से गोलू मोलू लग रहे थे। मैंने बहुत प्यार से सबसे बड़ी बहन को उठाया जो एकदम घोड़े बेचकर सो रही थी। इस छोटी सी चांद के टुकड़े जैसी बच्ची को घूरते हुए मुझे एक बहुत ही गजब का जादू महसूस हुआ। सच में ये जिंदगी इस पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत और रापचिक चीज है। तभी अचानक सिस्टम की धांसू आवाज गूंजी, यूबैंक का डायपर बदलो। ये टास्क पूरा करने पर आपको तुरंत एक प्राइमरी मास्टर शेफ की शानदार स्किल का तगड़ा इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर मेरा दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी बाहों में सो रही वो नन्ही बच्ची नींद में बहुत ज्यादा बेचैन होकर मचल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने बिस्तर गीला कर दिया है। मुझे लगता है कि इस छोटी ने सुसु कर दी है। मैं इसे संभालता हूँ, तुम दोनों अपना खाना खाओ। मैंने यूबैंक को पास के खाली बेड पर रखा और सावधानी से उसका छोटा कंबल खोला। शुरुआती दिनों में ये नए पैदा हुए बच्चे सच में बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, इसलिए मेरी हर एक छोटी हरकत बहुत ही ज्यादा कोमल और प्यार भरी थी। मैंने एक नया सूती डायपर लिया और उसे यूबैंक के नीचे बिछाया। फिर उसके छोटे से पिछवाड़े को अच्छे से साफ करके उस पर थोड़ा सा बेबी पाउडर लगाया और फिर बहुत ही ध्यान से उसे वापस लपेट दिया। होस्ट को डायपर बदलने वाला ये टास्क पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। आपको इनाम में प्राइमरी मास्टर शेफ की खतरनाक स्किल दी जाती है। ठीक 3 सेकंड बाद मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने इस कुकिंग स्किल में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। ऐसा लग रहा है कि अब मैं कुछ बहुत ही लाजवाब बना सकता हूँ बाई सुसु के लिए, ताकि कल वो और मेरी माँ दोनों मेरे हाथों के बने इस कतई जहर खाने का मजा ले सकें। वैसे भी इस सस्ते फास्ट फूड में कोई पोषण नहीं होता। मैं कल उन दोनों के लिए थोड़ा सा गर्मा गर्म सूप बनाऊंगा ताकि उनके शरीर को पूरी ताकत मिल सके। आजकल हर कोई बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। मेरा बेटा सच में छा गया गुरु, उसे अभी से डायपर बदलना आता है। भले ही इसके हाथ पैर थोड़े अजीब चल रहे थे, पर कम से कम बंदे ने काम तो पूरा निपटा ही दिया। उसका बेटा अब एक नंबर का दाई बाप बन रहा था।
माँ का दिल तो एकदम गार्डन गार्डन हो गया, अंदर से फुल सुकून। भाई सुसु ने मुझे एकदम अजीब नज़रों से देखा, जैसे उसके दिमाग का दही हो गया हो, और वो बेबस लग रही थी। बेचारी लाचार दिख रही थी। मैं जितना ये सब करता उसका दिल उतना पल्ले नहीं पड़ रहा। वाले जोन में चला जाता, उसे खुद खबर नहीं थी, पर उसके अंदर एक तगड़ी फीलिंग जग रही थी। प्यार का बीज उसके दिल में बोया जा रहा था। सख्त लौंडा पिघल गया। भाई जाहिर सी बात है, मुझे ये सब सीखना ही पड़ेगा, वरना अपनी सुसु को आगे जाके कैसे संभालूंगा यार। मैंने हल्की सी स्माइल मारते हुए ऐसा बोला। माँ से अपनी इतनी तारीफ सुनकर मेरी थोड़ी हवा टाइट हो गई और मैं एकदम से शर्मा सा गया। वैसे सुसु, क्या तुम्हारा दूध आना चालू हो गया है? उस पल मैंने बिना सोचे एकदम ढक्कन की तरह ये अजीब बात अपने मुंह से बक दी। मुझे जरा भी आइडिया नहीं था कि मेरा ये सवाल कितना ज्यादा फजीहत कराने वाला था। मतलब एकदम मेरी अकल पे पत्थर पड़े हुए थे उस टाइम। भाई सुसु का छोटा सा प्यारा चेहरा शर्म से एकदम टमाटर जैसा लाल हो गया और उसने मुझे एकदम खूंखार लुक दिया, जैसे कह रही हो कि क्या ये चिरकुट जानबूझकर मजे ले रहा है। आंटी यही हैं और ये बंदा ऐसी बात पूछ रहा है, साला इसे कतई कोई शर्म नहीं है। ये फान, कल तू बाजार से कबूतर या सुअर के पैरों का सूप पक्का खरीद कर ले आना। वो सब दूध बढ़ाने के लिए एकदम सॉलिड चीजें हैं, पर लोड मत लें। जब तक दूध नहीं आता तब तक बच्चों को आराम से फॉर्मूला वाला दूध पिला सकते हैं। तुम आजकल के लौंडे लौंडियों को हमेशा अपने फिगर की पड़ी रहती है। माँ का दूध बच्चे और माँ दोनों के लिए बवाल है। इससे बच्चे एकदम बीस्ट की तरह मजबूत बनेंगे और उनका इम्यूनिटी सिस्टम फाड़ हो जाएगा। दोनों ही एकदम नूब पेरेंट्स थे, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें ज्ञान देने और रास्ता दिखाने के लिए किसी पुराने ओजी खिलाड़ी की सख्त जरूरत थी। अब जरा उसे ही देख लो भाई। उसने मुश्किल से अभी दो चार बातें ही बोली थीं और भाई सुसु का खूबसूरत चांद सा चेहरा इतना ज्यादा लाल हो चुका था कि लग रहा था जैसे अभी खून टपक पड़ेगा यार। आजकल की पब्लिक सच में बहुत जल्दी शर्मा जाती है, लेकिन अपनी बहू को वो जितना ज्यादा घूरती जा रही थी वो कतई जहर और उतनी ही ज्यादा बवाल लग रही थी, मेरी जान की कसम। उसके बेटे के हाथ सच में एक नंबर का खजाना लग गया था। वो बस यही दुआ कर रही थी कि लड़का और सिस्टम पाड़ मेहनत करे और इस भाभी को इज्जत से घर ले आए। माँ काफी चिल इंसान थी, इसलिए उसने बाकी फालतू के पचड़ों में दिमाग नहीं खपाया। उसे पता था कि उसके लड़के ने इस लड़की की वाट लगाई है भाई। पर अब जो रायता फैलना था वो तो फैल ही चुका है, इसलिए वो बस चाहती थी कि लौंडा बाईसुसु का दिल जीत ले। बेचारी बाईसुसु ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। बाईसुसु का चेहरा लाल हो गया और उसने अपना सिर झुका लिया। उसे भनक भी नहीं थी कि दूध जैसी छोटी सी चीज के इतने सारे गजब फायदे हो सकते हैं। ये सब सोचते हुए उसने अपना सिर नीचे करके खुद को एक बार घूर कर देखा। तभी अचानक से बाईसुसु को लगा कि कोई उसे एकदम सीधा ताड़ रहा है यार। उसने झट से सिर उस तरफ उठाया और देखा कि मैं उसे फुल मस्ती वाले मजे लेने वाले लुक के साथ एकटक घूर रहा था। ये लौंडा भी ना साला दांत क्यों दिखा रहा है, कसम से बहुत इरिटेटिंग बंदा है। क्या ये मेरी सरेआम ले रहा है? ये तो कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया भाई। बाईसुसु ने मुझे एकदम खौफनाक कातिल लुक दिया, जैसे कह रही हो दांत फाड़ना बंद कर। मैंने भी अजीब सा मुंह बनाकर नाक खुजा ली। ठीक है यार, अब नहीं हंस रहा, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी। फिर भी बाईसुसु का वो शर्माया हुआ चेहरा उसे और भी ज्यादा कतई जहर बना रहा था, मेरी जान। मुझे लगा जैसे मेरा दिल बिना किसी कंट्रोल के एकदम धक धक कर रहा था। यही तो किसी पे लट्टू होने वाली असली फीलिंग होती है। शायद मुझे बाईसुसु को पटाने के लिए अब और मेहनत, बहुत ज्यादा रगड़ कर मेहनत करनी पड़ेगी। तुम दोनों को जरा एक साथ देखो, सच में किसी की भी जलकर राख हो जाएगी। तुम्हारे पापा और मैं भी अपने टाइम पर बिल्कुल ऐसे ही थे, मेरी जान। मैं बस एक बार घूरती थी और वो सीधे लाइन पर आ जाते थे। माँ एकदम जोर जोर से हंसने लगी, जिससे हम दोनों की एकदम हवा टाइट हो गई और हम झेप गए भाई एकदम से। आखिर में, क्योंकि वहां थोड़ा सा लोचा था और उस कमरे में बस दो ही बेड पड़े हुए थे, बाईसुसु और उसके साथ दो बच्चे एक बेड पर और माँ और बाकी दो बच्चे दूसरे बेड पर सो गए मेरे लिए। तो वहां कोई जगह बची ही नहीं थी, इसलिए मुझे अपने नए वाले किराए के कमरे में जाकर सोना पड़ा, कसम से यार। चलो किस्मत अच्छी थी कि मैंने आज ही सोने का जुगाड़ और बाकी जरूरी चीजें खरीद ली थीं। बेड पर लेटते ही मैंने अपना फोन निकाला, बाईसुसु को मैसेज पे गुड नाइट वाइफ लिखकर भेजा और फिर मैं आराम से घोड़े बेचकर सो गया। और जहां तक बाईसुसु की बात थी अपने फोन पर, वो मैसेज देखकर उन छोटे से गिने चुने वर्ड्स ने उसके अंदर एक अलग ही लेवल की झुंझुनी पैदा कर दी और उसका दिल एकदम फुल टू गार्डन गार्डन हो गया। पर क्यों, क्या ये सच में सिर्फ उन छोटे से वर्ड्स का जादू था? बाईसुसु होश में आ जा, तू खुद को भटकने नहीं दे, तू इस चक्कर में नहीं पड़ सकती। तेरा और यीफान का कोई फ्यूचर नहीं है। परिवार वाले इस रिश्ते को कभी हरी झंडी नहीं देंगे, तेरे घर वाले तो बिल्कुल नहीं, और दादाजी तो इसकी शक्ल भी नहीं देखेंगे। बल्कि उसके साथ रहने से उस लड़के की जिंदगी में बस फालतू का रायता फैलेगा और मुसीबतें आएंगी। तो ये तो पक्का नहीं हो सकता है मेरी जान, ये हो ही नहीं सकता। उसने अपना फोन साइड में पटक दिया और बाईसुसु ने शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने फालतू के ख्यालों वाले दिमाग पे ब्रेक लगा दिया ताकि और ज्यादा स्यापा ना हो यार। अगले दिन सुबह डिलीवरी वार्ड का हेड एनगो हवा और वाइस प्रेसिडेंट ट्रेन ले टपक पड़े और बोले, हेलो जी, हम सब यहाँ अस्पताल की ओर से बात करने आए। हेलो भाई लोग, हम अस्पताल वालों की तरफ से आए हैं। हम मिस बाई और उनकी 4 नन्ही राजकुमारियों को एक प्रमोशन वाले वीडियो में शूट करने के लिए बुलाना चाहते हैं, ताकि थोड़ा भौकाल और तगड़ा सिस्टम सेट हो। हम इसके बदले में पूरा सॉलिड पैसा भी देंगे। दरअसल जब से हमारा अस्पताल खुला है तब से मिस बाई का केस पहला ऐसा केस है जिसमें एक साथ इतने सारे बच्चों ने एकदम धांसू एंट्री मारी है। हमारे अस्पताल के लिए ये गोट लेवल की बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने ये फाइनल डिसीजन लेने से पहले काफी लंबा चौड़ा माथापच्ची किया था और तब जाकर ये सारा काम किया, और अब जाके अस्पताल वालों ने उसे वाइस प्रेसिडेंट के साथ डील पक्की करने के लिए भेजा था। ये जिंदगी में एक ही बार मिलने वाला एकदम फाड़ मौका था यार।
उनका अस्पताल किसी भी कीमत पर इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। हम इसके बारे में सोचेंगे प्लीज़, हमें थोड़ा टाइम दो ताकि हम फैसला कर सकें कि क्या करना है और क्या नहीं। भाई ठीक उसी टाइम मैंने एकदम हीरो वाली एंट्री मारी। मुझे पहले ये देखना था कि बाईसुसु के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है मेरे भाई। सच जाहिर सी बात है, मुझे उनके उन 2 कौड़ी के पैसों की कोई पड़ी नहीं थी। अब जब ये तगड़ा सिस्टम मेरे पास है तो क्या मुझे डर था? बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्त। क्या मुझे अपनी फैमिली को पालने का डर था? बिल्कुल भी नहीं। बहुत बढ़िया मिस्टर, तो ठीक है, हम फिर किसी और दिन चक्कर मारेंगे। वाइस प्रेसिडेंट ट्रिन ली ने हाँ में अपना सिर हिला दिया था। उसके बगल में खड़ा वो डिलीवरी वाला हेड और भी कुछ फालतू ज्ञान बांटना चाहता था, पर वाइस प्रेसिडेंट ने उसे रोक दिया। प्रेसिडेंट, आपने उन्हें थोड़ा और मनाने का ट्राई क्यों नहीं किया? हमने तो बात ही नहीं की। ये मौका सच में एकदम बवाल है। क्या पता हमें दोबारा ऐसा चांस मिले भी या नहीं। हम ऐसे ही हार नहीं मान सकते। हमने अभी तक उन्हें पैसों का लालच तो दिया ही नहीं। पहले उनका मूड तो चेक करने दो, बाकी का रायता हम बाद में समेट लेंगे। हमें उन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। उन्हें इस पूरे सीन को अच्छे से समझने का टाइम चाहिए ताकि वो अपनी मर्जी से हाँ बोले। उस लौंडे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बाकी के ऐरे गहरे लोगों से एकदम अलग है। प्रेसिडेंट, हमने अभी तक उन्हें पैसों का लालच तो दिया ही नहीं है। शायद उस मोटी रकम का नाम सुनते ही वो लोग एक झटके में हाँ कर देते। इनगोहवा ने एक बार फिर से अपनी वही पुरानी वाली टेप चलाई। इतने सारे पैसे देखकर तो कोई भी बिना दूसरा थॉट लाए तुरंत मुंह से हाँ ही बोलेगा ना यार। एनगोहवा, क्या तुमने उनका असली वाला एटीट्यूड और सीन नहीं देखा? क्या मेरे भाई बता मुझे, मिस बाई और वो आंटी दोनों ही उस लड़के के इशारों पर चलती हैं और उसे पैसों से कतई कोई मतलब नहीं है। वो फुल ओजी वाइब वाला बंदा है, वरना वो उसी टाइम खड़े खड़े पैसों के बारे में पूछ लेता। सच में उस लौंडे को पैसों की कोई भूख नहीं थी। वो इन सबसे शायद उसकी नज़रों में पैसों से ज़्यादा अहमियत उसके परिवार की थी। मैं आपका पूरा माजरा समझ गई। प्रेसिडेंट एनगोहवा ने भी अपनी मुंडी हाँ में हिला दी यार। और अब जाकर उसे डीन की वो अंदर की चालबाजी समझ आई थी। तुम दोनों ने सुना ना कि वो लोग अभी अभी क्या बोल कर गए हैं भाई? तुम दोनों को अपना फैसला खुद अपने दिमाग से लेना चाहिए। तुम जो भी सोचोगे मैं उसकी इज्जत करूंगी। माँ ने हम दोनों को देखा और फिर वापस उन छोटे बच्चों की देखभाल करने में लग गई एकदम सही से। बाईसुसु ने मेरी तरफ सीरियस होकर देखा और कहा हम एक बार ट्राई कर सकते हैं। उसे अच्छे से मालूम था कि मेरे पास ज़्यादा रोकड़ा नहीं है। मेरी हालत अभी एकदम टाइट वाली चल रही है भाई। और वैसे भी मेरे परिवार का बैकग्राउंड कोई खास नहीं था, एकदम नॉर्मल सा ही था। पर इस कमर्शियल को शूट करने का पैसा बहुत तगड़ा मिलने वाला था, जिससे हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाती। और वैसे भी आगे चलकर हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है। आखिर हमें अपने 4 बच्चों को पालना है, तो उनका खर्चा भी तो ज़्यादा होगा ही ना। पर इस तरह अपना चेहरा दुनिया को दिखाना सही रहेगा तुम्हारे घर वालों का क्या? मैंने बाईसुसु की तरफ देखा और एकदम धीरे से उसे ये बात बोली। मुझे एकदम अच्छे से समझ आ रहा था कि सुसु के दिमाग में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। ये पागल लड़की सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों की तंगी को लेकर बेकार में इतना ज़्यादा टेंशन ले रही थी। पर अगर उसकी असली पहचान सच में सबके सामने आ गई और किसी दिन लोगों को पता चल गया तो फिर सुसु क्या करेगी? वो अपने घर वालों को अपना मुंह कैसे दिखाएगी यार बताओ? और दुनिया वाले उसे किस नज़र से देखेंगे? मैं सुसु को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। मुझे मालूम था कि वो किसी आम और छोटे परिवार से नहीं आती है। उसका बैकग्राउंड बहुत तगड़ा और एकदम भौकाल वाला था। अगर गलती से भी उसके घरवालों को इस बात की भनक लग गई तो फिर वो क्या करेगी? और इन छोटे बच्चों का क्या होगा? भाई बताओ, मुझे पता है तुम यह सब मेरे लिए कर रही हो। तुम्हें डर है कि मुझ पर बहुत प्रेशर आ जाएगा और मेरी वॉट लग जाएगी। मैं तुम्हारा और अपने इन बच्चों का पूरा खर्चा उठा सकता हूँ। प्लीज़ तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैंने एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ बाईसुसु की आंखों में देखकर ये बात बोली। इरफान, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें इस पैसे की बहुत ज़रूरत है। मुसीबत के समय थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा हाथ में होना हमेशा सेफ रहता है, समझे तुम? और वैसे भी जब समय आएगा तो मैं अपने चेहरे पे एक मास्क लगा लूंगी, मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। बाईसुसु ने एकदम पक्के इरादे के साथ ये बात मुझसे कही थी यार। जब तक मेरा असली चेहरा दुनिया के सामने नहीं आता तब तक सब ठीक रहेगा। वैसे भी मेरे मास्क पहनने से उस अस्पताल वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ज़्यादा से ज़्यादा मैं उन्हें बता दूंगी कि मुझे अपनी पहचान छुपानी है और अपनी शांति वाली ज़िंदगी में कोई भसड़ नहीं चाहिए। क्या सच में सिर्फ एक मास्क पहनने से हमारा ये पूरा काम बन जाएगा? चलो ठीक है। मैंने बाईसुसु की तरफ देखा और मेरी आंखों में अभी भी टेंशन साफ झलक रही थी, पर उसे अपनी जिद पर ऐसे अड़े हुए देखकर मेरी और कुछ भी बोलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो पाई यार। चूंकि अब तुम मान गए हो तो अपनी बात से पीछे मत हटना। आखिर ये हमारे इन छोटे बच्चों के दूध का पैसा है, इसलिए नौटंकी मत करना बिल्कुल भी। बिल्कुल आगे चलकर जब हम इन बच्चों को बताएंगे कि वो इस शानदार कमर्शियल के असली स्टार थे तो ये सुनकर उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी और वो एकदम खुशी से उछल पड़ेंगे। सच बता रही हूँ मैं, तुम सच में एक नंबर की बेवकूफ़ लड़की हो। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एकदम प्यार से सुसु का सिर थपथपाया। वो सच में बहुत ही ज़्यादा भोली और पागल है। उसका नाजुक सा शरीर हल्का सा काँप गया और वो एकदम शांत हो गई। उसे समझ आ गया था कि उसके दिमाग की सारी खिचड़ी को मैंने एकदम आसानी से पकड़ लिया था। मैंने जो नैनी काम के लिए रखी है वो कल से आना शुरू कर देगी। फिर हम बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उसे सौंप देंगे। आंटी पिछले कुछ दिनों से लगातार काम करके बहुत थक चुकी होंगी। अब जाकर उन्हें आराम करने का थोड़ा सा समय मिलेगा। आजकल उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि आंटी ये सच में उसे अपने घर की असली बहू मान चुकी हैं एकदम दिल से। जब उसने इस कड़वी सच्चाई के बारे में सोचा तो अचानक से उसे अपने ही दिल में थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके और यीफान के रिश्ते के बीच में अभी भी बहुत सारी मुसीबतें और लफड़े आने बाकी थे।
लेकिन वो सच में यीफान की माँ से एकदम सच्चा वाला प्यार करती थी। उनकी बातों में उसे एक परिवार वाला सुकून और सच्चा प्यार महसूस होता था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसे अपने दादाजी के पास मिलता था। अरे मेरी पागल बच्ची, तुम इन मुश्किलों और थकान के बारे में बिल्कुल भी बात मत करो, मैंने तो वैसे भी कुछ ज्यादा खास किया नहीं। आखिरकार ये छोटे और प्यारे बच्चे मेरे अपने पोते पोतियां ही तो हैं, और वैसे भी मेरे दिल में तुम पहले से ही मेरी बहू हो। ओ ए नालायक, तू थोड़ी और मेहनत क्यों नहीं करता? जल्दी से मेरी सूसू से शादी कर ले, वरना याद रख मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। और फिर घर पर मुझे अपनी ये मनहूस शक्ल कभी मत दिखाना, तुझे तो मेहनत करना बिल्कुल आता ही नहीं है। इतनी बढ़िया बहू मिल रही है और तू उसे खो रहा है यार। ये सब ड्रामा बिल्कुल नहीं चलने वाला है। चाहे जो भी हो जाए, मेरी इकलौती बहू सिर्फ और सिर्फ सुसु ही बनेगी। इस निकम्मे लड़के की शक्ल देखकर ही मुझे बहुत तगड़ा गुस्सा आता है। मम्मी यार, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ। सुसु, देखो मेरी माँ ने तुम्हें अपना लिया और तुमने भी तो मुझे चुन ही लिया है, तो अब मैं मानूं या ना मानूं, तुम पूरी जिंदगी के लिए मेरे साथ फंस गई। सुनो जरा इनकी बातें, क्या कोई असली माँ अपने सगे बेटे से ऐसे बात करती है? कह रही हैं टांगें तोड़ दूंगी और कभी भूल कर भी लौटकर इस घर में मत आना। अब तो उनकी आंखों में सिर्फ सुसु ही बसी है, मेरे लिए कोई जगह बची ही नहीं है। पर मेरी माँ ये बात क्यों नहीं समझती यार, कि बेटे के बिना उन्हें बहू कहाँ से मिलने वाली थी। यही सब सोचकर मैं अभी भी थोड़ा झिझक रहा था कि मुझे अपनी माँ को इस बारे में बताना चाहिए या फिर नहीं। भाई सुसु मुझे और मेरी माँ को ऐसे बात करते हुए देख रही थी और अंदर ही अंदर बहुत जल रही थी, क्योंकि यही वो प्यार था जिसके लिए वो हमेशा से तरसती आई थी। उसके उस इतने बड़े और अमीर परिवार में सिर्फ उसके दादाजी ने ही उसे सच्चा प्यार और अपनापन दिया था। जब उसने अपने असली माँ बाप के बारे में सोचा तो उसे याद आया कि उन्होंने उसे कभी प्यार नहीं किया। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कैसी जिंदगी जी रही है, उन्हें तो बस उसके अच्छे ग्रेड्स और अमीर रईस लोगों के साथ उठने बैठने और दिखावा करने से ही मतलब होता था। सुसु, जरा इधर भी देखो, अब मेरी माँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही परवाह करती है, उसे अपने सगे बेटे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। आखिर तुमने मेरी भोली भाली माँ पर कौन सा काला जादू कर दिया? मम्मी, क्या सच में अगर सुसु फिर भी मेरी बात नहीं मानती तो क्या आप सच में मुझे घर में नहीं घुसने देती और मेरी दोनों टांगें तोड़कर मुझे हमेशा के लिए भगा देती क्या? ये तो हद से ज्यादा जुल्म है। आपके जैसी जालिम माँ पूरी दुनिया में कहाँ मिलेगी? क्या मैं सच में आपका अपना सगा खून भी हूं या नहीं? सच बताओ, क्या आपने मुझे किसी कचरे के डिब्बे से उठाया था? मेरी असली वाली माँ आखिर कहाँ चली गई? मैं अपनी ही माँ के सामने एकदम जिद्दी और बिगड़े हुए बच्चे की तरह नौटंकी कर रहा था और मुंह फुलाकर उन्हें लगातार घूर कर देख रहा था। हा हा हा, क्या गजब का ड्रामा है। क्या दुनिया में कोई और बेटा है जो अपनी माँ के मजे लेता हो? ये लड़का तो अब सच में अपनी हदें पार कर रहा है। मेरी बातें सुनकर माँ को गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। बाई सुसु वहीं पास में खड़ी होकर ये सारा तमाशा देख रही थी और अपना छोटा सा मुंह छिपाकर धीरे धीरे हंस रही थी। आज जिंदगी में पहली बार उसे पता चला था कि मैं अंदर से कितना बड़ा नौटंकीबाज हूँ। अगली ही सुबह मैंने अस्पताल से छुट्टी का सारा काम निपटाया, एक बढ़िया सी कार किराए पर ली और सीधा अपने उस किराए वाले घर की तरफ निकल पड़ा। वो जगह वहां से ज्यादा दूर नहीं थी, हमें पहुंचने में बस 10 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा समय लगा। फिर सबने एक एक बच्चा उठाया और अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर सीधे सीढ़ियों से ऊपर की तरफ गए। किस्मत अच्छी थी कि वो नैनी आज सुबह एकदम सही समय पर अस्पताल पहुंच गई थी, वरना एक साथ 4 छोटे बच्चों को संभालना हमारे लिए सच में बिल्कुल भी आसान नहीं होता। जैसे ही हमने घर के अंदर कदम रखा, माँ बोली, अरे बेटा, ये घर तो काफी ज्यादा बढ़िया है, इसमें 3 बड़े बेडरूम हैं, सच में ये जगह तो एकदम झक्कास और मस्त है भाई। माँ अभी भी एक बच्चे को गोद में लिए हुए पूरे घर का चक्कर लगा रही थी। ये घर सच में बहुत शानदार था, ऐसा लग रहा था जैसे इसका इंटीरियर अभी जल्दी ही बना है। वहां पर एक बढ़िया सोफा था, एक बड़ी सी टीवी थी और यहाँ तक कि एक फ्रिज और वॉशिंग मशीन भी मौजूद थी। घर में जरूरत का सारा सामान पहले से सेट था, जिससे हमारी बहुत सारी मेहनत और मगजमारी बचने वाली थी। हाँ, ये सच में बहुत अच्छा और कड़क है। सुसु ने चारों तरफ देखा और मेरी बात मानते हुए अपना सिर हिला दिया। ऐसा लग रहा था कि वो भी हमारे इस नए और मस्त घर से काफी खुश थी। सुसु, तुम्हें अपने लिए ये वाला मास्टर बेडरूम लेना चाहिए, चारों छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए ये कमरा एकदम परफेक्ट रहेगा। और ये बिस्तर भी तो काफी बड़ा और चौड़ा है ना। माँ ने सबसे बढ़िया वाला कमरा सुसु के लिए चुन लिया था और ये सारा जुगाड़ एकदम सही और सटीक भी तो लग ही रहा था ना भाई। फिर सुसु ने हमारे सबसे बड़े वाले बच्चे को गोद में उठाया, उस कमरे को देखा और प्यार से सिर हिलाया। जगह वाकई बहुत बड़ी थी, तो मैंने माँ से कहा, आज रात सुसु के साथ सो जाओ ताकि आप बच्चों की देखभाल करने में उसकी मदद कर सको। एकदम कड़क आइडिया। मैंने उस वक्त यही सही समझा, क्योंकि माँ के वहां रहने से मुझे काफी तसल्ली मिलेगी और वैसे भी मेरा वहां सोना तो एकदम नामुमकिन सा ही था, फालतू में बिना बात का रायता फैल जाता। सुसु भी इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मानती, इसलिए मैं सिर्फ माँ पर भरोसा कर सकता था, क्योंकि रात में अकेले 4 बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल काम था, माथा ठनका देने वाला। ये सच में सुसु को बुरी तरह थका देता। ठीक है, आज रात मैं सुसु के साथ सो जाऊंगी, तुम एक कमरा ले लो। माँ ने यह मामला सेट कर दिया। जियो माई, तुम बचा हुआ कमरा ले लो। माँ ने बिना किसी कंफ्यूजन के सब सेट कर दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा इतना समझदार हो जाएगा और चीजें संभाल लेगा। वो अब अपनी बीवी की कदर करना अच्छे से सीख गया था, जो वाकई एक बहुत बढ़िया बात थी। फिर तो मुझे आपको थोड़ी तकलीफ देनी पड़ेगी। आंटी बाई सुसु ने मेरी माँ की तरफ देखकर कहा। ये सच था कि वो अकेले 4 बच्चों को नहीं संभाल सकती थी, इसलिए मैंने उसके लिए पहले ही सब कुछ सोच समझकर एकदम कड़क तरीके से प्लान कर लिया था।
बाई सुसु ने मेरी तरफ छुपकर देखा और उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग जाग उठी जिसे शब्दों में बताना मुश्किल था। एकदम पिघलने वाली वाइब के साथ उसे ये बहुत प्यारा और अच्छा लगा। ठीक है सुसु, अब जाकर थोड़ा आराम कर लो। तुम्हारी रिकवरी अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए बार बार बिस्तर से उठकर ज्यादा इधर उधर मत घूमना, वरना बिना बात का रायता फैल सकता है, वरना ये तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फिर हम सबने मिलकर बच्चों को अंदर ले जाकर आराम से बाई सुसु के बगल में लिटा दिया, एकदम प्यार से। चारों छोटे शैतान एकदम मजे में गहरी नींद सो रहे थे और फिलहाल उनके जल्दी उठने का कोई भी दूर दूर तक नामो निशान नहीं दिख रहा था। इस तरह से उनकी देखभाल करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर अचानक सिस्टम बोला, बधाई हो होस्ट, आपने एक नया मिशन एक्टिवेट कर लिया है जिसमें बच्चों को सेट करना है। बच्चों और नई माँ के रहने का मस्त जुगाड़ करने पर इनाम में आपको 4 बच्चों वाला स्ट्रोलर और एक तगड़ा पालना, साथ ही बच्चों के लिए 4 खास नेकलेस का एक पूरा सेट मिल रहा है। दिमाग तेज करने वाले फॉर्मूला दूध के 4 डिब्बे और बोनस में पति पत्नी के लिए कड़क मैचिंग पजामा और भौकाल मचाने वाले कुछ और बहुत तगड़े इनाम भी मिलेंगे। पति पत्नी के लिए ब्रेसलेट का एक जोड़ा और नेकलेस का भी एक पूरा सेट मिलेगा। भाई भेंस की आंख सिस्टम की नोटिफिकेशन तो एक के बाद एक गोली की तरह धांसू फायर हो रहे थे। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक साथ इतने सारे खतरनाक इनाम मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इन सारे गिफ्टेड आइटम्स के अपने अलग अलग स्पेशल फायदे थे। जैसे ही मैंने उन सब की पूरी डिटेल पढ़ी तो मेरा दिमाग खुशी के मारे गार्डन गार्डन हो गया। ये चीजें इतनी ज्यादा कीमती थीं कि साला इन्हें दुनिया में कहीं भी खरीदा नहीं जा सकता था। इनमें से बहुत सी चीजें तो जान बचाने के लिए डिजाइन की गई थीं और फिर इनके बाकी असर भी ऐसे थे जो किसी के भी दिमाग का दही करके रख देने वाले थे। अगर इनमें से सिर्फ एक चीज भी बाहर निकाल दी जाए तो सबका माथा ठनक जाएगा और इसे पाने के लिए भसड़ मच जाएगी। सच में ये ऐसी चीजें थीं जिनकी कोई भी कीमत नहीं थी। जहां तक उन पति पत्नी वाले खतरनाक इनामों की बात है तो उनमें से एक सेट बाई सुसु और मेरे लिए था और दूसरा सेट मेरे मम्मी पापा के इस्तेमाल करने के लिए था। खासकर वो आखिरी वाला पति पत्नी के नेकलेस का सेट बहुत कड़क था। वो नींद को एकदम बढ़िया कर सकता था और बुढ़ापा आने की स्पीड को भी एकदम स्लो करके रख देता था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि पहनने वाले की जान एक बार किसी बहुत बड़े खतरे से बचा भी सकता था। क्या ये मेरे मम्मी पापा के लिए एकदम बेस्ट और परफेक्ट नहीं है? पति पत्नी वाले इस निकल सेट को देखकर मुझे फाइनली थोड़ी शांति मिली। मेरे मम्मी पापा की सेफ्टी अब पूरी तरह पक्की हो गई थी और वो हमेशा सुरक्षित रह सकते थे। वो एकदम जवान रह सकते थे और लंबी जिंदगी जी सकते थे, जो उनकी सेहत के लिए कतई जहर साबित होता। इससे ज्यादा तगड़ा और रापचिक कुछ हो ही नहीं सकता था। मुझे तो अभी तक मौका अपना फर्ज निभाने का भी नहीं मिला था, लेकिन अब इन नेकल्स की वजह से मैं अपनी मम्मी पापा की हेल्थ को लेकर एकदम पूरी तरह से चिल मार सकता हूँ कि जब तक हम बड़े होते हैं तब तक हमारे माँ बाप काफी बूढ़े हो चुके होते हैं। जिंदगी झंड है। अगले दिन सुबह सवेरे ही मैं बाहर निकल गया, क्योंकि ये सारी चीजें अचानक से हवा में से तो पैदा नहीं हो सकती थी। मुझे कोई सॉलिड बहाना ढूंढना ही था। जब मैं वापस लौटा तो मैं पहले से ही नीचे खड़ा था, इसलिए मैंने मम्मी को कॉल करके नीचे बुलाया ताकि वो ये सारा भारी भरकम सामान ऊपर ले जाने में मेरी मदद कर सकें, क्योंकि इतना सारा लफड़ा मैं अकेला तो किसी भी कीमत पर नहीं उठा सकता था। यही सब सोचते हुए मुझे अचानक ख्याल आया कि मुझे एक कार खरीद लेनी चाहिए। उससे काम एकदम आसान हो जाएगा, चाहे कहीं घूमना हो या बाद में इनाम उठाने हो, वो बहुत काम आएगी। तो अब जैसे ही मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा मैं पक्का जाकर एक मस्त कार पसंद करूंगा। और वैसे भी मेरे पास पहले से ही बहुत लंबे टाइम से अपना खुद का ड्राइविंग लाइसेंस पड़ा है। लाइसेंस होने के बाद भी अगर मैंने कार नहीं खरीदी तो शायद मैं बाद में गाड़ी चलाने से एक फट्टू की तरह डरने लगूंगा। कुछ ही देर में मेरी माँ भागते हुए नीचे आ गई। बेटा, तू ये इतना सारा कबाड़ा क्यों खरीद लाया? एक स्ट्रोलर और एक पालना भी माँ ने जमीन पर पड़े उन सारे सामानों के अंबार को एकदम खतरनाक हैरानी के साथ देखा। उनका तो जैसे एकदम सिस्टम हैंग हो गया था। मैंने हंसकर पूरे स्वैग में कहा, माँ, जब तुम्हारा ये बेटा कोई काम अपने हाथ में लेता है तो समझो फुल भौकाल के साथ सब सेट है। क्या तुम्हारा बेटा हमेशा भरोसे के लायक नहीं रहता? ये बोलते हुए हमने मिलकर सामान घर के अंदर रखा। फिर मैंने 4 बच्चों वाले उस पालने को बड़े ध्यान से देखा। उसकी लकड़ी कोई मामूली कबाड़ नहीं लग रही थी। जब मैंने उसे सूंघा तो उसमें से हल्की और एकदम पवित्र सी खुशबू आ रही थी और वो छूने में कतई मलाई जैसा स्मूथ और गर्म लग रहा था। आखिर ये किस टाइप की भयंकर लकड़ी है? मेरे अंदर उसे जानने की बहुत तगड़ी खुजली मची। इसलिए मैंने अपने मन में ही चुपचाप सिस्टम से पूछा, भाई सिस्टम, आखिर ये कौन सी वाली लकड़ी है? होस्ट, ये गोल्डन फीबी नाम की लकड़ी है, जो एक खास तरह की लकड़ी है जिसे सिर्फ राजा महाराजा लोग ही इस्तेमाल करते थे। मेरे दिमाग में एक रोबोट जैसी आवाज गूंजने लगी। ये सुनते ही मेरे तो जैसे तोते उड़ गए। क्या ये सच में गोल्डन फीबी लकड़ी है? ये तो सरकार द्वारा बचाकर रखा गया एक बहुत ही खास पौधा है। मुझे लगा जैसे मेरी कोई बहुत बड़ी लॉटरी लग गई हो। मुझे इतने धांसू क्वालिटी वाले माल की बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। मेरा तो खुद का बेड बनवाने का मन कर गया। मैं क्या करूं? बड़े अफसोस की बात है कि ये तो मेरे नन्हे शैतानों के लिए है। क्या मेरे जैसा एक बड़ा आदमी अब छोटे बच्चों से कंपटीशन करेगा? चाहे इसे कैसे भी घुमा फिरा कर बोल लो, ये सुनने में एकदम भद्दा और नीची लगेगा। यही सब सोचते हुए मैंने बिना वक्त बर्बाद किए वो बेड सीधा बाई सुसु के कमरे में रख दिया। यहाँ पर जगह काफी ज्यादा बड़ी थी, जिसमें ये बड़ा बेड एकदम आराम से आ सकता था। इसके चारों तरफ मजबूत रेलिंग लगी हुई थी ताकि छोटे बच्चे लुढ़क कर नीचे ना गिरे। वो छोटे शैतान फर्श पर गिरने से एकदम सेफ रहेंगे। जैसे ही बाई सुसु ने उस बेड को देखा, उसकी आंखों में एकदम से एक तगड़ी वाली चमक और खुशी आ गई। वो उसके और पास गई और फिर थोड़ा झुककर उसे सूंघने लगी। उसकी आंखें एकदम तगड़ी हैरानी और खुशी से पूरी तरह चमक रही थी। लकड़ी का ये शानदार डिजाइन, या हल्की हल्की मस्त खुशबू और इसे छूने पर जो मलाई जैसी सॉफ्ट फीलिंग आ रही है, ये 100% एकदम असली गोल्डन फीबी नाम की ही लकड़ी है।
कतई जहर चीज है भाई। क्या तुम इस इतनी भयंकर और खतरनाक गोल्डन फीबी लकड़ी के बने हुए पालने के तगड़े फैन हो? सच बताना, तुम इसे कहाँ से लाए हो? बाई सुसु ने अपने खूबसूरत चेहरे से मुझे पूरी तरह शौक होकर देखा। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये लकड़ी ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, और अगर तुम्हारे पास एकदम अंधा पैसा है तब भी इसे खरीदना नामुमकिन ही है, क्योंकि पहले उसके दादाजी ने भी इसे पाना चाहा था। सुनहरी फोबे लकड़ी का पलंग खरीदना उसका सपना था, लेकिन उसने कितनी भी भसड़ मचाई वो इसे हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि ये लकड़ी एकदम बवाल और बहुत ही ज्यादा नायाब होती है, समझे। आज तक भी उसके दादाजी उस सुनहरी फोबे लकड़ी को पाने के लिए बुरी तरह तड़प रहे थे, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो नायाब चीज उसके दादाजी इतनी भसड़ के बाद भी सालों तक हासिल नहीं कर पाए, वो सीधा येफान के हाथों में होगी। ये देखकर तो सच में मेरा सिस्टम ही पूरी तरह हैंग हो गया। उसने ये सब आखिर कैसे किया? एक दोस्त ने मुझे दिया है। मैं कोई खास हैरान नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले वक्त में ऐसी और भी बहुत सी चीजें मिलने वाली हैं मुझे, तो ज्यादा लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ये सिस्टम मेरा दोस्त ही तो है। बाईसुसु ये सुनकर थोड़ी सन्न रह गई कि आखिर ऐसा कौन सा जिगरी दोस्त है जो इतना बड़ा दिलवाला है, जो इतनी महंगी सुनहरी फोबे लकड़ी ऐसे ही दान में दे दे। फिर मेरा शांत चेहरा देखकर वो सोचने लगी कि क्या इसे इसकी असली औकात नहीं पता है, या फिर ये सच में इस कीमती लकड़ी की कोई परवाह नहीं करता। ये समझना होगा कि बड़े बड़े रईस खानदान इस बवाल चीज को पाने के लिए हर जगह कुत्तों की तरह खाक छान रहे हैं लगातार। किसी को ये पलंग बनाने के लिए चाहिए, तो किसी को घर के फर्नीचर के लिए, पर किस्मत की वाट लगी है, किसी को मिल नहीं रही है। ठीक है, ये सिर्फ एक सुनहरी फोबे लकड़ी है, आगे और मिल जाएगी। तू अभी अपनी रिकवरी कर रही है, इसलिए बिना बात के पलंग से ज्यादा नीचे मत उतरना, आराम से रहना, समझी। जाकर लेट जा। मैं ये छोटे बच्चों के लिए लाया हूँ, आपसे चारों शैतान यहीं पर शांति से सोने वाले हैं, एकदम मस्त होकर। ये बोलकर मैंने अपने चारों छोटे बच्चों को खुद अपनी गोदी में उठाया और उन्हें बड़े ही प्यार से उनके पालने में सुला दिया, बिना कोई लोचा किए। सब कुछ सेट करने के बाद मेरे चेहरे पर एकदम सुकून वाली स्माइल थी। बाईसुसु ने जब मेरी ये बातें सुनी तो उसकी बोलती ही बंद हो गई और वो पूरी तरह से सुन्न पड़ गई। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि ये सिर्फ सुनहरी फोबे लकड़ी है? अगर इसे बाहर निकाला तो लोग पागल हो जाएंगे और इसके पीछे खतरनाक भसड़ और लड़ाई मच जाएगी। सच बता रही हूँ, भले ही इसका साइज सिर्फ बच्चों के हिसाब का हो, लेकिन फिर भी ये अनमोल है। ठीक उसी वक्त मैंने अपनी जेब से कुछ बाहर की तरफ निकाला, तुरंत मेरी जेब से एक पुरानी डिजाइन का शानदार लकड़ी का डिब्बा बाहर आया। जैसे ही मैंने उस डिब्बे को खोला, मुझे उसके अंदर 4 बहुत ही कड़क हार रखे हुए दिखाई दिए अंदर। तुम उन्हें किसी भी एंगल से देखो, वो लॉकेट कतई जहर लग रहे थे। ये फान, क्या तुमने ये सब हमारे बच्चों के लिए ही खरीदे हैं? क्या सच में? उस पल बाईसुसु की आंखों में एक अलग ही चमक थी, उसकी नजरों में पूरा प्यार भरा था। उस लॉकेट के आर पार दिखने वाले पत्थर के ठीक अंदर एक छोटा सा लाल पत्थर था, जो देखने में एकदम रहस्यमयी और जादुई लग रहा था। मैंने ये अपने बच्चों की सलामती के लिए खरीदे हैं, चारों बच्चों के लिए एक एक हार लिया है। मैंने समझ गई। मैंने बाईसुसु की आंखों में भी वो साफ प्यार और चाहत देख ली थी। सही बात है, कोई भी औरत इतने खूबसूरत जेवर देखकर उस पर लट्टू हो ही जाएगी ना यार। पर किस्मत खराब है, ये सब मेरी प्यारी बेटियों के लिए हैं। मैंने एक उठाया और बड़ी बेटी ये बिंग को पहना दिया। तुरंत ही उस लॉकेट से अचानक एक हल्की सी रोशनी चमकी और उसके अंदर वाले लाल पत्थर पर एक अक्षर उभर कर सामने आ गया। वो अक्षर बिंग था, जो कि बिल्कुल उसका असली नाम ही तो था एकदम। ये बिंग का नाम, ये सब देखकर मेरा तो फ्यूज ही उड़ गया। साफ सी बात है कि ये लॉकेट कोई मामूली और सस्ती सी चीज बिल्कुल नहीं थी, बवाल। फिर मैंने एक एक करके दूसरे, तीसरे और सबसे छोटे बच्चे को भी वो पहना दिया, और बिल्कुल वैसे ही उन सबके लाल पत्थरों पर भी उनके खुद के नाम छपकर सामने आ गए। क्या ही बात है। होस्ट को बहुत बहुत बधाई हो, बच्चे का नाम पक्का करने का काम पूरा हुआ। इनाम में शरीर की ताकत 5 और शक्ल सूरत में 3 पॉइंट का तगड़ा वाला इजाफा किया जाता है बॉस। पर्सनल चार्म में 3 और दिमाग में 5 पॉइंट। बाप रे, मुझे तो एक्स्ट्रा पॉइंट भी फ्री में मिल रहे हैं। क्या मेरी किस्मत एकदम रॉकेट की तरह आसमान नहीं फाड़ रही है? क्या बोलती पब्लिक? बाईसुसु अब मुझे घूर घूर कर देखे जा रही थी। उसे पल्ले नहीं पड़ रहा था, पर उसे लगा जैसे मैं अचानक से बहुत ज्यादा हैंडसम और कतई जहर लगने लगा हूं, एकदम आग की तरह। वैसे भी मैं पहले से ही स्कूल का सबसे हॉट लौंडा था, पर अब उसे लग रहा था कि मेरे अंदर से एक अलग ही गर्मी और चार्म निकल कर आ रहा है एकदम। लेकिन मेरे चेहरे का नक्शा तो बिल्कुल भी नहीं बदला था। क्या सच में बदल गया था, या फिर यह सिर्फ उसके दिमाग का कोई फितूर और धोखा भरी तो नहीं था? अरे हाँ सुसु, मैं बच्चों का दिमाग तेज करने वाला एक धांसू फॉर्मूला भी खरीद कर लाया हूँ, वो बाहर ही रखा हुआ है। कुल मिलाकर पूरे 4 डिब्बे लाया हूँ मैं। उनके लिए तो टेंशन मत ले, मैंने सुना है कि इसका रिजल्ट एकदम कड़क है, इसलिए घर ले आया। ठीक है, मैं समझ गई, मैं आंटी में को बोल दूंगी कि वो बच्चों के लिए इसे तैयार कर दें। लेकिन बाईसुसु की आंखों की गहराई में एक हल्की सी मायूसी झलक रही थी। वो बच्चों के साथ इतने प्यार से पेश आ रहा है, पर ऐसा लग रहा है जैसे वो उसे पूरी तरह भूल चुका है। आखिरकार उन दोनों के बीच जो भी रिश्ता था, वो सिर्फ बच्चों की वजह से ही तो यहां तक पहुंचा था। उसे लगा कि वो कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रही है, फालतू में ही। बाईसुसु, तू आखिर सोच क्या रही है? तेरा और ये फान का कोई मेल ही नहीं है। ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है ना, एकदम 100% सच है। मैंने अचानक से उसकी आंखों में छुपी वो हल्की सी उदासी पकड़ ली थी। मैं प्यार से मुस्कुराया और मेरी नजरों में उसके लिए नरमी भरी हुई थी। मुझे तुरंत समझ आ गया कि इस लड़की को अब पक्का जलन हो रही है मुझे बच्चों को इतने सारे गिफ्ट्स देते हुए देखकर। सुसु, जरा इधर देख, ये क्या है? मैं बाईसुसु के पास गया और अपने हाथ के एक ही झटके से जादू किया। ना जाने कहां से मैंने एक और लकड़ी का डिब्बा बाहर निकाल लिया, जो कि पहले वाले डिब्बे से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा था साइज में। ये क्या चीज ले आए तुम अब?
बाई सुसु ने अपने सामने रखे उस लकड़ी के डिब्बे को देखा और थोड़ी सी हैरानी से पूछा, क्या ये भी बच्चों के लिए ही कोई गिफ्ट है? मैंने इतने सारे गिफ्ट्स पहले कभी नहीं देखे हैं, सच। मैं बड़े ही शातिर तरीके से मुस्कुराया, इसे खोलकर खुद ही देख ले। उसका वो छोटा सा मासूम चेहरा देखकर मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा था कि उसके गालों को जोर से खींच लूं, पर मुझे लगा कहीं वो डर ना जाए, इसलिए मैंने खुद पर किसी तरह से कंट्रोल किया और अपने हाथ पीछे कर लिए। बाई सुसु ने मेरी तरफ देखा और फिर धीरे से उस डिब्बे को खोल दिया। उसके अंदर जेड के 2 कंगन रखे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा नायाब बैंगनी जेड से बनाए गए थे। एकदम बवाल चीज थी। वो कंगन इतने ज्यादा खूबसूरत थे कि उसे पहली ही नजर में उनसे प्यार हो गया। ये जेड कंगन का सबसे ज्यादा सुंदर सेट था जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में देखा था। सच, ये एक जोड़ा था, मतलब कि ये एक मैचिंग सेट था, जिसे तुम चाहो तो कपल्स वाला सेट भी मान सकते हो बिना किसी शक। ये सब सोचकर बाई सुसु का वो छोटा सा चेहरा शर्म से लाल हो गया। हालांकि उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यीफान उसे ऐसे कैसे याद रखेगा, भूल नहीं जाएगा। क्या बात? बच्चों के लिए इतने सारे गिफ्ट्स लेने के बाद उसने एक गिफ्ट उसके लिए भी लिया था। अचानक उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और समझ नहीं आया कि क्या करे वो। अब आखिर वो उसके साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आ रहा था? उसने तो पहले ही साफ कर दिया था कि उन दोनों के बीच अब कुछ भी होने का कोई चांस नहीं। बाई सुसु एक बार फिर से सब कुछ एकदम साफ साफ कहना चाहती थी, पर जैसे ही उसने ऊपर देखकर मेरा मासूम चेहरा देखा तो उसे लगा कि वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। किसी भी हाल अगर ऐसे मस्त माहौल में वो पुरानी बातें छेड़ी तो पक्का सारा मूड खराब हो जाएगा और उसे ये सुनकर बहुत बुरा लगेगा और दिल भी टूट सकता है उसका। लाओ, मैं तुम्हें ये अपने हाथों से पहना देता हूँ। मैंने एक जेड कंगन उठाया और प्यार से उसका छोटा सा हाथ अपने हाथों में ले लिया। ऐसे उसका वो गोरा और एकदम मखमली हाथ पकड़कर तो सख्त लौंडा पिघल ही गया। सच में यार, उसका हाथ कितना ज्यादा खूबसूरत और प्यारा लग रहा था, क्या ही बताऊं मैं। उसी पल मैंने सोच लिया कि मुझे जल्द ही अपने बच्चों की माँ को अपना बनाना होगा। इतनी शानदार और कतई जहर लगने वाली खूबसूरती को छोड़ नहीं सकता मैं किसी भी छपरी को उसे मुझसे छीनने नहीं दे सकता। बाई सुसु ने उन महंगे गिफ्ट्स को देखा जो मैंने उसे और बच्चों को दिए थे। उसे लगा कि मैंने ये सब खरीदने के लिए उधार लिया होगा, इसलिए वो जिद करने लगी कि मैं उसका 1 मिलियन युआन रख लूं, ताकि मैं अपना सारा कर्ज और उधार आराम से चुका सकूं बिना किसी टेंशन और फालतू की भसड़ के। सच में बाई सुसु ने अपने सामने रखे उस पजामे को देखा जो कि क्रीम कलर के सिल्क से बना था और छूने में वो बहुत ही ज्यादा मुलायम और एकदम शानदार सा महसूस हो रहा था। उसे उसका कपड़ा सच में एकदम टॉप क्लास और कड़क था। पर येफान के पास इतना सारा पैसा आखिर आया कहाँ से? उसे तो बचपन से ही अमीरी और ऐश की आदत थी। उसको लग रहा था कि ये सिल्क वाले पजामे आज तक के पहने हुए सबसे बेहतरीन और रापचिक हैं। और सीधी सी बात है यार, ऐसी कड़क टॉप क्लास चीजें कभी सस्ती तो मिलने से रही। वो बच्चों वाली गाड़ी, हार और वो सारे के सारे कंगन भी तो हैं। मतलब इन सब बवाल चीजों को खरीदने में पक्का बहुत सारा मोटा पैसा लगा होगा। इतने सारे पैसों का आखिर माजरा क्या है भाई? इस बंदे के पास इतना सारा रोकड़ा आया तो आया कहाँ से? यही सब सोचकर बाई सुसु की भी एकदम हवा टाइट हो गई थी और वो घबरा गई। कहीं येफान ने किसी खतरनाक माफिया से भारी कर्जा तो नहीं उठा लिया? अगर उस बंदे ने सच में ऐसा कोई कांड किया है तो समझो उसकी बहुत बुरी तरह से वाट लग जाएगी। यही सब सोचकर सुसु की धड़कनें बहुत तेज हो रही थीं। अगर ये कोई कर्जे का लोचा नहीं है तो फिर आखिर और क्या ही सीन हो सकता है? उसे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा था कि एक साथ इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया। नहीं, मुझे उससे सीधा पूछना ही पड़ेगा ताकि ये सारा माजरा एकदम से पूरी तरह साफ हो जाए। अगर सही टाइम पे सारा कर्जा चुका दिया जाए तो सब कुछ एकदम बढ़िया हो जाएगा। अभी मुसीबत ज्यादा बड़ी नहीं हुई है, इसलिए पक्का इसका कोई ना कोई तगड़ा जुगाड़ निकल ही आएगा। उसके बैंक खाते में अभी भी 10 लाख युआन पड़े हैं। यार, इतना पैसा तो कर्जा चुकाने के लिए बहुत होगा, है ना? यीफान, जरा यहाँ आना तो। बाई सुसु ने मुझे सीधा बेडरूम से आवाज लगाई। उसे लग रहा था कि इस भसड़ के बारे में आंटी ये को बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी चाहिए, वरना आंटी बिना बात के बहुत ज्यादा टेंशन लेकर बीमार पड़ जाएंगी। ये सीक्रेट हम दोनों तक ही सीमित रहे तो सबके लिए सबसे ज्यादा सही और एकदम कड़क रहेगा। मैं हॉल में खड़ा था, तभी सुसु की आवाज कानों में पड़ी तो मैं बिना टाइम खराब किए सीधा कमरे में घुस गया। मुझे लगा कहीं उस बंदी की तबीयत तो खराब नहीं हो गई है। बाई सुसु, तुम्हारा चेहरा इतना फीका क्यों लग रहा है? मुझे कोई बीमारी नहीं है, बस तुम जल्दी से वो दरवाजा अच्छे से बंद कर दो, मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। बाई सुसु मुझे एकदम टेंशन और परेशानी भरे चेहरे से घूर रही थी, तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं ये दरवाजा बंद कर रहा हूँ। ये सब देखकर मेरे दिल में एकदम से भयंकर घबराहट शुरू हो गई, क्योंकि जो बंदी हमेशा इतनी ज्यादा सावधान रहती है उसका यूं अचानक से घबराना बहुत अजीब था। बाई सुसु आज मुझे ऐसे कमरे में बुलाकर दरवाजा बंद करवा रही है और मुझसे इतने छिपकर सीक्रेट बातें करना चाहती है, तो यार इसका एकदम सीधा सा मतलब है कि पक्का कोई बहुत ही बड़ा बवाल कांड हुआ है। कहीं उसके परिवार को लेकर कोई बड़ा लफड़ा तो नहीं हुआ? बस यही सब सोचकर डर के मारे मेरे भयंकर पसीने छूटने लगे थे। मेरा दिल एकदम तेजी से धड़कने लगा और मेरी दोनों आंखों में भी साफ टेंशन दिखने लगी। मैंने घबराकर सुसु की तरफ देखा और उससे थोड़ी तेज आवाज में पूछा कि मुझे सच सच बता, आखिर क्या कांड हुआ है? ये सुनकर बाई सुसु का एक पल के लिए फ्यूज उड़ गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसे लगा कि यीफान को नहीं पता कि उसने सब समझ लिया है, पर कोई बात नहीं, अगर वो दोनों मिलकर हर मुसीबत का सामना करेंगे तो सब सेट रहेगा। यीफान, अब मुझसे कुछ मत छिपाना, क्योंकि सच तो ये है कि मुझे सब कुछ पहले से ही पता है।
क्या तुमने ये चीजें खरीदने के लिए कर्जा उठाया है? इस कार्ड में 10 लाख युआन से ज्यादा रकम है, इसे तुरंत पकड़ो और जाकर सारा कर्जा चुका दो। ये बोलते ही सुसु ने जबरदस्ती वो कार्ड मेरे हाथ में थमा दिया। यार, भले ही बंदी ने पाई पाई जोड़कर इतनी बड़ी भारी रकम बहुत लंबे टाइम में इकट्ठी की थी, लेकिन ऐसी भयंकर वॉट लगाने वाली खतरनाक सिचुएशन में उसने एक पल के लिए भी दोबारा नहीं सोचा। बस यही चाहा कि कैसे भी करके मुसीबत टल जाए। वैसे भी पैसा तो हाथों का मैल होता है, अगर ये पैसा चला गया तो हम दोबारा कमा लेंगे बच्चों के लिए। तुम्हारा जो ये प्यार और डेडिकेशन है ना, मैं उसे अच्छे से समझता हूँ। मैंने तुम्हारी हर चीज़ बहुत करीब से देखी है। मुझे नहीं पता कि ये रकम काफ़ी होगी या नहीं। ये फ़ान, अगर फिर भी पैसा कम पड़ा तो मैं कोई और जुगाड़ निकालूंगी। हम साथ मिलकर इस घटिया मुसीबत को भी पार कर लेंगे। सुसु ने एकदम फुल डिटर्मिनेशन के साथ मेरी आंखों में सीधा देखते हुए ये कहा। सच है कि अगर वो कोई तगड़ा बहाना बना ले तो अपने माँ बाप या फिर अपने दादाजी से भी आराम से पैसा मांग कर ये लफड़ा सुलझा सकती है। मैंने अपने सामने खड़ी उस बंदी को देखा और सच में मेरा फ्यूज उड़ गया। वो हमेशा मेरे लिए हर छोटी बात की बहुत ज़्यादा टेंशन लिया करती थी। उसने अपना जमा किया हुआ आखिरी 10 लाख युआन भी मेरा सारा कर्जा चुकाने के लिए दे दिया। सच में ऐसी कमाल की बंदी किस्मत वालों को ही मिलती है यार। मैंने पिछले जन्म में पक्का कोई तगड़ा पुण्य किया होगा जो ये मुझे मिली। भगवान ने सच में मुझ पर अपनी पूरी मेहरबानी छप्पर फाड़कर बरसा दी है। मैंने एकदम पक्की कसम खा ली है कि इस जिंदगी में अब बाई सुसु ही मेरी सब कुछ है। मुझे सिर्फ वही चाहिए और मैं उसका भरोसा जिंदगी में कभी भी नहीं तोड़ूंगा। सच कहूं तो मेरी माँ बिल्कुल सही कहती थी कि ऐसी शानदार और गजब की लड़की का मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये पक्का मेरी 8 पुश्तों का कमाया हुआ पुण्य है। शुरुआत में तो मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ही किया था। और हाँ, मेरे अंदर एक गिल्ट की भावना भी तो भरी हुई थी यार। आखिर मेरी ही बेवकूफ़ी की वजह से इतनी टैलेंटेड और गजब की खूबसूरत लड़की आज इस वॉट लगी हुई हालत में जिंदगी जीने को मजबूर है। इसलिए मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहता था, उसे खुश रखना और बच्चों को एक प्यारा सा घर देना चाहता था। लेकिन इसी बीच मुझे ये भी एहसास हो गया कि ये सुसु ही मेरा पहला और एकदम सच्चा प्यार है। वैसे मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स तो पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन आज इस मौके पर मेरा सख्त लौंडा पिघल गया और मुझे पक्का एहसास हो गया कि मुझे इस प्यारी सी लड़की सुसु से सच में सच्चा प्यार हो गया है। इस जन्म में तुम्हारे सिवा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा और मुझसे दूर जाने का सोचना भी मत, क्योंकि मेरी जान सिर्फ तुम पर ही लट्टू है। भले ही मुझे इसका असली कारण नहीं पता कि तुमने अब तक मुझे अपनाया क्यों नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन करने के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत करूंगा। बस वादा करो। मैं तुम्हें एक बहुत ही जबरदस्त और एकदम भव्य शादी देना चाहता हूं और वो सारे महंगे शगुन के तोहफे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही होंगे। हाँ, माना कि अभी तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, पर कोई बात नहीं। हवा में बातें बनाना बेकार है। मैं ये सब सच में साबित करके दिखाऊंगा। बस तुम मुझ पर अपना पूरा भरोसा रखकर थोड़ा सा इंतजार करना। मैंने ये बात पक्की कसम की तरह बोली और मेरे शानदार चेहरे की भयंकर गंभीरता सच में ही एकदम कातिलाना लग रही थी। मेरी दोनों आंखों से एक ऐसा खतरनाक खौफ और भौकाल झलक रहा था जिसे बिल्कुल इग्नोर करना नामुमकिन था। ये सब देखकर बाई सुसु का शरीर अचानक से एकदम सुन पड़ गया था। उसके चेहरे पर भयंकर हैरानी दिख रही थी और उसकी नजरें मुझ पर ही टिकी थीं। इस बंदे ने अभी अभी जो एकदम भारी भौकाल वाली धांसू बातें बोली, उन बातों ने उस पर बहुत तगड़ा असर डाला था। आखिर इस दुनिया में कोई ऐसा कैसे बोल सकता है? उसने कहा कि वो उसके सिवा किसी से शादी नहीं करेगा। उसने कहा कि सारे महंगे तोहफे सिर्फ उसी के लिए हैं और उसने इंतजार करने को कहा। एक ऐसे धांसू बंदे का इंतजार भला कौन लड़की नहीं करना चाहेगी? सुसु, क्या तुमने ये सब सुना? अगर मैं कहूं कि वो पिघल नहीं गई थी तो ये झूठ होगा, लेकिन फिर अचानक उसे अपनी असली औकात याद आ गई। इस वक्त उसे इतने अमीर खानदान में पैदा होने पर खुद से बहुत नफरत हो रही थी। सुनो, मेरा सारा पैसा एकदम ईमानदारी की कमाई है, इसलिए तुम बिना बात का कोई लोड मत लो और चिल मारो। ये पैसा तुम अपने पास ही रखो। मेरे होते हुए चाहे आसमान ही क्यों ना टूट पड़े, मैं सारी भसड़ अकेले संभाल लूंगा, समझी या नहीं? मैं धीरे से खड़ा हुआ और अपना हाथ बढ़ाकर बड़े प्यार से सुसु के सिर को थपथपाने लगा। उस वक्त मेरी आंखों में उसके लिए इतना ज्यादा प्यार भरा हुआ था कि पूछो मत। सच कहूं तो भाई, मेरे अंदर ये सब करने की खुजली बहुत लंबे टाइम से मची हुई थी, पर मुझे उसके रिएक्शन से थोड़ा डर लगता था, इसलिए कभी मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन इस बार फाइनली मेरी तमन्ना पूरी हो गई और मुझे सुसु के बाल सहलाने का तगड़ा मौका मिल गया। उसके मुलायम बालों से बहुत ज्यादा सुकून वाली एकदम गजब वाइब आ रही थी। भाई, मुझे ये फीलिंग सच में बहुत कड़क लग रही थी। तभी तो प्यार में पड़े सारे निब्बा निब्बी हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड के बालों को बिल्कुल ऐसे ही सहलाना पसंद करते हैं। अरे मेरी पागल लड़की, तुम इतना ज्यादा इमोशनल होकर रोने मत लग जाना, क्योंकि किसी भी लड़की के आंसू एकदम सच्चे और बेशकीमती मोतियों की तरह खास होते हैं। वैसे भी अगर तुम रोगी तो मेरे दिल में बहुत तेज दर्द होगा। बस इतना भारी डायलॉग मारकर मैं शांति से कमरे से बाहर निकल आया। मुझे अंदर से बहुत अच्छे से पता था कि मेरी इस हरकत से सुसु को अजीब लगेगा, लेकिन अगर मैं ये सब ऐसे नहीं बोलता तो उस बेचारी को मेरे सच्चे प्यार का पता कैसे चलता? हम इंसानों का ऐसा ही सीन होता है, कभी कभी बात सीधा मुंह पर बोलनी पड़ती है। जब मैं बाहर हॉल में आया तो मेरी माँ वहां खड़ी मुझे ही घूर रही थी। अरे वाह मेरे शेर, तूने तो एकदम गर्दा उड़ा दिया। तेरा ये स्टाइल बिल्कुल तेरे बाप के पुराने कातिलाना स्टाइल की तरह ही कड़क है। माँ ने अपने लौंडे को देखा, आंखों में फुल इज्जत थी और बोली, कतई जहर, मेरा ही शेर है। ये सुनकर मैंने कहा, माँ तुम ऐसे छुपकर बातें क्यों सुन रही थी? ये तो एकदम गलत है ना। मैं लाचारी में हंसा भैंस की आंख। मैं अंदर अपना पूरा दिल खोलकर रख रहा था बंदी के सामने, और तुम बाहर दरवाजे पर खड़े होकर मेरी सारी बातें चुपचाप सुन रही थी क्या? ये तो हद हो गई। क्या तुम सच में मेरी सगी माँ हो? माँ बोली, इसमें क्या ज्यादा है? क्या मैं थोड़ी सी बात भी नहीं सुन सकती अपने ही घर में?
मैं तुम्हारी माँ हूं और मुझे तुम दोनों की ही टेंशन हो रही थी। मुझे लगा अंदर कोई भारी लफड़ा हो गया है, लेकिन ये तो बस एक झूठा डर था। सब कुछ सही निकला। उल्टा मुझे इस नालायक का वो पूरा प्यार का इजहार सुनने को मिल गया, जो बिल्कुल भी बुरा नहीं था। इसका एक एक शब्द ऐसा था कि किसी को भी रुला दे। एकदम कतई जहर था। सच, मेरे लौंडे के पास भी असली टैलेंट है। माँ की ये बात सुनते ही मेरी हंसी छूट गई और मैं एकदम जोर से हंसा देखा। यही तो है, मेरी माँ अलग ही लेवल का एटीट्यूड है इनका। सच, जब भी वो मुझसे खफा होती हैं तो कहती हैं कि मैं उनका बेटा नहीं हूं, पर जैसे ही मैं कुछ अच्छा करता हूं तो तुरंत बोलती हैं कि मैं सच में उनका ही शेर हूं। मेरी माँ का दिमाग कब घूम जाए कोई नहीं बता सकता। ऐसे खतरनाक एटीट्यूड के साथ तो मेरे बाप ने पक्का बहुत पापड़ बेले होंगे। जिंदगी में मुझे अचानक से उनके लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। बेचारों की क्या हालत होती होगी। माँ, आज तुमने और माई आंटी ने बहुत ज़्यादा काम किया है। अब मुझे पकाने दो ताकि सब मेरे हाथ का स्वाद चख सकें। मेरी कुकिंग अब जूनियर शेफ के लेवल की है, तो मुझे यकीन है कि मैं तुम सबको रापचिक खाना खिलाकर एकदम खुश कर ही दूंगा। सुसु के सामने रखे हुए उन नए कपड़ों को देखकर माँ ने कहा, तुमने ये पजामा अभी अभी नया खरीदा है ना? इसका रंग और छूने में इसका एहसास कितना प्यारा और कड़क है। ये तो पक्का एकदम असली सिल्क का बना होगा। हाँ भाई। सुसु एक पल के लिए थोड़ी सी हैरान रह गई, फिर उसने माँ की तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया। ये इरफान की तरफ से उसके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट था, और सच कहूँ तो उसे भी ये पजामा दिल से बहुत ज़्यादा पसंद आया था। सच, ये तो एकदम बवाल है। बहुत ही बढ़िया इरफान, फाइनली अपनी बीवी का ख्याल रखना सीख ही गया। लौंडा अब धीरे धीरे लाइन पर आ रहा है। माँ ने भी फुल तसल्ली के साथ अपना सिर हाँ में हिलाया। सच में मेरा प्यारा बेटा। बाई, सुसु को ये एकदम कतई जहर लग रहा है, तो लाओ मैं इसे तुम्हारे लिए आज धोकर सुखा देती हूँ। जब ये सूख जाएगा तब तुम इसे मजे से पहन लेना। वैसे भी नए खरीदे कपड़ों को हमेशा पहले धो लेना ही सही रहता है। किसी को क्या पता कि इन कपड़ों पर कोई धूल मिट्टी या कुछ और लगा हो। आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बाई सुसु ने एकदम प्यार से जवाब दिया, क्योंकि वो अभी ठंडे पानी को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा सकती थी। इसलिए उसे अपनी देखभाल के लिए माँ, माई आंटी और इरफान को बार बार तकलीफ देनी ही पड़ रही थी, जो कि जरूरी था। अरे पगली लड़की, मैंने तुझे पहले भी बताया था ना, आंटी के साथ इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब आज नहीं तो कल एक ही परिवार बन जाएंगे। माँ ने बाई सुसु के हाथ को थपथपाया और उनकी आंखों में उसके लिए एकदम सच्चा वाला प्यार छलक रहा था। माँ अपनी इस बहू पर सच में पूरी तरह लट्टू थी, पास ही खड़ी। माई आंटी अच्छे से जानती थी कि उसे कौन से सवाल पूछने चाहिए और कौन से नहीं, इसलिए उसका इनकी इन बातों में फालतू नाक घुसाने का कोई भी इरादा नहीं था, बिल्कुल भी। वैसे भी ये परिवार उसे काफी तगड़े पैसे देता था, उसे बस अपनी ड्यूटी अच्छे से निभानी थी। माई आंटी ने बाई सुसु की तरफ देखा और बोली, बहन ये लाओ, इसे मैं धो देती हूँ। तुम बस यहीं रुको और मिस बाई को अच्छे से कंपनी दो, बेचारी बोर हो जाएगी। मिस बाई, क्या आपके पास कोई और भी गंदे कपड़े हैं ताकि मैं उन सबको एक साथ ही धो सकूं? हाँ, उस अलमारी में 2 सेट रखे हैं। प्लीज माई आंटी, आप उन्हें मेरे लिए धोने की थोड़ी सी तकलीफ उठा लीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। ये तो सच था कि माई आंटी को उसकी देखभाल के पैसे मिलते थे, जबकि मेरी माँ प्यार से उसका ख्याल रखती थी, तो जाहिर है वो मेरी माँ के साथ थोड़ी ज्यादा ही फॉर्मल रहती थी। कोई तकलीफ नहीं है, ये तो मेरा काम है। ऐसा कहते हुए माई आंटी ने कपड़े निकाले और उन सबको धोने के लिए सीधा अपने साथ ले गई। भले ही घर में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन थी, फिर भी ऐसे कपड़ों को अलग करके ही धोना पड़ता था, और कुछ कपड़ों को हाथों से रगड़ना जरूरी होता था। मेरी प्यारी बच्ची, तुमने सच में अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत सारा कड़ा संघर्ष किया है। माँ ने बहुत ही हमदर्दी के साथ बाई सुसु की तरफ देखा और कहा, याद रखना आज रात को तुम्हें एकदम पेट भरकर खाना है। यूफान तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही जबरदस्त स्वादिष्ट खाना बना रहा है। सच में वो लौंडा अब पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। घर पर तो उसने कभी खाना पकाने के लिए उंगली तक नहीं उठाई। मुझे नहीं पता उसका खाना खाने लायक होगा या नहीं, मैंने उसे कभी कुकिंग सीखते नहीं देखा, तो उसे अचानक खाना पकाना कैसे आ गया ये जादू? शायद ये इसलिए है क्योंकि एक बार बाप बनने के बाद इंसान पूरी तरह से बदल ही जाता है। उसने पक्का मेरी पीठ पीछे कहीं ना कहीं से छुपकर इसे जरूर सीखा होगा। आंटी, आप फालतू में इतनी ज्यादा टेंशन मत लीजिए। यूफान जो भी काम करता है एकदम पक्का और सोच समझकर करता है। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसका उसे यकीन ना हो, तो शायद उसकी कुकिंग सच में बहुत बढ़िया होगी। बाई सुसु ने किचन की तरफ देखते हुए कहा। माँ हंसी और बोली, देखो बस उसी की तारीफों के पुल ही बांध रही हो, ध्यान रखना कहीं वो हवा में ना उड़ने लगे। इस लड़के की ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए। मुझे बस इसी बात का डर है कि एक तारीफ से ही उसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। बाई सुसु का चेहरा देखकर लग रहा था कि उसके दिल में आज भी यूफान के लिए एकदम सॉलिड इज्जत है। ऐसा लग रहा है कि अब इन दोनों की गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। इस लौंडे में सच में कुछ तो टैलेंट है। आंटी, दरअसल मेरे और यूफान के बारे में मुझे कुछ कहना था। ठीक है, मुझे पहले से ही सब पता है, तुम्हें अब और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों अपने मामले खुद सुलझा सकते हो, लेकिन जहां तक मेरी बात है तो तुम पहले से ही मेरी बहू हो और बिल्कुल मेरी अपनी सगी बेटी जैसी ही हो मेरी जान। माँ ने उसी वक्त बाई सुसु की बात को बीच में ही काट दिया। वो अच्छे से जानती थी कि सुसु आगे क्या कहने वाली थी। सच कहूं तो मेरी माँ इतनी भी पुराने ख्यालों वाली नहीं थी। अब हम किस जमाने में जी रहे हैं, ये 21वीं सदी चल रही है। अब हमारे दादा दादी वाला पुराना टाइम नहीं रहा, और मेरी माँ इस बात को बहुत ही अच्छे से और पूरी गहराई से समझती थी। थोड़ी देर बाद ही वहां सबको एक बहुत ही तगड़ी और मस्त खुशबू आने लगी। ये लजीज खाने की खुशबू थी। ये महक तो सच में एकदम कातिलाना थी। हालांकि इसका असली स्वाद कैसा होगा ये तो खाना खाने के बाद ही पता चलने वाला था। माँ सुसु और माई आंटी, चलो जल्दी से खाना खाते हैं। मैंने बाई सुसु के कमरे में जाकर एकदम स्माइल करते हुए कहा। आज ये पहली बार था
जब मैं ऑफिशियली सबके सामने अपनी कुकिंग का जलवा और अपना भौकाल दिखा रहा था, इसलिए मेरे अंदर एक्साइटमेंट और नर्वसनेस का एक अजीब सा मिक्सचर उबल रहा था। सच में मेरी हवा टाइट थी, पर खुशी भी थी। मुझे नहीं पता था कि उन्हें मेरा खाना पसंद आएगा या नहीं, पर अगर ये अच्छा नहीं बना तो मैं बस इसे सीखता और प्रैक्टिस करता रहूंगा वैसे भी, क्योंकि ये स्किल मुझे सीधा सिस्टम से मिली थी। तो मेरे दिल में अभी भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बचा हुआ था। मैं आग लगा दूंगा। आ रहे हैं हम, बस आ ही रहे हैं पागल लड़के। चलो सबको अपने हाथ का बना खाना चखाओ। अगर ये बुरा हुआ तो सच में तुम्हें ये सारा खुद ही खाना पड़ेगा। माँ ने हंसते हुए मजाक किया और कहा, खाना तो पहले से ही टेबल पर लगा है, कुछ और बोलने से पहले इसे चख लो। सुसु, तू बाहर टेबल पर बैठकर खाना खाएगी या मैं तेरा सारा खाना सीधा तेरे कमरे में ही ले आऊं? तभी माँ अचानक से चिल्लाई, ओ ढक्कन, उसे अंदर ही खाने दे। बाहर हवा लग गई तो क्या होगा? माँ ने मुझे घूर कर एकदम खुखार लुक दिया जैसे मैं कोई पोपट हूं। तभी सुसु बीच में बोली, आंटी, मुझे भी सबके साथ बैठकर ही खाना है पक्का। ये फैन, क्या तू खिड़कियां बंद करने में मेरी मदद करेगा? फिर मेरा बाहर बैठकर खाना एकदम सेफ होगा। उसे लगा कि कमरे में अकेले बैठकर खाने से उसका पूरा मूड खराब हो जाता है। सच में भाई साहब, सबके साथ बैठकर खाने में एकदम रापचिक मजा आता है। ये बात सुनते ही मैंने तुरंत भागकर लिविंग रूम की सारी खिड़कियां फटाफट बंद कर दी ताकि कोई पंगा ना हो। मैंने बाकी सारे कमरों के दरवाजे भी एकदम कसकर बंद कर दिए ताकि गलती से भी कहीं से हवा अंदर ना घुस पाए और कोई नया स्यापा ना हो। सब कुछ एकदम सील करने के बाद मैं सीधा बेडरूम में वापस आया और बोला, सेफ्टी के लिए तुझे एक पतली जैकेट पहन लेनी चाहिए। क्या बोलती है तू? सही है। सुसु ने चुपचाप एक हल्की सी जैकेट पहनी और बाहर निकलने के लिए तैयार हो गई। मैंने कहा, रुक जा, मैं तेरी मदद कर देता हूँ। मुझे डर है कि तेरे पैरों में अभी भी दर्द हो सकता है। तुझे बच्चा पैदा किए हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं। क्या मेरे दिमाग में कोई लोचा है? सुसु ने ऊपर देखा और उसका दिमाग एकदम सुन पड़ गया। बोली, मेरे पैर तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, फिर दर्द क्यों होगा? ये तो सच में बहुत अजीब बात है। सुसु ने एक सेकंड और सोचा और उसका छोटा सा चेहरा अचानक शर्म से लाल हो गया। ऐसा लगा जैसे उसे मेरी बातों का असली और खतरनाक मतलब एकदम से समझ आ गया है। भाई साहब, तू एकदम नंबर 1 का ठरकी इंसान है। सुसु गुस्से और शर्म से लाल हो रही थी और उसकी खूबसूरत आंखों में एक गजब का गुस्सा साफ दिख रहा था। सख्त लौंडा पिघल गया। सुसु, यार तू गुस्सा मत कर, मैं अब इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने तुरंत कसम खाते हुए कहा, मेरा यकीन मान, मेरा कोई भी दूसरा गलत मतलब नहीं था पक्का। सच में मैं कुछ भी फालतू नहीं सोच रहा था। सुसु का चेहरा अब शर्म और गुस्से से भर चुका था और उसके गाल भी हल्के फूल गए थे। कतई जहर लग रही थी। उसकी खूबसूरत आंखों में गुस्सा और नखरे दोनों थे जो उसे एकदम चांद का टुकड़ा बना रहे थे। मैं बस सुसु को निहार रहा था और मेरा मन उसे देखते रहने का कर रहा था। सच, मेरा बहुत मन कर रहा था कि अभी उंगली से उसके फूले हुए गालों को मजे में दबा दूं। वो एकदम किसी छोटी सी पफरफिश की तरह लग रही थी जो शैतान होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत थी। लेकिन आखिर में मैंने खुद को किसी तरह कंट्रोल किया, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने ऐसा किया तो सुसु गुस्से से फट पड़ेगी और फिर बहुत भयंकर वाला बवाल मच जाएगा। सच, मैंने अपनी गलती मान ली और वादा किया कि आज के बाद मैं भूल कर भी ऐसी फालतू बातें सोचने की हिम्मत नहीं करूंगा। मेरी बात सुनकर सुसु ने मुझे अजीब सा लुक दिया और फुफकार मारी। सच में वो सीधा बाहर चली गई। आंटी यी और आंटी माई दोनों बाहर हम दोनों का ही इंतजार कर रही थी। अब हम उन्हें और ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकते थे, क्योंकि वो भी सही नहीं लगता। सुसु को बैठे हुए देखकर मैंने अपना प्यार दिखाते हुए कहा, यह कबूतर का सूप है, याद से इसे पूरा पी लेना, यह सेहत के लिए बहुत अच्छा है। शायद इससे बच्चों के लिए ज्यादा दूध बनने में मदद मिलेगी। जिस पहले दिन हम लोग अस्पताल से घर वापस आए थे तभी से सुसु को दूध आना शुरू हो गया था। ये सही है। उसने बस इतना कहा था कि अभी भी दूध थोड़ा कम आ रहा है। हाँ, मेरी बात सुनते ही सुसु का चेहरा फिर से शर्म से लाल हुआ। वो सोच रही थी कि भगवान, ये लड़का इतनी अजीब बातें इतने नॉर्मल तरीके से कैसे पूछ लेता है। इसके चेहरे पर तो बिल्कुल भी शर्म या झिझक नहीं दिख रही है। ये क्या इंसान है सच। जबकि उसका खुद का चेहरा शर्म से जल रहा था। तभी माँ बोली, बेटा तुझे अब बच्चों के दूध के लिए पैसे कमाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये याद रखना। अब तू एक बाप बन चुका है, इसलिए सुसु को कभी दुख मत देना, समझा? मैंने कहा, माँ आप एकदम टेंशन फ्री रहो, मेरे पास बच्चों के दूध के लिए हमेशा खूब पैसे रहेंगे, पक्का। अभी सारे पुराने खर्चे निकालने के बाद भी मेरे पास लगभग 50 लाख युआन बचे हुए हैं। सुसु ने कहा, ये फैन, तुम्हारे हाथ का खाना तो सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है भाई। सुसु मजे से हड्डी चबाते हुए उसकी लगातार तारीफ कर रही थी। उसे लग रहा था कि उसे बिल्कुल भूख नहीं है, लेकिन फिर भी वो देखते ही देखते चावल के 2 बड़े कटोरे सफाचट कर चुकी थी एकदम। अगर उसे अपना वजन बहुत ज्यादा बढ़ने का डर नहीं होता तो सुसु आज पक्का पेट फटने तक खाती। माँ ने सोचा, लगता है कि ये नालायक लड़का आखिरकार कुछ तो ढंग का काम कर ही सकता है। सच, माँ ने अपने बेटे को एकदम गर्व से देखा। इस खाने का स्वाद सच में सबसे बेहतरीन था जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी खाई थी। यार, खुद को देख खाते हुए तूने अपने मुंह के कोनों पर सब कुछ कैसे लगा लिया है? रुक, मुझे साफ करने दे। ये बोलकर मैंने तुरंत एक टिश्यू पेपर बाहर निकाला था और बहुत ही प्यार से सुसु के होठों पर लगा हुआ खाना साफ कर दिया। मेरी इस हद से ज्यादा रोमांटिक हरकत को देखकर मेरी माँ को ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती कुत्ता खाना खिला दिया हो। ये बहुत अजीब था। ये फैन, मुझे सच में तुम्हारे पापा की बहुत याद आ रही है, मेरी माँ ने शिकायत करते हुए कहा। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना बेटा ही उन्हें इस तरह से टॉर्चर करेगा। ये उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं थी। ये फैन, मुझे सच में एक बार नहाना है। हम अभी अस्पताल से घर वापस आए थे और सुसु ने आते ही नहाने की खतरनाक डिमांड कर दी थी भाई। इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था, उसे खुद के ही शरीर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। तभी माँ बोली, ओ पागल लड़की, तुझे अभी थोड़ा सा और बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, पक्का? सच,
तुझे अभी बिल्कुल भी नहीं नहाना चाहिए, अभी बस कुछ ही दिन हुए हैं और तुझे नहाना है। इसकी वजह से तुझे बाद में कोई भारी बीमारी हो सकती है। मेरी माँ ने अपने माथे पर एकदम सख्त सिलवटें डालते हुए कहा। यह अभी बस चौथा ही दिन है, वो इतनी जल्दी कैसे नहा सकती है? ये बहुत रिस्की है। सुसु, तू अभी तो बिल्कुल भी नहीं नहा सकती है। तुझे नहाने से पहले कम से कम अपनी डिलीवरी के बाद वाले रेस्ट के दिनों को खत्म होने का पूरा इंतजार करना ही पड़ेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है एकदम। आंटी माई ने भी तुरंत बीच में कूदते हुए अपनी राय दे डाली। लेकिन मुझे खुद से बहुत बदबू आ रही है। मेरा शरीर बहुत ही ज्यादा चिपचिपा और गंदा हो गया है। ये सब सच में बहुत अनकंफर्टेबल है यार, सुसु ने बहुत ही ज्यादा दुखी और बेचारी आवाज में रोते हुए कहा। वो अपनी इस हालत से खुद भी चिढ़ चुकी थी, तो अब किया भी क्या जाए। अगर उसे नहाने नहीं दिया गया तो उसे डर था कि आज रात वो एक पल के लिए भी नहीं सो पाएगी। जब वो पहले अस्पताल में थी तब भी वो अपनी इस चिपचिपी हालत से बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसका तब भी नहाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन अस्पताल में ये सब करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब चूंकि वो घर आ चुकी थी तो उसका सबसे पहला मन एक जल्दी से नहाने का था। रिकवरी के दौरान तुम नहा नहीं सकती, बाल नहीं धो सकती और हवा में तो बिल्कुल नहीं जा सकती। यहाँ कई सारे पुराने नियम हैं और वो सब मानना तुम्हारे लिए जरूरी भी है। सच, ये सब तुम्हारी अच्छी सेहत के लिए ही है। आंटी, ये आंटी माई और ये फैन, प्लीज मुझे बस नहा लेने दो। मैं सिर्फ एक गीले तौलिए का इस्तेमाल करके खुद को थोड़ा सा साफ कर लूंगी, बस पक्का। मैं इस गंदगी की वजह से सच में पागल हो रही हूँ। मुझे अस्पताल में ही नहाना था, लेकिन तब माहौल सही नहीं था। मैंने कहा ठीक है तो फिर जा नहा ले, लेकिन ध्यान रखना कि तू गलती से भी अपने बाल बिल्कुल भी नहीं धोएगी और अगर कुछ भी हुआ तो मुझे आवाज लगा देना। मैं सीधे बाथरूम के दरवाजे पर ही इंतजार कर रहा हूँगा। मैंने मजबूरी में अपनी एक लंबी सांस छोड़ी यार। मेरी आंखों में बहुत ज्यादा चिंता थी, लेकिन सुसु को इतना दुखी और परेशान देखकर मेरा भी उसे मना करने का दिल बिल्कुल नहीं किया। मेरे पास अब कोई और रास्ता भी नहीं था, मजबूरी में मुझे उसकी बात माननी पड़ी। सुसु, याद रखना, सिर्फ तौलिए से खुद को पोंछना और हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करना, बस इतना ही। और चाहे कुछ भी हो जाए अपने बाल बिल्कुल भी मत धोना, वरना आगे चलकर जब तू बुढ़ी हो जाएगी तो तुझे बहुत खतरनाक और भयंकर वाला सिर दर्द सहना पड़ेगा। ये पक्की बात। मेरी माँ ने टेंशन में चेतावनी दी। आंटी टेंशन मत लो, मुझे पता है मैं बाल नहीं धोंगी, सुसु ने बहुत ही ज्यादा मजे में खुश होकर जवाब दिया। पक्का यार? सच? ठीक है, मैं तेरे बदलने के लिए अच्छे कपड़े निकाल लेता हूँ। मुझे लगता है पजामा अब तक सूख गया होगा, क्योंकि आज दोपहर में बहुत ही तगड़ी धूप थी। माँ ने जल्दी से बाहर कपड़े इकट्ठा करते हुए ये बात कही। वैसे तुम्हें दरवाजे पर ऐसे पहरा देने की कोई खास जरूरत नहीं है, मैं बस 2 मिनट में ही बाहर आ जाऊंगी, पक्का? सच में? सुसु ने बहुत ही प्यार से कहा और उसका चेहरा हल्का लाल था। किसी का बाहर खड़ा रहना उसे बहुत अजीब लग रहा था। सच कहूं तो मेरा भी अंदर जाकर तेरी मदद करने का मन था। सच, मुझे बस इस बात की टेंशन थी कि तुम अंदर फिसल कर गिर ना जाओ। बाई सुसु के उस प्यारे से चेहरे को देखकर मेरे दिल में उसके लिए बहुत ज्यादा फिक्र थी। मेरी भौहें इतनी ज्यादा सिकुड़ गई थीं कि मैं आराम से किसी मच्छर को पीस सकता था। वो बोली, तुम एक नंबर के क्रीप हो। बाई सुसु का छोटा सा चेहरा शर्म से एकदम ही लाल था। उसकी लंबी पलकें हल्के से कांप रही थीं और उसकी उन प्यारी आंखों में हैरानी और भी ज्यादा साफ नजर आने लगी थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं अचानक से ऐसी बात बोलकर उसे ऐसे हैरान कर दूंगा। मैं एकदम सीरियस हूं, तुम कुछ भी गलत मत समझना। मैं तो बस तुम्हारी फिक्र कर रहा था, तुम्हारे लिए। अभी यहां से वहां चलना फिरना थोड़ा सा मुश्किल काम तो है ना? मेरा मतलब है कि अगर तुम फिसल गई तो क्या होगा? मैं तुम्हें एक छोटी सी खरोच लगते हुए भी बिल्कुल नहीं देख सकता हूं यार, समझो ना। मुझे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए। बाई सुसु ने अपने सारे कपड़े सीने से लगाए और बिना कुछ बोले सीधा बाथरूम के अंदर जाकर छुप गई थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो अभी पसलियां तोड़कर बाहर ही आ जाएगा। वो मन में भुनभुनाई कि ये सब उस नीच और दिमाग का दही करने वाले इंसान की वजह से हुआ है, वरना ऐसा नहीं होता। उसे गाल जलते हुए महसूस हो रहे थे, जो शर्म से बिल्कुल लाल हो चुके थे। वो बोली, ये बंदा सच में बहुत पकाता है। भले ही हमारे बीच वो एक अजीब सा रिश्ता बन गया था, पर सच कहूं तो वो सिर्फ एक अनजाने में हुआ हादसा था। इसके अलावा वो कांड तब हुआ था जब वो दोनों नशे में पूरी तरह से टुन थे और उन्हें कुछ भी होश नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी को भी कुछ याद ही नहीं है। ठीक है, तुम याद रखना कि नहाते वक्त गर्म पानी का इस्तेमाल करना और बाल बिल्कुल मत धोना यार। और हाँ, दरवाजा अंदर से बंद मत करना, मैं यही बाहर इंतजार कर रहा हूँ। अगर कुछ भी ऊंच नीच हो तो मुझे बस एक बार चिल्ला देना, मैं तुरंत अंदर आ जाऊंगा। थोड़ा ध्यान रखना। मुझे पक्का यकीन है कि उसने मेरी बात सुन ली होगी, बस वो चीज़ों को ज्यादा सोचती है। आगे चलकर मैं इस लड़की का क्या करने वाला हूँ भगवान जाने। ये सच में मेरे लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। वैसे भी मैं तो ईमानदारी से सिर्फ उसकी फिक्र कर रहा था। भला वो मेरे बारे में ऐसा गलत कैसे सोच सकती है, ये मुझे बताओ। मैं ये फैन एक बहुत ही शरीफ इंसान हूँ, जिसने अपनी जिंदगी में आज तक कभी कोई भी बुरा या गलत काम नहीं किया है। मुझे लगता है कि उसके दिमाग में मेरे लिए बहुत बड़ी गलतफहमी बैठ गई है। मुझे बाद में कोई ना कोई तरीका निकालकर उसे ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से साफ साफ समझाना ही पड़ेगा। मेरी जिंदगी भर की इज्जत इस तरह मिट्टी में नहीं मिल सकती है। लेकिन अभी वो जिस तरह से दिख रही थी वो सच में हद से ज्यादा मासूम और प्यारी लग रही थी। मैं जितना ज्यादा उसके बारे में सोचता हूँ मेरा दिल उतना ही बेकाबू होकर जोर से धड़कने लगता है। अरे भाई, वो मेरी बीवी है। भले ही मैंने अभी तक उसे पूरे रीति रिवाजों के साथ अपने घर नहीं लाया है, फिर भी। बाई सुसु गुस्से में पूरी तरह अपने दांत पीस रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि ये किस तरह की फालतू बात है। अगर कुछ भी होता है तो मुझे बस एक आवाज दे देना, जैसे कि वो सच में एक ही पल में जादू से वहां आ जाएगा। वो मन में बोली कि वो सच में बड़ा नीच आदमी है।
बाई सुसु का दिमाग अभी भी मेरी कही हुई बातों में ही उलझा हुआ था कि तभी अचानक उसका पैर बुरी तरह से फिसल गया और वो अपना संतुलन खो बैठी और सीधे धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। तभी वहां अचानक से एक बहुत ही दर्दनाक चीख गूंज उठी और मेरा पहला कदम सीधा अंदर भागने का था। डर के मारे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल गले तक आ गया ही है। मेरी बीवी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे पतले हाथों ने तुरंत ही दरवाजे की कुंडी को घुमाया और फिर बस अगले ही पल मैं उस दरवाजे को पूरी ताकत से खोलने वाला था। यार अंदर बिल्कुल मत आना बाई सुसु, एकदम जोर से घबराते हुए चिल्ला पड़ी। हे भगवान, अगर ये इंसान अभी सीधा अंदर घुस आया तो सच में ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शर्म से पानी पानी होने वाली बात होगी। अपनी उस खतरनाक घबराहट में बाई सुसु सिर्फ यही कुछ शब्द चिल्ला पाई थी। मैंने कहा, ठीक है भाई, मैं अंदर नहीं आ रहा हूं, तुम शांत हो जाओ, मैं बस बत्ती बुझाने के लिए हाथ अंदर डाल रहा हूं, समझे। ऐसा बोलकर मैंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए और फिर मैंने अंदर हाथ डालकर रोशनी बंद करने वाला बटन ढूंढना शुरू कर दिया। मुझे बहुत अच्छे से पता था कि आखिर बाई सुसु किस बात को लेकर इतनी परेशान थी। एक बार बत्ती बंद हो गई तो मैं कुछ भी नहीं देख पाऊंगा, जिससे शायद उसका डर थोड़ा कम हो जाएगा। मैंने कहा, मेरा थोड़ा इंतजार करो और बिल्कुल भी हिलना डुलना मत, मेरी बात मानो, ध्यान रखना, वरना तुम फिर से गिर जाओगी। मेरा चेहरा उस वक्त घबराहट और बेचैनी से भरा हुआ था। इसे ठीक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तभी अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैं सीधा दौड़कर अपने कमरे में गया और एक बहुत मोटा सा कंबल लेकर बाहर आ गया। मैंने बत्ती बुझा दी है तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने जाकर बाहर वाले कमरे की भी सारी बत्तियां बंद कर दी हैं यार। मैं झट से अंदर घुसा और बाई सुसु को उस कंबल में कसकर लपेटा और फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर एक राजकुमारी की तरह सीधे अपने कमरे के अंदर लेकर चला गया था। उसी वक्त मेरी माँ और डी माई कमरे से बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि वहां बाहर तो एकदम से घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। भाई, मेरी माँ की नजर पड़ गई कि उनका प्यारा बेटा बाई सुसु को उठाकर सीधा अपने कमरे में ले जा रहा है। डी माई घबराकर हमारे पीछे आने ही वाली थी कि तभी मेरी माँ ने उसे पीछे खींच लिया था। मेरी माँ ने धीरे से अपना सिर हिलाकर उसे इशारा किया और फिर वो दोनों बाई सुसु के छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए वापस अपने कमरे के अंदर चली गई थीं और सोचा कि इन दोनों को अपने मामले खुद ही सुलझाने देते हैं। ये सच में बहुत ही सुनहरा मौका था, तो उनके बेटे को इसका पूरा फायदा उठाना ही चाहिए था ना मेरी जान। अरे वाह मेरे प्यारे बेटे, ये फैन तूने एकदम कड़क काम किया है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? बाई सुसु ने खुद को उस कंबल में बहुत जोर से लपेट लिया था और अपना वो छोटा सा चेहरा भी उसके अंदर ही छुपा लिया था। इस वक्त उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो मेरी तरफ एक बार भी देख सके। क्या तुम्हें कहीं पर कोई चोट लगी है? क्या दर्द हो रहा है? क्या मुझे तुम्हें अस्पताल ले जाकर किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए? मैंने बहुत ही ज्यादा फिक्र के साथ उससे पूछा। मैं सच में बुरी तरह डर गया था कि कहीं मेरी बीवी को कुछ हो न जाए। ये लड़की इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? ये बात मुझे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही है। तुम्हारी चिंता में मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? सिर्फ नहाना इतना ज्यादा खतरनाक साबित हुआ? मुझे नहीं पता कि गिरने से तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं आई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच में हमें अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो बोली। लेकिन बाई सुसु ने खुद को कंबल के नीचे छुपा रखा था और मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसे अभी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। सच कहूं तो अपनी 19 साल की जिंदगी में उसने कभी इतना ज्यादा शर्मिंदा महसूस नहीं किया था। वो बस चाहती थी कि छुपने के लिए कहीं कोई गड्ढा मिल जाए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसी बेवकूफ़ी वाली हालत में होगी और मैं उसे एक मोटे कंबल में लपेटकर बाहर ऐसे उठाकर लेकर आऊंगा। यार, उसका सारा घमंड एक पल में बिल्कुल गायब हो गया था, जिससे वो चिढ़ी और घबराई हुई थी। वो सच में इस वक्त किसी का भी सामना नहीं कर सकती थी। यार, उसे सबसे ज्यादा गुस्सा खुद के किसी काम के ना होने पर आ रहा था। ये पक्का बाई सुसु की जिंदगी के इतिहास में एक बहुत बड़ा काला धब्बा बन जाएगा। लेकिन हुआ क्या है? क्या तुम्हें कहीं पर चोट लगी है? मुझे एक बार देखने दो। मैंने बहुत फिक्र के साथ कंबल को एकदम हल्के हाथों से थपथपाया। मुझे डर था कि कहीं मेरे जोर लगाने से बाई सुसु को चोट ना लग जाए या फिर उसका मूड और भी ज्यादा खराब ना हो जाए। यार, कुछ नहीं हुआ है, मुझे बस इतनी शर्म आ रही है कि मैं अब किसी से आंख भी नहीं मिला सकती हूँ। सच में। उस कंबल में लिपटी हुई बाई सुसु बहुत ही बुरी तरह से सिसक सिसक कर रोने लगी। तुम कितनी बेवकूफ़ लड़की हो, सिर्फ तुम और मैं इसके बारे में जानते हैं, इसलिए इसमें इतना शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वादा करता हूँ मैं किसी और को नहीं बताऊंगा। और वैसे भी मैं कोई पराया इंसान थोड़ी हूँ, इसलिए अब एक अच्छी बच्ची बनकर जल्दी से रोना बंद करो। मुझे देखने दो कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाई लाऊं। बाई सुसु को इस तरह रोता हुआ देखकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा उलझन और दुख से भर गया था, जैसे मेरा खुद का दिल टूट रहा हो। वो बोली कि मेरी तो पूरी की पूरी इज्जत ही आज मिट्टी में मिल गई है। अरे यार, क्या भसड़ मच गई है, मेरी तो पूरी बेइज्जती हो गई। मैं एकदम नल्ली और किसी काम की नहीं हूँ, खुद का कबाड़ा कर लिया। बाई सुसु बड़ी मुश्किल से उठकर बैठी और मुंह पर चादर ओढ़कर फूट फूट कर रोने लगी। बेचारी का रो रो कर बुरा हाल था, एकदम दिमाग खराब। मैंने एकदम हल्के हाथों से सुसु के चेहरे से वो चादर पीछे हटाई ताकि उसका चांद सा चेहरा दिख सके। सख्त लौंडा पिघल गया। उसका प्यारा चेहरा देखकर मेरा दिल खुश हो गया। उसके लंबे बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसका अप्सरा जैसा खूबसूरत चेहरा शर्म से पककर एकदम लाल टमाटर हो गया था। कतई जहर लग रही थी वो आज। रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थीं और पलकें आंसुओं से भीगी थीं। वो मुझे दर्द भरी नजरों से घूर रही थी, जैसे मैंने ही कोई बहुत बड़ा कांड किया हो। उसकी छोटी सी नाक बार बार सिकुड़ रही थी, उसको बारिश में भीगे खूबसूरत फूल की तरह। इतना उदास देखकर मेरे दिल में एकदम जोरों का दर्द हुआ और मेरी जान ही निकल गई कसम से। यार,
दिल एकदम टूटने लगा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक गलती से हुआ लोचा था, तुम फालतू लोड मत लो, किसी को भी इसकी भनक नहीं लगने दूंगा मैं वादा करता हूं कि किसी के सामने मुंह नहीं खोलूंगा। फिर मैंने सुसु को हल्के से गले लगाया और उसे एकदम प्यार से चुप कराने लगा ताकि वो शांत हो। अब रोना बंद करो वरना तुम्हारे साथ मेरा भी दिल बुरी तरह टूट जाएगा। सच कहूं तो अंदर ही अंदर मुझे खुशी हो रही है कि तुमने मुझे अपना ये रूप दिखाया। सुसु ने आखिरकार मेरे सामने अपना सबसे असली और कमजोर रूप दिखाने की हिम्मत तो की। इससे ये तो पक्का हो गया कि हम दोनों के बीच की दूरी अब धीरे धीरे कम होने लगी है। एकदम सही, यह हमारे लिए एकदम बढ़िया बात है। मैंने कहा सुसु जरा मुझे दिखाओ, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है? लाओ मैं चेक करता हूं, कहीं कोई बड़ा कांड ना हो गया हो। मम्मी और दाइमा को अभी कुछ पता नहीं चला है, अगर उन्हें भनक लगी तो रायता फैल जाएगा। मैंने एकदम सीरियस होकर चिंता जताते हुए ये बात उससे कही। वो बोली, क्या तुम बाथरूम से मेरे कपड़े ला सकते हो, क्योंकि इस हालत में बैठे रहना बहुत अजीब लग रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बोलते बोलते उसकी आवाज़ एकदम दब गई और उसमें ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं बची थी। ऐसे लपेट कर बैठने से ये चादर पक्का बहुत गंदी हो गई होगी, एकदम दिमाग का दही हो गया। क्या फालतू स्यापा गले पड़ गया है? सुसु का मन कर रहा था कि वो जोर से चिल्लाए और अपनी सारी शर्मिंदगी बाहर निकाल कर फेंक दे ताकि इस बेइज्जती से थोड़ी राहत मिले। मैंने कहा ठीक है, तुम थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, और इतना बोलकर मैंने सुसु को छोड़ दिया और उसे रिलैक्स करने की पूरी स्पेस दे दी भाई। फिर मैं उसके कपड़े लेने चला गया। ये लो तुम्हारे कपड़े, मैं जाके फर्स्ट एड किट लेके आता हूँ। मैंने बाथरूम में खून के निशान देखे थे, पक्का तुम्हें तगड़ी चोट लगी होगी और तुम बुरी तरह गिरी होगे। ये बोलकर मैं कमरे से बाहर निकला और पीछे से दरवाजा बंद करना बिल्कुल नहीं भूला ताकि कोई देख न ले। मरहम पट्टी का डिब्बा उठाने के बाद मैंने दरवाजे पर हल्के से नॉक किया और पूछा, सुसु क्या तुम तैयार हो? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या टाइम लगेगा? अभी सीधे अंदर घुसने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, मुझे पूछ के ही जाना था। अगर मैंने गलती से बीवी का मूड खराब किया तो सीधा वाट लग जाएगी भाई और फालतू क्लेश खड़ा हो जाएगा। तभी सुसु ने एकदम धीमी और प्यारी सी आवाज में मुझे अंदर आने को बोला और मैंने एंट्री मार ली अंदर। उसका मासूम और खूबसूरत चेहरा अभी भी शर्म से लाल हो रखा था। इसमें कोई शक नहीं कि जो कांड अभी हुआ था उसे सोचकर वो अभी भी बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी। ये कपड़े देखकर लग रहा था जैसे इन्हें स्पेशल सुसु के साइज का नाप लेकर सिलवाया गया हो, क्योंकि ये उसकी बॉडी पर एकदम मक्खन की तरह फिट बैठे थे। जैसे ही उसने उन्हें पहना उसे अपनी स्किन पर एक मस्त सी ठंडी फीलिंग आई, जिससे उसे एकदम तगड़ा सुकून मिला और सारी टेंशन थोड़ी कम हो गई। क्या बात है, वो सोचने लगी कि आखिर इसने ये कपड़े खरीदे कहाँ से हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी एकदम एक नंबर थी। मैंने कहा चलो इधर आओ, मुझे देखने दो तुम्हें कहाँ कहाँ चोट लगी है आज, ताकि मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर सकूं। इतना बोलकर मैं बेड के किनारे पर घुटनों के बल बैठ गया ताकि आराम से उसका पैर चेक करके दर्द कम कर सकूं। वो बोली, मेरी कोहनी में भी दर्द है। ये कहते हुए सुसु ने आराम से अपनी आस्तीन ऊपर की, जिससे मुझे दिखा कि उसकी कोहनी पहले से ही सूज गई है और लाल पड़ने लगी है। देखा, ये बिना ध्यान दिए चलने का नतीजा है। अब देखता हूं आगे से तुम ऐसी लापरवाही करने की हिम्मत करती हो या नहीं। अकल ठिकाने लग गई ना? यहाँ नीला निशान भी पड़ने लगा है। उस लाल और नीली पड़ चुकी कोहनी को देखकर मेरी आंखों में उसके लिए बहुत तरस आ गया। मुझे अंदर से बहुत अजीब फील हो रहा था। सच, इस वक्त मेरा दिल बहुत जोरों से दुख रहा था। ये तो एकदम उस कहावत जैसा है कि चोट भले ही उसको लगी हो, लेकिन दर्द सीधा मेरे दिल में हो रहा है। मैंने एकदम हल्के हाथों से वो दवाई वाला तेल लगाया और पूछा, क्या दर्द हो रहा है? वो झट से बोली, नहीं मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है अभी। सुसु ने एकदम प्यारी सी स्माइल दी, जिसे देखकर लगा जैसे एक साथ सैकड़ों फूल खिल गए हों, और मैं कुछ पल उसे देखता ही रह गया, फिदा हो गया। सुसु एकदम शरीफ बच्चों की तरह बैठ गई और उसने हिलना बंद कर दिया। बस चुपचाप मुझे दवाई लगाते हुए घूरती रही, जैसे उसे तगड़ा सुकून मिल रहा हो। उस पल ऐसा लगा जैसे इस पूरी दुनिया में सिर्फ हम दोनों बचे हैं। माहौल इतना शांत था कि मैं उसकी हर एक धड़कन को एकदम साफ सुन सकता था कसम से, और एक दूसरे की गर्म सांसें महसूस कर सकता था। सच कहूं तो इतने पास से देखने पर यह फान सच में काफी हैंडसम लग रहा था। उसकी स्किन भी एकदम साफ और गोरी लग रही थी। उसकी भौहें एकदम तलवार जैसी तीखी और आंखें तारों जैसी चमक रही थीं। उसका चेहरा इतना शानदार था कि उसमें कमी निकालना लगभग नामुमकिन था। एकदम बवाल और किलर लुक था। जब वो काम में इतना डूबा होता है तो सच में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। सुसु खुद को शर्माने से रोक नहीं पाई और उसका दिल अजीब तरीके से बहुत जोरों से धड़कने लगा। उसने सोचा, मुझे आखिर हो क्या गया है? मुझे अचानक से ऐसी फालतू और अजीब फीलिंग क्यों आ रही है भाई? क्या ये सच में वो है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसके लिए ऐसी फीलिंग नहीं रख सकती। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ होना एकदम नामुमकिन है, ऐसा हो नहीं सकता है। और अगर मैं ये फान के प्यार में पड़ गई तो ये उसे सीधा मौत के मुंह में धकेलने जैसा होगा। मैंने कहा, चलो अब अपना घुटना भी दिखाओ ताकि मैं उसे भी अच्छे से चेक कर लूं। ये कहकर मैंने सुसु की तरफ देखा और आराम से बोला, मैं पहले इस पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगा देता हूं। थोड़ी देर दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज, इससे थोड़ी जलन हो सकती है। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैंने बच्चों को भी जन्म दिया है, उसके सामने ये छोटा सा दर्द मेरे लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं है, मैं आराम से सह लूंगी। सुसु ने एकदम सोचते हुए हल्की आवाज में ये बात बोली। उस वक्त उसकी आंखों में कुछ अजीब कशिश थी जो पहले कभी नहीं दिखी, जैसे वो मेरे लिए कुछ फील कर रही हो सच। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बोतल निकाली और रुई को उसमें डुबोकर एकदम प्यार से चोट पर लगा दिया ताकि उसे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा दर्द ना हो। क्या मस्त स्किन थी यार। मेरे हाथ एकदम सधे हुए थे और मैं हर चीज बहुत आराम से कर रहा था। सच बताऊं तो दिल की गहराइयों से मुझे आज सुसु पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसे शब्दों में कैसे कहूं। सुसु ने मुझे जिस तरह देखा उसने मुझे एकदम सुन्न कर दिया था भाई।